हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 का जो पेपर था उसके बारे में। आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे और सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं, आपके और सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो मेरी बुक्स हैं पियर्सन की, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इन सब के अंदर स्पेशली जो आप देखोगे एमसीक्यू सेक्शन है या न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर जब इंटरमिक्स चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वहां से आपकी एक प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर के जितने भी सवाल उनको कीजिए। थर्ड पेपर 1 के अंदर 18 क्वेश्चन है, पेपर 2 के अंदर भी 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन से 36 क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से आपका जेईई एडवांस का रिवीजन आपको लेकर जाएंगे और अच्छे से जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन आपका रहने वाला है। सो कीप लर्निंग। बस एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं पर थोड़ा सब्सक्राइब इसको करके जाइए ताकि मैं इस तरह के और फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, ठीक है। एंड डू कमेंट, आपको कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप मुझे बताइए कि हाँ सर ये हमें अच्छा लगा, या आपके मन में और कुछ भी चल रहा हो, आपकी कोई एकेडमिक बात आप मुझे बताना चाहते हैं, ज़रूर आप शेयर कीजिए। एक व्हाट्सअप नंबर भी अपनी कम्युनिटी का है, उस पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड कि आपकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं और सीखते रहते हैं, जेईई में चांसेस अपने बढ़ाते हैं। Suppose a comma b denote the distinct real roots of quadratic x square plus 20x minus 2020, and suppose c comma d denotes the distinct complex roots of quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020, then find the value of this expression. ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 के अंदर और पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तब आप इसका सोल्यूशन देखने आए हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उनका नेशनल लेवल पर क्या रिस्पॉन्स रहा था, रियल टाइम एनालिसिस क्या रहा था, घर पर क्वेश्चन सॉल्व करना और रियलिटी में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। चलिए उस डेटा को हम पढ़ते हैं। तो उस देखो अटेम्प्ट इस बात पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स मूव टू कि किस कैटेगरी में पूछा गया है। ये पूछा गया था, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट थे। मार्किंग स्कीम +3 सही करने पर देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग -1 की भी थी, ठीक है। तो सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 थे। यहां अगर हम डेटा देखें तो आप देखिएगा 63,282 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था, वहीं पर 49,000 स्टूडेंट हैं जो -1 लेकर गए थे और +3 ये थे। परसेंटेज वाइज बात करें क्योंकि हर साल तो नंबर चेंज होता रहता, आप देखिएगा 41% स्टूडेंट जिस एग्जाम में 4-5% के आसपास, 1%, 2% के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 41% ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। गलत करने वाले 32 थे, वहीं पर 25% ऐसे थे जिन्होंने 0 मार्क्स लिए थे। तो चलिए फिर हमें आइडिया लग गया कि 41.95 इस बात को समझा रहा। हालांकि इसके अंदर वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने इसके अंदर तुक्का लगाया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की कैटेगरी ABCD वाली है। ABCD वाली है तो फिर यहाँ पर चांस बनता है कि स्टूडेंट रिस्क लेते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली वो नहीं है जिनका आंसर आया होगा, लेकिन फिर भी इसे गुड नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपोज AB डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट जो कंडीशन है वहां से अगर A और B रूट है तो सम ऑफ द रूट का वैल्यू हमारे पास से -20 आ जाता है, और वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो इट इज C/A, वो हमारे पास से -20 बनेगा। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वहां से अगर हम रूट C और D मानते हैं तो C + D की वैल्यू अपने पास से 20 आती है, और CD का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास से 20 बनता है। अंडरस्टूड। अब एक एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा गया है, हमें इसका डेटा लेकर आना है। एक्सप्रेशन को थोड़ा अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, सो नाउ द गिवन एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि एक बात नोटिस कर लीजिए, जो एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है वो A + B AB इनका डेटा पता है, C + D और CD, यानी C को D के साथ कंबाइन किया जाए, A को B के साथ कंबाइन किया जाए, तो फिर हम इन डेटा को यूटिलाइज करके एक फिक्स नंबर तक पहुंच सकते हैं। मल्टीप्लाई करने लगे तो हमें पता चलता है कि डेटा बनता है A² C और AC² A² D - AD² प्लस B² C - BC², और यहां से आता है B² D - BD²। ये डेटा आपके पास से आता है। कॉम्बिनेशन वैसे एडजस्ट करना है
कि ए वाले एक साथ आ जाएं, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये एक साथ लिखेंगे, है ना। और आप देखिए और क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये सी है और ये भी बी स्क्वायर है, दोनों जगह कॉमन है, इस डेटा को भी हम एक साथ रखेंगे। सो जो मैंने डॉट लगाए हैं मैं उन नंबर्स को एक साथ लिखने का कोशिश कर रहा हूं। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। अब जो बचे हुए माइनस साइन है सारे एक तरफ आ जाएंगे, माइनस साइन बचे हुए जितने भी हैं वो है ए सी स्क्वायर, वो है ए डी स्क्वायर, वो है बी सी स्क्वायर, वो है बी डी स्क्वायर, ये डेटा है। कंबाइन करिए यहाँ से, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर सी प्लस डी है, यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, ये भी सी प्लस डी है। माइनस आपके पास पहुँचते हैं ए आता है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता है, बी कॉमन हम लेंगे, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपके पास से आता है। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास डेटा बन चुका है कि सी प्लस डी का डेटा है, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ है ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड वी आर हैविंग ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए सी प्लस डी हमें पता है कितना है, हमें ए प्लस बी भी पता है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाला डेटा है इसको भी हम बना सकते हैं, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप इसको लिख सकते हैं कि इसको लिखा जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस यहाँ पे लिखा गया है c प्लस डी होल स्क्वायर 2cd, और ये a प्लस बी भी आपके पास से आता है। c प्लस डी की वैल्यू 20 आती है, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास से माइनस 20 का स्क्वायर है, ए बी का डेटा आपके पास से माइनस 2020 लिखा गया है, ए बी की वैल्यू, ये डेटा बना। c प्लस डी का डेटा 20 है, इट इज 20 का स्क्वायर है, और सी डी का प्रोडक्ट आता है वो आपके पास है 2020 लिखा हुआ है, सी डी का डेटा 2020 है। यहाँ है ए प्लस बी का डेटा हम रखेंगे माइनस 20 आता है। चलिए कंबाइंड करते हैं, डेटा बनाते हैं। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो 20 तो हम कॉमन ले लेते हैं एंड वी आर हैविंग 400 हियर एंड प्लस, आप इस डेटा को देखिएगा ये आपके पास है 4040 आपके पास से डेटा बनेगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है वरना उलझ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये भी आपके पास से प्लस 20 लिखा है, इट इज़ अ 400 माइनस आपके पास से डेटा बनाइए 4040, ठीक है, ये डेटा है। अब आप देखिएगा 20 कॉमन है, 40404040 देखो दे गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास एक डेटा यहाँ बनेगा, एक डेटा यहाँ बनेगा। पहले वाला डेटा हमारे पास है 8000 आता है और दूसरा वाला डेटा भी 8000 आता है, 420 8000, ये भी 8000। द फाइनल डेटा वी आर गेटिंग दिस एज 16,000 एरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो लास्ट आंसर तक पहुंचे और इस डी क्वेश्चन को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। तो ऐसे बेहतरीन सवालों को जो आप देखिए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नहीं था। तो पूरे जेई एडवांस के पेपर के अंदर ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन धुरंधर होते हैं, है ना। उसमें से आप मान के चलिए 25-30% क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं, जो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं करते हैं, फर्स्ट गो के अंदर ही आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हौसला रखिए और अच्छे से बीट करिए, एक प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए पेपर को कॉम्बैट करने के लिए। तो क्वालिटी के ऊपर था, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर था, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखकर बच्चे थोड़े सोचते हैं कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन जब आगे लेकर बने तो बात क्लियरली सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था वो सिमेट्रिक था, ठीक है। और ऐसे और भी सवाल आपको करने हो तो आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, उन सब में आपको ऐसे और ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। If the function f defined from R to R is defined as f of x equal to mod x minus sin x, then which one of the following statement is true? ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 के अंदर। आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखने आए हैं, तो पहले आप ही के लेवल पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया था, कितने गलत थे, कितने तुक्के लगा के आए थे, कितना आंसर गलत था, आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ये इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है। तो अगर हम सेक्शन देखें तो ये एससीक्यू सेक्शन के अंदर है, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम +3 और -1 है। जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर।
जो अगर हम स्टूडेंट का परसेंटेज देखें तो 28.58 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। गलत करने वाले स्टूडेंट 42.42 आपके पास से परसेंटेज है और 29% स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया। देख सकते हैं, तो 43,108 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हुआ था। होता क्या है कि जब एससीक्यू होता है ना, तो क्वेश्चंस में तुक्के भी लगाने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग -1 है। तो एससीक्यू इज द सेक्शन जहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा रिस्क ले लेता है कि आंसर होगा तो इन्हीं 4 में से होगा। वो एमसीक्यू और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पे करना थोड़ा सा हाई रिस्क वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखा। अब चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देख लिया है कि 28 के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको सही किया, 28% के स्टूडेंट्स ने। सो लेट डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन। क्या हमें दिया गया है उस हिसाब से हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स की बात हो रही है और क्वेश्चन जो है फंक्शन चैप्टर से, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वो सब कॉन्सेप्ट नहीं पूछे हैं, आर से आर में डिफाइंड है। तो हम भी सबसे पहला काम यही करते हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ हम पहुंचे मॉड एक्स है, तो हमने पहला ही केस लिया कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स हमारे पास से प्लस से ओपन हो जाता है और डेटा बनता है x माइनस साइन एक्स। और x अगर नेगेटिव रहेगा तो मॉड एक्स आपके पास से माइनस से ओपन होगा और ये डेटा आपके पास से बन जाएगा x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स बना। अब हम ये चाहेंगे कि इसका आगे का एनालिसिस किया जाए। सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को नोटिस करते हैं तो फंक्शन कैसा दिखता है। अगर मैंने f को -x से रिप्लेस किया मॉड पर तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और यही डेटा एफ एक्स है। सॉल्यूशन को हर स्टूडेंट समझ पाए इंडिया का, इसलिए मैं सब बातें लिखकर बताता हूं कि भाई ठीक है भाई, बोलने से तो आप कई स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये एक ऑड फंक्शन था, तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि एफ ऑफ -x करते हैं तो यहां से माइनस ऑफ एफ एक्स आपके पास से जनरेट हो गया है। सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। दूसरी कहानी, ये एक ऑड फंक्शन के साथ साथ x माइनस साइन एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, मॉड x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये ऑड फंक्शन के साथ साथ हमारे पास ये भी पता है कि इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, रेंज हमें इसके निकालनी होगी तो उसी से डिसाइड होगा कि ऑन-टू है या इन-टू है। अब बात है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या दोनों पैटर्न रखता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये 1-1 बनेगा या मेनी 1 बनेगा। कोडोमेन अगर हम देखें तो हमारे पास R लिखा गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं क्या डेटा अपने पास बनता है। मल्टीप्लाई होगा तो बनता है x² माइनस x साइन x, हमारे पास से डेटा बनता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ अगर हम नेगेटिव पे जाते हैं तो ये -x² आता है और यहाँ से डेटा बनता है x साइन x। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से डेटा बनेगा f'(x), ये बनता है 2x माइनस ये साइन x बन गया है, ये यहाँ पर x cos x लिखा गया है। ठीक, क्या हम चलते हैं नेगेटिव साइड पर, इसका डिफरेंशिएशन -2x प्लस साइन x प्लस x cos x आपके पास से आता है। ये डेटा बन गया अपने पास। 2x आता है, साइन x आता है, x cos x आता है, -2x आता है, साइन x आता है, x cos x भी आपके पास से बन जाता है। ये जो डेटा अपने पास लिखा गया है अब इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इतना हमें देखना है, यानी इसका साइन चेंज साइन चेक करना है हमें। 0 अगर हम रख के देखें तो पूरा ही डेटा यहाँ भी 0 आता है, यहाँ भी 0 आता है, तो हम कहीं पर भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिफरेंशिएबल है। f'(x) की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो चलिए फिर किसी एक डेटा को रीराइट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर x ले लिया और यहाँ लिख लिया x माइनस साइन x। ठीक, और एक x बचेगा, एक यहाँ भी x लिखा हुआ है, x को हमने कॉमन ले लिया, डेटा बना 1 माइनस cos x। ये डेटा आप देखिए यहां से, इस पूरे डेटा के आगे अब आपके पास से माइनस साइन लगा हुआ है। यही कहानी है, x नेगेटिव के ऊपर सेम साइन है, बस आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि इसका साइन का ऑब्जर्व, साइन का जो एक्सप्रेशन उसका साइन क्या होगा। पॉजिटिव में चले जाओ, 1 माइनस cos x जो लिखा हुआ है, cos x हमेशा 1 से कम होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव नहीं होगा, कभी कभी 0 हो सकता है जब cos x की वैल्यू 1 बनेगी, पर ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं बनेगी। आगे भी x से मल्टीप्लाई है, वो भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन। आगे वाले की बात करते हैं, x माइनस साइन x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें x और साइन x का एनालिसिस करना है।
ये y इक्वल टू x वाली लाइन होती है और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि sin x कैसा बनता है। sin x का ग्राफ ऐसा रहता है, यहाँ हम जाएंगे sin x का ग्राफ ऐसे रहता है। तो क्या देख पा रहे हैं, जब हम जीरो के आगे की साइड बात करते हैं, जब nx इज ग्रेटर देन जीरो तो x माइनस साइन एक्स, x ज्यादा होगा साइन x कम होता है, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। और जब हम नेगेटिव साइड पे बात करते हैं तब आप देखिएगा ये है y इक्वल टू x वाला लाइन, साइन बड़ा है तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो क्या डिसाइड हुआ, ध्यान दीजिएगा। सो दिस टर्म इज कमिंग एज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, या जीरो हो सकता है। तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है हमारे पास से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बन रहा है। नेगेटिव साइड पर चलते हैं तो अभी हमने देखा भाई, तो ये डेटा आपके पास से नेगेटिव रहेगा, ये डेटा आपके पास से पॉजिटिव और जीरो रह सकता है, और x माइनस साइन एक्स नेगेटिव साइड पर बात करते हैं तो ये नेगेटिव रहता है। एक माइनस और प्लस तो माइनस बनता है, माइनस माइनस बना माइनस, और एक सामने और माइनस लगा हुआ है। ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन इज अगेन पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो गया है तो भी हमारे पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आ रहा है। तो क्या देखा, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एफ डैश एक्स हमारे पास से ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है। इसका कंक्लूड है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात यह है कि एफ डैश एक्स किसी इंटरवल के लिए जीरो तो नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। एफ डैश एक्स अगर आप जीरो करना चाहेंगे तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, पॉजिटिव साइड पर x ही बड़ा होगा, ये कभी कभी जीरो आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन क्योंकि cos x भी पीरियोडिक है तो ये हमेशा देयर इज नो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन इंटरवल। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर इंटरवल के लिए जीरो आता तो उस रीजन में कांस्टेंट बन जाता, और कांस्टेंट बनता तो फिर ये मेन इवन बनता, पर वैसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली बात है कि ये जो fx है उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार बढ़ता रहेगा। इट इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो देखिएगा कि जब x अपना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब क्या बिहेवियर होगा, प्लस इन्फिनिटी पर कैसा होगा, और अगर ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, मैं ऐसा कहूं कि आपके टेस्ट के मार्क्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो 100% गारंटी आपके किसी भी दो टेस्ट में सेम मार्क्स नहीं आएंगे। क्या इस बात को आप समझते हैं? मैंने बोला आपके टेस्ट के मार्क्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके टेस्ट के मार्क्स कीप ऑन इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है आपके किसी भी दो टेस्ट में सेम मार्क्स नहीं आएंगे, और सेम मार्क्स नहीं आएंगे इसका मतलब अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आएंगे। अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आए, इसका मतलब हो गया 1-1, इसका मतलब हो गया कि वो कैसा है, 1-1 फंक्शन है, डिसाइड हो गया है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर डिस्टिंक्ट आउटपुट आने वाला है। सो 1-1 हमारे पास आंसर बन गया है, नॉट 1-1 रॉन्ग ऑप्शन, नॉट 1-1 रॉन्ग ऑप्शन, आंसर ए और सी में से आएगा। चलिए देख लिया है पैटर्न इंक्रीज करने वाला है, तो मिनिमम मार्क्स कब आएंगे, सबसे कम मार्क्स कब आएंगे आपके फर्स्ट टेस्ट में, और क्योंकि इंक्रीजिंग पैटर्न है सबसे ज्यादा मार्क्स आपके सबसे लास्ट टेस्ट में आएंगे, क्योंकि डोमेन इसका आर लिखा हुआ है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी प्लस इन्फिनिटी पर देखेंगे। जब हम माइनस इन्फिनिटी देखते हैं तो यहाँ मॉड लगा हुआ है, इन्फिनिटी आता है, मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया। फिर x माइनस साइन एक्स की बात हो रही है तो x यहाँ पर है, साइन एक्स यहाँ पर है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड दिस इज लीडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि साइन एक्स तो छोटा बच्चा है, -1 से 1 के बीच में रहता है, तो एक्चुअल इज x यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो इस मॉड से तो प्लस बन गया, लेकिन एक और x लिखा हुआ है वो माइनस इन्फिनिटी रखेगा। साइन एक्स का रोल तो कितना होता है, बस -1 से 1 को शिफ्ट करने का, सो वी आर इवेंचुअली गेटिंग माइनस इन्फिनिटी। वहीं अगर हम इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ देखते हैं तो पहला वाला आपके पास से इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी -1, ये भी आपके पास से इन्फिनिटी आता है। सो रेंज हमारे पास से r आ रही है, तो आपके पास से रेंज r आ रहा है, तो फिर क्या बन चुका है, इट इज ऑन टू फंक्शन एज वेल, तो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप भी उन 28% स्टूडेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं अगर आप लॉजिकली देखें। एक तो होता है ना रैंडम तरीके से बनाना, सवाल देखा हाँ होगा 1-1 होगा, कि दो ही ऑप्शन है ना, या तो 1-1 होगा या मैनी 1 होगा, और एक होता है सटीक लॉजिक के साथ आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्या ये हो रहा है इसलिए ऐसा होता है, ये बन रहा है इसलिए ऐसा होता है। अगर ऐसा करोगे
तो PYQs आप ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो रही है, फिर आप अगले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे में कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो PYQs को याद कर लेते हैं। अगर इनको आप याद कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम याद करने वाला नहीं है, यहाँ तो एफर्ट लगेंगे ढंग से, तब जाके हम एग्ज़ाम तक पहुँच पाते हैं और नए सवालों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। फिर बोलूँगा ज्योमेट्रिक अलजेब्रा, कैलकुलस, इनकी बुक्स है ना, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, यूज देम एक्सटेंसिवली, आपके एग्जाम तक वो खत्म नहीं होने वाली है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और मैं हूं ना आपके पास आपकी प्रिपरेशन तक, ठीक है। बना लिया इस क्वेश्चन को, बस ऐसे ही और सवाल भी हम बनाएंगे, ठीक है। Let the function f r to r and g r to r is defined by fx equal to e to the power x minus 1 minus e to the power minus mod of x minus 1 and gx equal to half e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x. Then area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to fx, y equal to gx and x equal to 0, that is y axis is given by क्वेश्चन में पूछा गया। जिस एग्जाम में ये पूछा गया है वो 2020 का जो JEE एडवांस का पेपर है उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया है। किस सेक्शन के अंदर पूछा गया है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि देश भर में हमें अगर ये सवाल नहीं हुआ है तो हमारा थॉट प्रोसेस हम स्टूडेंट्स में कहाँ अप्लाई करते हैं। तो हर साल JEE एडवांस वाले जिस साल ये पेपर होता है उसका डेटा ज़रूर रिलीज़ करते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि सेक्शन के अंदर पूछा गया, तो स्टूडेंट्स अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर तो ये SCQ में पूछा गया था जहाँ पर +3 और -1 की मार्किंग थी, और सही करने वाले स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो करेक्ट स्टूडेंट क्या था 12%। कितने स्टूडेंट्स है 12% ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, और मान के चलिए SCQ था ना तो इसमें तुक्केबाज भी काफ़ी सारे होंगे, 100% आधे तो मान के ही चलिए, 4-5% तो मिनिमम है तुक्के लगाने वाले होते हैं, क्योंकि जो अब तुक्का लग गया है तो करेक्ट में दिखेगा। गलत करने वाले कैसे आप देखिए, इससे डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया होगा। वो गलत में भी तुक्के वाले होते हैं जिन्होंने फ्लूक शॉट खेला होगा। नहीं अटेम्प्ट करने वाले 60% स्टूडेंट है, उन्होंने देखा कि मॉड है, दो फंक्शन है, एरिया की बात हो रही है, एरिया में जब भी होता है ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ के बाद आगे का एनालिसिस होता है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, तो 60% स्टूडेंट ने तो छोड़ दिया। तो आप देखिए ओनली 12% का सही है जिसमें भी तुक्के वाले हैं, और ये नंबर कितना है 18,000 के आसपास का स्टूडेंट उस टाइम का, ठीक है 18,000 के आसपास जिसमें तुक्के वाले भी हैं। तो एक्चुअल सिंसियर स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सही किया था। तो अगर आप मिडवे भी इसमें पहुंच गए तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक fx है, दूसरा है gx, और फिर बात की जा रही है। जब एरिया की बात होती है तो पहले उनकी प्लॉटिंग होती है, तो हम भी शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले हम fx के बारे में डिस्कस करते हैं। तो fx में अगर हम देखें तो यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो चलिए फिर इस मॉड को ओपन कर लेते हैं। दो सिचुएशंस है, अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो पहला वाला डेटा तो e⁻x-1 है। सेकेंड वाला अगर हम उस मॉड को देखेंगे तो मॉड अपना प्लस से ओपन होगा और ये x-1 ही रहेगा। सेकेंड केस जब x लेस देन 1 है तो फर्स्ट मेरे पास रहता है x⁻x-1। अब ये जो मॉड है ना ये x से छोटा है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये डेटा बनेगा आपके पास, ठीक है। चलिए fx को हमने एनालिसिस करना शुरू किया, e⁻x-1 और ये e⁻1 - x मेरे पास से डेटा बनता है। वहीं अगर मैं नेगेटिव पे जाता हूं तो ये दोनों सेम डेटा है और आई एम गेटिंग 0 हियर। तो x नेगेटिव, अगर x लेस देन 1 है तो fx की वैल्यू 0 आती है हमेशा, और ग्रेटर देन 1 है तो ये डेटा है। ग्राफ बनाना बहुत इसेंशियल है, तो चलिए इनका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं कि क्या कहानी डिफरेंशिएशन पर बनती है। पहला डेटा e⁻x-1, e⁻x-1, e⁻1 - x आपके पास है, 0 - 1 डेरिवेटिव बनेगा। ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेसर देन 1 है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बना के देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो ये पॉजिटिव जैसा दिखता है या नेगेटिव जैसा दिखता है, ये तो हम एनालिसिस के बाद ही बता पाएंगे। 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर आप 1 रख के देखोगे तो आपके पास से दोनों जगह से डेटा 2 निकल के आता है, और ये 1 पर डेटा ये है, तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
LSD RSD अलग अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसका एनालिसिस कीजिए, e पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव नंबर्स लिखे गए हैं और लेस देन 0 पर ये 0 है। तो सिचुएशन ये है कि x अगर ग्रेटर देन 1 है तो f' हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब उस रीजन में फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। इतना हमने इसके बारे में आइडिया लगा लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब लेस देन 1 है तब तो ये कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव ही 0 है और ये फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही, मतलब फंक्शन कैसा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग है। तो हम डेटा इसका वैल्यू निकालते हैं। f(1) पर क्या डेटा इसका बनता है, 1 आप रखिए यहाँ पर, यहाँ से 1 रखिए, e पावर 0 बनेगा, ठीक है, e पावर 0। आप 1 यहाँ रखिए, ये भी e पावर 0 है, डेटा आपके पास से 0 ही आता है। और फिर क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ लेकर चलते हैं तो f का क्या बिहेवियर होगा आप देखिएगा, e टू दी पावर इन्फिनिटी बनेगा, माइनस है बीच में, और ये e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू दी पावर इन्फिनिटी 2.71 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये 1/इन्फिनिटी है, ये 0 की तरफ जाएगा, यानी वी आर लीडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ बनाते हैं, कैसा ग्राफ इसका बनेगा। प्लॉटिंग करना जरूरी है कि दोनों को हमने प्लॉट किया। तो 1 पर जो डेटा है टिल 1, तो ये यहाँ 0 से लेके 1 से छोटा हमेशा 0 रहता है, डेफिनेशन देखिए आप, लेस देन 1 इट इज ऑलवेज 0। और उसके आगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx जो हमने यहाँ पर बना दिया, ये अपने पास से fx का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं gx के बारे में, gx फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास gx लिखा गया है जो है e टू दी पावर हाफ, आपके पास लिखा गया है x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस x हमने लिख दिया है। g' की हम बात करेंगे, यहाँ बनेगा डेटा आपके पास e टू दी पावर x माइनस 1 एंड 1 माइनस x। सो लेट्स डू ए 0 डेटा, इसका एनालिसिस करना होगा कि ये कब 0 बनता है, तो इसको हमने 0 कर दिया, e पावर x माइनस 1 दिस डेटा। ये 1 आता है, e टू दी पावर 0 है, वी आर हैविंग दिस एज x इक्वल टू 1। g' पे हमें पता चला कि 1 एक ऐसा डेटा है जहां पर ये 0 बनकर आ रहा है, ठीक है। 1 के आगे की बात करते हैं, ये डेरिवेटिव 1 से आगे आप 2 रख के देखिएगा, तो ये e यहाँ पर 2 रखेंगे, e पावर b बनेगा और यहाँ से नेगेटिव, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव ऑन दिस साइड, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा 1 के आगे और 0 पे चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर 1/e है और e है, दिस इज नेगेटिव। तो 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ से अगर हम g ऑफ 1 का डेटा निकालेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा हाफ e पावर 0 एंड वी आर गेटिंग दिस एज 1, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है। अब पता चल गया कि इधर इंक्रीज करता है, इधर डिक्रीज करता है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो चलिए फिर g के बारे में बात करते हैं, क्या होगा। आप रखिए, यहाँ पर डेटा बनता है e पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e पावर इन्फिनिटी। e पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 की तरफ टेंड करता है और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो कंप्लीटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। वहीं अगर हम प्लस इन्फिनिटी के लिए डेटा बनाते हैं तो g का वैल्यू हाफ आएगा आपके पास से, आप प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, e टू दी पावर इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स दिस एंड वी आर हैविंग प्लस इन्फिनिटी। चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, दोनों जगह अगर हम इसको देखें तो हमारे पास डेटा कैसा बन रहा है कि ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ से आएगा, 1 पर मिनिमा रखेगा, फिर वापस से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करना चाहें तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि 1 पर इसका वैल्यू 1 रहेगा और उसके बाद फिर ये इधर से आएगा और इधर चला जाएगा। दिस लुक्स एज अ ग्राफ ऑफ gx। 1 पर डेटा भी निकाल लिया है, 1 पर डेटा 1 आता है। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों कर्व आपस में कहाँ मिलते हैं।
क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, टाइम लगता है। तो ये पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया, और बोला रीजन बनाइए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने इसको आधा सॉल्व किया होगा, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंचने के बाद हो सकता है छोड़ दिया हो, इसीलिए वो परसेंटेज सिर्फ 12% था। तो ये fx और gx दोनों कब इक्वल होंगे इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये अपने पास fx है, ये fx की डेफिनेशन है और gx की डेफिनेशन, ग्राफ बना लिया गया है। सो लेट्स डिस्कस नाउ कि fx और gx कब इक्वल है, इसके बारे में हम इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस वाले ग्राफ को इसके साथ मिक्स करें, जो 1 पे यहाँ आया है इसके बाद आगे चला गया है, सो लेट्स प्लॉट बोथ ऑफ देम इन वन डायग्राम। यहाँ पे हम गए तो 1 तक तो ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, एंड दिस विल कीप ऑन, उसके बाद फिर ये आगे जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू जी एक्स का है, और ये हमने ग्राफ बनाया, दिस इज द y इक्वल टू एफ एक्स। तो दोनों की मुलाकात अगर होगी तो देखिए एक के आगे जाकर कहीं पर ये मिलने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, क्योंकि 1 के पहले तो एफ एक्स 0 ही रहता है। तो हम डेफिनेशन तब लेंगे जब x ग्रेटर देन 1 है, उसी के आगे जाके पॉइंट बनेगा। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 1 पे डेफिनेशन देखिए, ये रही, ये डेटा आपके पास है। सो वी आर हैविंग दिस एज e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस x, ये डेटा बनाया। यही एफ एक्स का डेफिनेशन है, e पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x, और gx का डेफिनेशन तो सेम है सब जगह। सो वी आर हैविंग दिस एज एन हाफ, आपके पास है डेटा e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों डेटास को सॉल्व करके लेकर आएंगे। ठीक है, इस सवाल में कॉन्सेप्ट से ज्यादा हिम्मत रखनी है, क्योंकि अभी तो एरिया कंप्यूट होगा। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो e टू दी पावर x माइनस 1 यहाँ आता है 3 टाइम्स e पावर दिस। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लेने के बाद आपके पास है x माइनस 1 बनेगा, ये ln3 बन जाएगा, और यहाँ 1 माइनस x आता है। आपके पास से 2x की वैल्यू है, ये बनता है ln3 प्लस 2। x का डेटा आपके पास है 1 प्लस 1/2 ln3 बनता है, ये डेटा है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो हम ढूंढ रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय एफ एक्स जी एक्स एंड x इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एरिया जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो, जिसे कहते हैं ना पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ पर 3 तरफ से घेर लिया है, एफ एक्स जी एक्स और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा रीजन होता है, आइए उसकी बात करते हैं। ये जो लाइन होती है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 ये है, fx ये है, gx ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, इस एरिया की बात यहां पर चल रही है, इस एरिया की बात हम यहां पर बनाने वाले हैं कि ये लिखा हमने x इक्वल टू 0 यहां है, दिस इज द रीजन जिसकी बात हो रहा है। इस एरिया को हमें कंप्यूट करना है। तो देखिए ये जो डिप करके ऊपर गया है ये gx है, तो आप ऐसा काम करते हैं ना, 0 से लेके अल्फा तक पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा। फिर ये वाला सेक्शन हटा देते हैं। ये वाला सेक्शन कैसा है, ये fx का है 1 से लेके अल्फा तक। तो जो रिक्वायर्ड एरिया के अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूं कि हम चाहते क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन रिक्वायर्ड एरिया, वो लिखा जाएगा आपके पास 0 से अल्फा में आप gx लिखिए। ठीक है, तो ये 0 से अल्फा में पूरा आ जाएगा। ये वाला सेक्शन, ये जो डॉटेड वाला सेक्शन है, ये इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, ये कैसे हटाएंगे, इसमें से हम जो fx के 1 से लेके अल्फा तक जो fx का एरिया है वो ये वाला इसमें से हटा देंगे। सो माइनस फ्रॉम 1 टू अल्फा fx gx, दिस शुड बी द आंसर। अब क्या है, अब होगा इंटीग्रेशन। अल्फा डेटा हमें मालूम है कितना अल्फा का डेटा है। यहाँ gx में अपने पास एक्सप्रेशन है कि हाफ आता है, ये है 0 से अल्फा e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस x dx। नेगेटिव आता है 1 से अल्फा। fx को ढूंढ के लेकर आइए, fx कहाँ है, fx की कौन सी डेफिनेशन चाहिए वो भी आप स्मार्टली देख लीजिए। जब वो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा होता है तो fx का एक्सप्रेशन ये होता है, ये लिखा हुआ। सो वी आर हैविंग दिस e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस x dx, ये एक्सप्रेशन है। चलिए बनाते हैं आगे, और क्या डेटा बनेगा उसके बारे में सोचते हैं। वी आर हैविंग दिस एज एन हाफ e टू दी पावर x माइनस 1
1 माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, और लिमिट्स आएंगे आपके पास से 0 से अल्फा। आगे बढ़ते हैं, माइनस आपके पास से आता है ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, आगे लिखा हुआ है एक और प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डेटा है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और 1 से अल्फा ये डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा आपके पास ये 1/2 है, ई पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर 1 माइनस अल्फा, और 0 वाला डेटा आप बना दीजिए। ये हम देखिए ई पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर 1 माइनस अल्फा, और 1 वाला डेटा रखेंगे तो 0 0 2 बन जाएगा। दिस इज 1 दिस इज 1, आराम से देखो, यहाँ गलती हो गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है हमें। तो यहाँ पर ये डेटा है, ये डेटा है, यहाँ दोनों जगह सेम है, यहाँ 1/2 है, यहाँ नहीं है, तो ये माइनस हाफ आपके पास से बनेगा। अब इस वाले डेटा को भी आप इसके साथ देख लीजिए, ये हाफ बनेगा, यहाँ माइनस है, सो आई एम गेटिंग दिस एज 3/2 ई टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। ये डेटा जो लिखा गया है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से आपके पास से 2 बना है और ये माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज हाफ ई माइनस 1/e। ये डेटा अपने पास से दिखता है। अल्फा कौन है, अल्फा को लेकर आइए। अल्फा की वैल्यू है अपने पास से, वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 प्लस हाफ ln3। ये डेटा अपने पास 1 प्लस हाफ ln3, जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा का डेटा अगर आपने ये रखा, विच इज गेटिंग एज दिस, 1 से 1 चला जाएगा, हाफ ln3, ये है 3/2 ई टू दी पावर माइनस 1/2 ln3, तो ये डेटा आपके पास माइनस हाफ आता है, ई टू दी पावर ln है, 3 पावर हाफ है। लॉग की जो सिंपल बातें हैं वो सब अप्लाई करेंगे। चलिए, ईओ लॉग हट जाएगा, यहां से √3 बनेगा, यह है 3/2 ई और ln चला जाएगा, ये बनेगा 1/√3 प्लस 2 प्लस 1/2 ई माइनस 1/e। देख रहे हो, कैलकुलेशन निकालनी पड़ रही है। एग्जाम में जब बढ़ जाते हैं आगे तो आंसर तक ही पहुंचना होता है, मार्क्स तभी मिलते हैं। चलिए भाई, बनाई बात बनाइए। तो यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो अपने पास से 2√3 तो बन गया है, वहां जाएगा √3, तो वी आर हैविंग -3। ठीक है, और यहां से बनता है आपके पास से -3। ये डेटा आपके पास 2 प्लस 1/2 ई माइनस 1/e। लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। तो ये 2 है, यहाँ हाफ आता है, यहाँ e माइनस 1/e है, ये 3 बनेगा आपके पास से -√3। दिस इज द नंबर, मैच कीजिए इसको। तो आप देखिएगा, यहां से देख सकते हैं क्या डेटा लिखा है। 2 -√3 मुझे दिखा है यहाँ पे, 2 -√3 है, हाफ e माइनस 1/e। 2 ये तो गलत है, 2 प्लस √2 -√3 है, हाफ लिखा है और e माइनस 1/e, ये है ए ऑप्शन इज रॉन्ग, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, समझिए। और ये सवाल है, और ऐसे सवाल में अगर हम मिडवे भी सही पहुंच गए, क्योंकि एक तो होता है एक ग्राफ बनाना, यहाँ 2 ग्राफ थे, दोनों को प्लॉट करने के लिए आधे से ज्यादा मार्क्स उसी बात के हैं। फिर कहाँ मिलेंगे वो पॉइंट लेकर आना, फिर ये एनालिसिस करना, और ये सब एग्जाम में करना। इस सवाल को करने वालों के लिए आप आवाज के मन में इज्जत बढ़ गई होगी, उन सभी स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम में इसको सही किया था। 12% में तो तुक्केबाज भी हैं, मान के चलिए कि मतलब 7-8% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल हेड ऑन लेके इसको सॉल्व जरूर किया होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन, काफ़ी सारी लर्निंग, 2 कर्व्स बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर आना, शेडिंग करना, मतलब पूरी कैलकुलस का यहाँ पर इंतजाम हो गया है। पॉइंट निकालने की जगह डिफरेंशिएशन करके एनालिसिस करना, मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेंगे, प्लॉट कैसे होगा, और लास्ट में आते आते इंटीग्रेशन में भी डेटा ऐसा है कि थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं रखा तो मैच नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि एससीक्यू में पूछा है, अगर ऐसा ऑप्शन हो गया जो चारों में नहीं है तो फिर वापस से रीलुक करना होता है, इसलिए जो पेपर में रफ पेपर हमें दिया जाता है वो भी अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। पता चला कि आधा क्वेश्चन इधर हो गया, आधा इधर हो गया है, तो जब हम रीचेक करने जाते हैं तो बड़ा बेकार सा हो जाता है, वो पेपर में दिखता ही नहीं कहाँ पे लिखा था कौन सा क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ढेर सारे मिक्स क्वेश्चन के लिए आप मेरी कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं।
Let a comma b and lambda be positive real numbers. Suppose p is an endpoint of latus rectum of parabola y square equal to 4 lambda x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through the point P. If tangents to the parabola and ellipse at point P are perpendicular to each other, then eccentricity of ellipse we are interested in. ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 के अंदर पेपर 1 के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, अब आप इसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं और ये जज करना चाहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची है। अगर मैं देश के सभी स्टूडेंट्स में कंपेयर करूं तो आप इसका डेटा हर साल जेईई वाले निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन रियल एग्जाम में सही हुआ होगा। किस कैटेगरी में पूछा गया है अटेम्प्ट इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये पूछा गया था +3 सही करने पर नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ओनली 1 करेक्ट वाले एससीक्यू सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जहां पे +3 सही पर -1 नेगेटिव मार्क्स के साथ मिल रहा था। तो 2 क्वेश्चंस हैं, कॉनिक सेक्शन के पैराबोला और एलिप्स दोनों चैप्टर मिक्स हैं। बॉस अब आपको इस बात से आइडिया लगना चाहिए, आप सोच रहे हो सर मैं कॉनिक सेक्शन छोड़ के जाता हूँ। 46% स्टूडेंट ने सही किया है, मतलब वो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहली लर्निंग तो यही है, कॉनिक सेक्शन को छोड़ना नहीं है, वो भी इंटरमिक्स क्वेश्चन जिसमें पैराबोला भी है एलिप्स भी है। अब आप देखिएगा कॉन्सेप्ट कितना, अगर परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब सवाल ज़्यादातर बिलो एवरेज रहा है, मतलब एक तरह की ईजी क्वेश्चन कंसीडर करेंगे इसको। ना जेईई में ऐसे भी सवाल है जहाँ पर एक करेक्ट वाला रिस्पॉन्स ना 1% रह जाता है, 2% होता है, 3% सिंगल डिजिट में भी रहता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई लेवल क्या है। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक ही चैप्टर को 3 तरह से पढ़ा सकते हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक बार चेक कर लें कि यहाँ बोर्ड लेवल का तो नहीं पढ़ रहे या सिर्फ जेईई मेन ही पढ़ रहे हैं, एडवांस तक पहुँचिए। ये लेवल सवाल बहुत आसान कैटेगरी में कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 69,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने क्वेश्चन को सही किया था। 25,480 स्टूडेंट्स में गलत करके -1 लेकर गए थे और 55,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था, क्वेश्चन को छोड़ दिया था। क्वेश्चन छोड़ने के 2-3 तरीके होते हैं, एक तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ और रिस्क नहीं लेके छोड़ दिया। जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने सही किया इसमें तुक्के लगाने वाले भी हैं, और जिन्होंने गलत किया इसमें भी तुक्के लगाने वाले हैं, और ऐसे भी होंगे जिनका आंसर कैलकुलेशन वैसे गलत आ गया, ऐसे भी स्टूडेंट इसके अंदर होंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट। क्या दिया हमारे पास, P जो है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला अगर हम लिखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव गिवन है, a और b भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं लेटस रेक्टम के, उनके बारे में हम बात करते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, वैसे होते तो a,2a हैं, तो यहां से लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा, -2 लैम्डा, 2 आपके पास से बन जाएंगे, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि भाई एक एंड पर टेंजेंट पास की जाती है। सपोज P इज एन एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, पासेस थ्रू द P, ये लिखा हुआ है। ये जो एलिप्स है ना, ये P पॉइंट से पास करता है, सो दिस इज द पॉइंट P। अब हम यहां पर एलिप्स की बात करते हैं, तो ये P पॉइंट ना एलिप्स से पास करता है। तो चलिए इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, किसी भी एक पॉइंट को रख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपके पास से पहला रिजल्ट आ गया, कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। पूछा है टेंजेंट टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी P पॉइंट पर हमने एक P पॉइंट ले लिया, लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन एज अ P पॉइंट। पैराबोला पर भी टेंजेंट निकाला है और एलिप्स पर भी टेंजेंट निकाला है। तो देखिए पैराबोला की बात पहले करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, इसकी हम टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट T1। हमेशा पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, उनकी जो स्टैंडर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी की बात हो रही, तो स्लोप वाली इक्वेशन बहुत फायदेमंद रहेगी। पॉइंट हमें पता है तो हम लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस x1। इस वाले फॉर्म से भी बात बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट P मालूम है जो है x1, y1, ये आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा। इस डेटा को आप रखिए, यहाँ से y आता है, यहाँ भी 2 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, यहाँ x प्लस लैम्डा आपके पास से बनेगी बात।
तो y का वैल्यू x प्लस लैम्डा आता है, तो अगर हम पहले वाले का स्लोप देखें तो वो आता है 1। ठीक, यही कहानी हम यहाँ पर इलिप्स के लिए भी कर लेते हैं। इलिप्स अपने पास स्टैंडर्ड है, सॉल्यूशन सुंदर बने इसलिए मैं हर डेटा को नीट एंड क्लीन बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। अब इसकी टेंजेंट की बात करते हैं, दैट इज t इक्वल टू 0। ये भी किससे निकला है? t इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट से ही बना है। तो आपके पास है x x1 अपॉन a स्क्वायर, y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम इसका स्लोप निकालें तो वो मुझे नजर आता है कि वो x1 बाय a स्क्वायर एंड b स्क्वायर बाय y1 ऐसा है। ये इसका स्लोप निकाल दिया। x1 y1 का डेटा हमें पता है तो हम x1 y1 का डेटा यहां पर रख देंगे। ठीक है, क्या है x1? पॉइंट तो सेम ही है जिस पर बोला है। x1 की वैल्यू लैम्डा है और आपके पास से ये बन गया b स्क्वायर, ये a स्क्वायर और y1 की वैल्यू है 2 लैम्डा। सो m2 हमारे पास से b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आता है। ये बात बन गई। बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है, T1 इज परपेंडिकुलर टू T2, तो आपके पास से रिजल्ट है कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 बनेगा। m1 इज 1 और m2 की हम बात कर लेते हैं, इट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 1। आई एम हैविंग b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो b जो है वो आपके पास है √2 टाइम्स a लिखा गया है। दोनों पॉजिटिव में पहले ही समझा दिया गया है। अब देखिए b a से ग्रेटर है, a का √2 टाइम्स है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि b तो a से ज्यादा है। b अगर a से ज्यादा है तो ये इलिप्स इस शेप का नहीं है, इसमें y एक्सिस वाला जो है वो मेजर एक्सिस बनेगा, x एक्सिस वाला जो एक्सिस है वो माइनर एक्सिस बनेगा। उस केस में हमें आगे जाकर पूछा है कि एक्सेंट्रिसिटी निकाल के बताइए। तो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस आपके पास से b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है। अब ये फ्लिप होके बन जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। यहाँ डेटा है a 20 की जगह आप डेटा रख सकते हैं, वी आर गेटिंग दिस a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह आप रख सकते हैं 2a स्क्वायर। तो मेरे पास डेटा बनता है 1 माइनस हाफ इज हाफ और एक्सेंट्रिसिटी का डेटा अपने पास निकल जाता है 1/√2। तो प्रोडक्ट दोनों पर टेंजेंट लिखने का इजी कॉन्सेप्ट e इक्वल टू 0, पॉइंट हमें लेटेस्ट रेक्टम का पता होता है और फिर m1 m2 -1 और एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है, इसीलिए इसका परसेंटेज इतना ज्यादा था। 1/√2 यहाँ से डेटा बन जाएगा। सर डायग्राम कैसा बन रहा है एक बार वो बता दीजिए। डायग्राम ऐसा बन रहा है कि ये जो इलिप्स है वो इस शेप का है, ठीक है, और क्या हो रहा है, पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम जो है वहां पर ये आपके पास से पैराबोला है एंड दिस इज द पॉइंट P। इस P पॉइंट की बात हो रही है कि जब हम इस पैराबोला पर टेंजेंट बनाते हैं T1 और जो इलिप्स पर टेंजेंट बनाते हैं T2, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। दिस इज पॉइंट P। ये एक्चुअल में हो रहा है। तो मेजर एक्सिस इसका इस साइड है, ये यहाँ पर है। बिना डायग्राम के हमने इसको सिर्फ मैथमेटिक्स से बात बना दी। फिर भी कई स्टूडेंट होते हैं समय प्लॉट करके समझाइए क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है। ये सिचुएशन है इलिप्स का, ये पैराबोला का सिचुएशन है। P पॉइंट ये जो हमने अज्यूम किया यहाँ पर है, जो आया लेटेस्ट रेक्टम का, इस पर टेंजेंट दोनों है परपेंडिकुलर। ये एक्सेंट्रिसिटी यहाँ से कंप्यूट होता है। और एक बार जब हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एग्जाम में क्या है ना, टाइम को भी मैनेज करना है, तो फिर थोड़ा स्पीड भी लेकर आनी है। यहाँ तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, क्वेश्चन की अप्रोच भी समझानी, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। पर जब अगर मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा होता तो सिर्फ मैं होता तो खट सॉल्व कर देता। तो मेरा रोल अलग है, आपका रोल अलग है। हमें वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना है, ठीक है गाइस। सो वी नीड टू बी, जिन्होंने बिना तुक्का लगाए इस क्वेश्चन को सही करने वाली कैटेगरी में रहें। इससे 2 लर्निंग है। जेई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल आपने देखा अभी नहीं आया है, डुएबल क्वेश्चंस भी आते हैं। सेकंड, कॉनिक सेक्शन के लिए परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा परसेंटेज था, 46% स्टूडेंट ने सही किया है। तो अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाइए और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मेरी बुक है उसके अंदर इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग। Let C1 and C2 be two biased coins such that probability of getting head in single toss are 2/3 and 1/3 respectively. Suppose alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appears when C2 is tossed
twice independently, then the probability that roots of this quadratic equation x square minus alpha x plus beta are real and equal, इस बात का probability हमसे पूछा है। probability एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सा स्टूडेंट थोड़े डरते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो इसकी थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करते हैं या एक पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बेटा जेईई एडवांस के पीवाईक्यू इसका बेस्ट रिसोर्स है कि एग्जाम में पूछा गया जाता है, एग्जाम में किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देता है, ये सब का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया है। जो जेईई हर साल जो पेपर होता है उसके बाद डेटा रिलीज करता है, तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, 22.76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। बताइए 22.76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि इसके अंदर तुक्के वाले भी होंगे, क्योंकि अब इस बात पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा है, कितनी मार्किंग स्कीम पे पूछा है। जी बिल्कुल, एससीक्यू में पूछा है -1 की नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना तो अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट बढ़ जाते, लेकिन -1 की मार्किंग है तो थोड़ा संभल के लोग तुक्के लगाते हैं। पर जहां पर क्वेश्चन एससीक्यू होता है तो फिर ये परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर ये सोचा ही जाता है कि सर इनमें से कोई तो एक ही आंसर है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो देखिए जो नंबर वाइज देखें 34,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किया है। तो अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस एग्जाम में 10,000 15,000 स्टूडेंट लेते हैं उसमें 34 ने प्रोबेबिलिटी किया है, तो सोचिए, रिस्पेक्ट दिस चैप्टर एंड अटेम्प्ट कीजिए। इसके एवरेज लेवल की क्वेश्चंस ही आते हैं, कुछ डिफिकल्ट आए हैं तो सबके लिए डिफिकल्ट आए, डोंट पैनिक। तो हर चैप्टर के एवरेज लेवल तक, अबो एवरेज लेवल तक जरूर प्रिपेयर कीजिए। वहीं देखिए नहीं करने वाले भी बड़ा एक परसेंटेज है, 54% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको नहीं किया है। गलत करने वाले स्टूडेंट 23% -1 लेकर गए होंगे और ये +3 है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे। C1 C2 दो बायस्ड कॉइन से, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी C1 के अंदर हेड आएगा इस बात की 2/3 है, वहीं प्रोबेबिलिटी C2 के अंदर हेड आता है इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और यहीं पर अगर हम ये बात करें कि C1 के अंदर अगर टेल आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और C2 के अंदर अगर टेल आता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। कॉइन्स के अंदर कभी ये केस नहीं सोचा जाता कि शोले वाला सीन होगा और कॉइन खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आइदर ऑफ द साइड रहेगा ही रहेगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वर्टिकल रहे। अल्फा क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स ऑन C1। तो आप बताइए अल्फा कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार टॉस उछाला गया है। तो आप बताइए अल्फा कितनी बार हेड आ सकता है। अल्फा हेड की क्वांटिटी है 0 से लेके 2। आपने अगर 2 बार इसको टॉस किया है तो हो सकता है कि 0 बार हेड आ जाए, और हो सकता है कि 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए। वही बीटा के लिए भी क्या बोला गया है कि जो सेकंड वाला कॉइन है वो भी 2 बार टॉस अप किया गया है। बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। ये भी 0 से 2 के बीच में रहेगा, और दोनों जो है वो होल नंबर्स रहेंगे। अल्फा बीटा होल नंबर्स, इंटीजर्स है, 0.1 0.2 नहीं होंगे, इंटीजर्स रहेंगे। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि क्वाड्रेटिक के साथ मिक्सिंग किया गया है, x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं इसके रियल एंड इक्वल रूट्स अगर हम चाहते हैं तो फिर कंडीशन ये है कि हमें इसका d जो बनेगा आपके पास है α² माइनस 4 बीटा, दिस शुड बी 0। α² माइनस 4 बीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। वैसे कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ऐसा होगा, इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं, सो लेट्स फिगर इट आउट। अल्फा बीटा क्या क्या बन जाए, कैसा हो जाए, दोनों को 0 ले लें। पहला केस अल्फा भी 0 हो, बीटा भी 0 हो, ठीक है, तो 0 आ सकता है। दूसरा केस बताइए, अगर मैं इसको 2 लेता हूं, देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 ले लिया है, अब इसको 0 ले लें, इसको 0 नहीं लेंगे तो हमारे पास 0 नहीं बनेगा। 0 बनने की एक पॉसिबिलिटीज है कि दोनों 0 हों, और यहाँ 4 का मल्टीपल भी है। अगर बीटा की वैल्यू 2 रख ली हमने, समझिएगा, बीटा की वैल्यू अगर 2 रख ली हमने तो यहाँ 8 बन जाएगा, 8, और 8 बन गया तो अल्फा चाहकर भी इसके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 2 है, तो 4 माइनस 8 बनेगा नहीं, बीटा कभी भी 2 नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, वरना ये 0 नहीं बनेगा ये एक्सप्रेशन। तो दूसरा केस क्या है, पहला 0 0 होने के बाद दूसरा केस ये है कि बीटा अगर 1 हो गया तो क्या होगा। अगर बीटा 1 है तो यहाँ 4 बनता है। क्या हम अल्फा को अल्फा² 4 ला सकते हैं? बिल्कुल, अल्फा को हमें 2 रखना होगा।
तो अल्फा अगर 2 है, बीटा अगर 1 है तो भी ये डेटा 0 आता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज कमिंग एज 0। सर क्या इसको 1 2 कर ले? नहीं, 1 इसको आपने किया, 2 यहाँ किया, 1 यहाँ किया, तब तो बात बनता है। लेकिन अगर ये 1 किया, यहाँ 2 किया, तो ये -7 बन जाएगा। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, केस नंबर 1 एंड दिस इज योर केस नंबर 2। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज तो हमने बना दी है। अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? क्या इवेंट हुआ? इस इवेंट का मतलब यह है कि जब पहले वाला कॉइन को उछाला गया, अल्फा 0 आया है, इसका मतलब एक बार भी हेड नहीं आया। तो C1 में दोनों बार टेल आया है, और बीटा भी 0 है, इसका मतलब C2 में भी दोनों बार टेल आया है। तो इस इवेंट का मतलब यह हुआ है, हम इसको समझें, C1 हैविंग बोथ टेल्स, एंड C2 के लिए भी यही हुआ है कि दोनों के दोनों क्या आए, आपके पास से टेल आए होंगे। यहां बताइए, ये अल्फा 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि C1 के अंदर दोनों बार हेड आया होगा, वहीं C2 में एक बार हेड आया होगा। इसके अंदर 1 टेल 1 हेड। ठीक है, चलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P1 प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है P2, जिसके बारे में बात करते हैं। C1 दोनों बार टेल आए, कॉइन उछाला गया है, पहली बार अगर इसके बाद टेल आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास से 1/3 बनती है। दोबारा उछाला गया, वापस से टेल आया है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है C1 के लिए। C2 के लिए बात करते हैं, टेल आया है, टेल आने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सेकेंड टाइम भी टेल आया है तो 2/3 आपके पास से डेटा बनेगा। वी आर हैविंग 4/81 फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं कि दोनों बार हेड आया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 2/3 है, सो इट इज 2/3, इट्स अगेन 2/3। ठीक है, ये C1 के लिए खत्म हो गया। अब क्या है, जो C2, ये सेकंड वाला जो केस है ना, यहाँ क्या सिचुएशन है वो देखो, एक हेड है और एक टेल है। जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाएगा तो इसकी 2 केसेस बनेंगे। कैसे? जैसे पहले वाले में दोनों हेड है तो दोनों में हेड आ गया, लेकिन सेकंड वाले में अंदर एक हेड है एक टेल है, इसका मतलब क्या, पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, पहले टेल आया हो बाद में हेड आया हो। ठीक है, तो दे आर 2 केसेस। तो अगले वाले की प्रोबेबिलिटी लिखते टाइम हम 2 केस बना देंगे और प्लस करके लिख देंगे। तो पहले अगर टेल आया है C2 के अंदर, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3, फिर हेड आएगा, ये बनेगा 1/3। और क्या सिचुएशन है अगले वाले के अंदर, पहले अब आया होगा टेल, फिर आएगा हेड, ये बनेगा 2/3। पलट गया। तो पहले लिखा हमने टेल आया, फिर हेड आया, फिर आगे लिखा हेड आया, फिर टेल आया। दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई। अगले वाले केस के अंदर ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो सिर्फ केस 1 केस 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दोनों का सम। जो हमसे पूछा है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज गोइंग टू बी P1 प्लस P2। ये कहाँ आ रहा है आपके पास है 4/81 प्लस आपके पास है नंबर आता है 4/9, 2/9, 2/9, 4/81। यहाँ से आपके पास से 4 बनता है, 4 और 4 हो गया 16/81, एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 20/21 इज फाइनल आंसर। 20/21 आपके पास से 20/81। देखो कैसे गलतियां होती हैं, 2 को 8 बना दिया। 20/81 इज द फाइनल आंसर, बी को हम यहां से मार्क कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटीज के सवाल के लिए सबसे पहले तो यही है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए। क्या आपने सोचा है, क्या वही पूछा है? तो जो एक्चुअल पूछा जा रहा है उसी को सोचना है, और उसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज की सिचुएशन हो, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स कर दिया, तब ये बिल्कुल मल्टी स्टार मूवी हो जाती है। इसमें 2 हीरो हैं, क्वाड्रेटिक का रोल छोटा सा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए केसेस को एनालाइज करना, प्रोबेबिलिटीज के लिए हमेशा इवेंट बना के एनालिसिस करो कि ये पूछा गया है, इसको ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना है। तो जब भी हमने देखा कि 22% स्टूडेंट्स ने इसको देश भर में अटेम्प्ट कर दिया था, तो अब अभी भी हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए प्रोबेबिलिटीज या कोई भी चैप्टर हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, टाइम है, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ओवरनाइट चैप्टर से दोस्ती नहीं होगी, टाइम स्पेंड करना होगा, नए नए तरह की क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करनी होगी कि हाँ इसको कैसे अप्रोच करना है। नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने की तरीका हमें सीखना होगा, जो उसके लिए आप मेरी अलजेब्रा वाली बुक को हेल्प लीजिए। बहुत सारे सवाल उसके अंदर दिए हुए हैं, आपके डेफिनेटली प्रोबेबिलिटीज़ के इंटरमिक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो वेक्टर 3D से मिक्स कर दिया हो,
कॉम्प्लेक्स नंबर से मिक्स कर रखा हो, मैट्रिसेस से मिक्स कर रखा हो, सबकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको जाईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Consider all the rectangles lying in the region xy belongs to R cross R, 0 to x is greater than or equal to 0, less than or equal to pi by 2, and y is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 sin 2x. And having one side on the x-axis and the area of rectangle which has the maximum perimeter along all such rectangles is. तो मैक्सिमम मिनिमा भी निकालना है, पूछा गया है। और ट्रेक्स कर्व है हमारे पास 2 sin 2x, उसके बारे में बात पूछी जा रही है। रेक्टेंगल्स यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा सवाल है। जेईई में स्टूडेंट्स ने इसको कैसे बिहेव किया, इसके लिए अगर हम देखें तो उस साल जो डेटा रिलीज किया गया तब पता चला कि इस क्वेश्चन को पूरे देश भर में 21.24% स्टूडेंट्स ने सही किया था, 30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास। वहीं पर गलत करने वाले वो 32% थे, यानी कि 48,964, और जिनका क्वेश्चन छोड़ दिया था जिन्होंने इस क्वेश्चन को, वो भी आधे से ज़्यादा है, आधे के आसपास है, 46%। अब ये अटेम्प्ट इस बात पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है। ये देखिए +3 के सही मार्क्स हैं और -1 के नेगेटिव मार्किंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और उस सेक्शन के अंदर ये आता है ओनली वन के अंदर। तो जब ओनली वन ऑप्शन होते हैं ना, तो स्टूडेंट रिस्क ज़्यादा लेता है कि आंसर होगा तो इन्हीं 4 में से होगा, क्योंकि जो लेटर दूसरे सेक्शन इस पेपर के अंदर आए होंगे वहाँ MCQ है तो -2 की मार्किंग है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है तो वहाँ पर अलग है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में तो आंसर गेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज कंसिडर एज वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शन जहाँ पर स्टूडेंट रिस्क लेता है। 21% 24 का मतलब ये है कि वहाँ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे, और ये जो गलत वाले हैं ना, इसके अंदर ऐसे भी होंगे जिसमें तुक्केबाज भी होंगे और ऐसे भी होंगे जिनका आंसर ही मैच नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर हैविंग x बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2, नंबर 1। हाउ अबाउट 2x? 2x अगर हम देखें तो डेटा हमारे पास है 0 से पाई आता है। जो कर्व हमारे पास लिखा गया है वो है 2 sin 2x, ठीक है। 2 sin 2x आपके पास है, 0 से पाई के बीच में हम बात कर रहे हैं। प्लॉट बनाने गए तो sin 2x देख लिया आपने, 0 से पाई है, 0 पर डेटा 0 है तो ग्राफ बना देंगे इसका। दिस इज 0 और x का वैल्यू है पाई बाय 2, x की वैल्यू है पाई बाय 2 रखा, 0 आया और मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे इसका वैल्यू 2 बनता है,
ठीक है, ये इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब आगे क्या चाहते हैं वो सुनिएगा ध्यान से। रेक्टेंगल्स बनाने हैं इस रीजन में। एक्स रहेगा 0 से π/2, ये रहा x 0 से π/2, दिस इज x। y रहेगा 0 से 2 sin x, ये रहा 0 से 2 sin x में y रहेगा। हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस, की एक साइड एक्स एक्सिस पर होगी और एक्स वाई कहाँ लाई करते हैं, इन दोनों कर्व्स के बीच में। तो देखिए इसका एक्स एक्सिस यहाँ रहेगा और हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर्स बनाई जाए। वी आर लुकिंग फॉर दिस एज द मैक्सिमम पेरीमीटर्स ऑफ ऑल सच रेक्टेंगल्स। देखिए ये कर्व सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट, x इक्वल टू π/4 वाली जो लाइन है, जितना इधर है उतना ही इधर है, सिमेट्रिक है। और अगर हम मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट दिस लाइन। कहना ये चाहता हूं कि जितना ये इधर होगा ना उतना ही ये इधर भी होगा। अगर ये इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा। और रेक्टेंगल अगर हमें बनाना है तो हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया जा सकता है और बोला गया है इसी के बीच में रहना चाहिए, जिसकी एक साइड कहाँ रहेगी, एक्स एक्सिस पर। अगर एक साइड यहाँ पर है तो इसके दूसरी साइड के बीच में एंगल 90 होता है, जानते हो आप ये बात। तो एक लाइन बनेगी और बोला गया है लेस देन और इक्वल टू 2 sin 2x। तो फिर ये यहाँ पे जाके कट करेगा, फिर यहाँ भी एंगल 90 होगा तो पैरेलल जाएगा, फिर यहाँ बनेगा। इस तरीके से इनमें से एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। मैक्सिमम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, साइड्स का सम मैक्सिमम पेरीमीटर होगा और दिस इज द लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू π/4। ठीक है, इसके अबाउट ही सिमेट्रिक है। अब यहां पर इसको अगर हमें आसान तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करना है, सिमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। सिमेट्री को यूटिलाइज करने के लिए अगर हम इसको देखें तो अगर मैं इधर अल्फा जाऊंगा तो उधर भी अल्फा जाऊंगा। इफ आई गो अल्फा ऑन दिस साइड आई विल रीच अल्फा ऑन दिस साइड ऑल्सो। क्योंकि ये π/4 है तो ऐसा करने से मेरे पास ये डेटा π/4 माइनस अल्फा बनता है और अल्फा आगे जाता हूं तो ये डेटा मेरे पास π/4 प्लस अल्फा बनता है। ठीक, ये डेटा जब हम यहाँ रखेंगे, आई एम कॉलिंग दिस एज अ ए पॉइंट, दिस एज अ बी पॉइंट, दिस एज अ सी पॉइंट, दिस एज अ डी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल के आएगा, ये है 2 sin, डबल कर देंगे π/2 प्लस 2 अल्फा, ये डेटा आपके पास है। और आप देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ये अल्फा आपके पास है। वहीं अगर हम बी की बात करते हैं तो डेटा बनेगा आपके पास से π/4 माइनस अल्फा। 2 से आप बी पॉइंट को मैं लिख लेता हूं कि बी पॉइंट क्या बनेगा अपने पास से, उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है थोड़ा। π/4 माइनस अल्फा, 2 sin 2 कर दिया हमने, π/4 माइनस दिस अल्फा, ये आता है आपके पास से 2 sin 90 माइनस अल्फा, आपके पास से 2 cos 2 अल्फा डेटा बनेगा, ये डेटा बनेगा। ये हाइट आ गया आपके पास, दोनों की हाइट वैसे भी सेम होनी चाहिए, चेक करने की जरूरत भी नहीं थी और फिर भी हमने निकाला। लेकिन अगर हम थोड़े स्मार्ट हैं, देख सकते हैं अगर रेक्टेंगल जो हाइट ये है वही हाइट ये रहेगी, डायरेक्ट भी बोल सकते थे। थोड़ा सब जगह से टाइम बचाना है तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, फिर बोला कि नहीं सेम आनी चाहिए, तो देखो सेम आई, आगे ना सेम। ये सब लर्निंग से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसकी पेरीमीटर बना दीजिए आप मुझे यहाँ पर, इसकी पेरीमीटर क्या है। सो लेट्स राइट दिस पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने बना दिया इसका, पेरीमीटर P। ठीक है, बताइए पेरीमीटर क्या बनेगा। ये वाला लेंथ डबल आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगी। ये लेंथ कितना है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये 2 अल्फा बन चुका है, प्लस ये वाला साइड 2 अल्फा आ गया और ये हाइट ले लेंगे, हाइट आया 2 cos अल्फा, 2 cos 2 अल्फा। ये 2 अल्फा है, ये आपके पास है 2 cos 2 अल्फा, ये दोनों हमने यहाँ बना दिया। अब पेरीमीटर में ये दोनों भी आएंगे, यानी इसका हमें डबल करना है। दैट मीन्स वी आर लुकिंग टू सॉल्व दिस एज दिस। अल्फा का वैल्यू किसके बीच में होगा, आप चेक कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में, 0 से लेके π/4 के बीच में रहेगा। सो अल्फा राइज बिटवीन 4 अल्फा है, 4 आता है, cos 2 अल्फा है, जीरो से π/4 आता है। ठीक है, आई अल्फा, अल्फा नॉट पी, अल्फा, अल्फा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
डिफ्रेंशिएट करिए dp बाई डी अल्फा, मैक्सिमाइज करना है, यहां से आपके पास है 8 आ जाएगा साइन 2 अल्फा, जीरो करेंगे, साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1/2। अल्फा अगर 0 से π/4 है तो आप मुझे बताइए 2 अल्फा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 90 के बीच में। तो हमारे पास डेटा बन रहा है 2 अल्फा को हम π/6 ले सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आपके पास है π/12 है। निकालना क्या है हमें? एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव आया इस पॉइंट पर। अब चेक तो कर लें कि ये मैक्सिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं। तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया है, 0 बनेगा, आपके पास से बनता है 16 cos 2 अल्फा। तो ये डेटा हमने यहां बनाया, अल्फा का डबल किया π/6, cos π/6 इतना बनता है, एंड दिस इज कमिंग एज नेगेटिव। इसका मतलब when alpha is equal to π/6 we are having perimeter maximum। डिसाइड हो गया, नेगेटिव वाला डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्या पूछा है। अब आपको एरिया निकालना है जिसकी बात कर रहे हैं। तो आइए भाई, एरिया। सो नाउ द एरिया, जब पेरीमीटर मैक्सिमम आया है तब एरिया पूछा है। तो एरिया देखिए, बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ये कितना है, विड्थ इंटू हाइट, विड्थ है 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, और हाइट कितना है, हाइट इज 2 cos 2 अल्फा। अल्फा का डेटा कितना है, अल्फा इज π/12, अल्फा इज π/12, तो ये π/6 आता है, यहाँ 2 आता है, और यहाँ पर π/12 है तो ये π/6 आता है, π/3 बनता है, यहां से डेटा है √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, π/2 √3, π/2 √3 एज अ फाइनल आंसर। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन। पर हमने देखा 21% स्टूडेंट ऐसे थे पूरे देश भर में जिन्होंने इस सवाल को किया था। थोड़ा एफर्ट डालिए और पढ़िए, हमें भी उस परसेंटेज में जाना है और कोशिश करनी है कि हम इसको अच्छे से बना पाए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको चाहिए, हर जगह थॉट प्रोसेस चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द ओनली की। कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, कोई जादू की छड़ी नहीं आती है। इसकी एक ही मेडिसिन है कि आपके पास बढ़िया सवालों का रिसोर्स मिल जाए, और वो मेडिसिन है, आप मेरी कैलकुलस वाली बुक सॉल्व कीजिए। अगर कैलकुलस इंप्रूव करना चाहते हैं, अलजेब्रा सॉल्व करनी है तो अलजेब्रा वाली सॉल्व कीजिए, और ढंग से कीजिए, सॉल्व है, एफर्ट डालना पड़ेगा। इधर उधर टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। सच में अगर आप चाहते हैं जिस गोल के लिए, तो डिसिप्लिन रहिए और डेफिनेटली यू विल अचीव दैट रिजल्ट। ओके, कीप लर्निंग। Let the function f r to r is defined by fx as x cube minus x square plus x minus 1 sin x. Let g r to r can be an arbitrary function and fg as a product लिखा हुआ, r to r be a product function defined as fg x is fx into gx. Then which one of the following statement is an r true? इसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एमसीक्यू के अंदर पूछा है। जब 2020 का ये क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे, और एससीक्यू के साथ अटेम्प्ट वर्सेस करेक्ट मार्क्स का परसेंटेज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो परसेंटेज इज चेंजिंग। ओनली 4.4% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये सही हुआ था। ये डेटा हर साल जेईई एडवांस वाले आफ्टर द पेपर रिलीज करते हैं। तो पूरे देश भर में अगर हम देखें तो कितने स्टूडेंट ने इसको सही किया। अटेम्प्ट इस बात पर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में पूछा गया है। 1 एंड मोर देन 1 की कैटेगरी है जहां पर ये पूछा जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन अगर वही मार्क करेंगे तो 4 मार्क्स है, और अगर पार्शियल मार्किंग भी इसके अंदर इनेबल है। एक भी गलत ऑप्शन अगर हमने मार्क कर दिया, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे 0 मार्क्स रहेगा, नो इश्यूज। लेकिन अगर अटेम्प्ट किया, एक भी गलत ऑप्शन है, तो -2 रहेंगे जो आपके टोटल मार्क्स में जो आए हैं, -2 की पेनल्टी है। तो दिस इज एक ऐसा कैटेगरी है जो जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस जिसके लिए फेमस है कि जो स्टूडेंट सच में टू बी वेरी प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स को जानता है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी, उसी को मार्क्स देंगे। और कहीं पर भी उसका एम्बिग्यूटी है तो वो उस ऑप्शन को छोड़ सकता है। लेकिन अगर एक भी गलत मार्क कर दिया तो फिर -2 है। आइए बिहेवियर देखते हैं। जिनको +4 मार्क्स मिला है ना, वो परसेंटेज पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में 4.44 है। आप देख सकते हैं
पूरे करेक्ट वाले स्टूडेंट थे 6,700 स्टूडेंट्स ओनली एंड 1, 6,701। पार्शियल करेक्ट वाले स्टूडेंट कितने हैं? पार्शियल वाले 7.63 हैं। दोनों आप मिला लेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आपको 11-12% के आसपास है। और गलत वाले कितने हैं वो देखिए आप, रॉन्ग रेस्पॉन्स जिन्होंने -2 के मार्क्स लेकर गए होंगे, -2, 40% के आसपास वो स्टूडेंट्स है। 40%, एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया गए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इसेंशियल है, तभी जे एडवांस में मार्क्स आते हैं। 40% -2 मार्क्स लेकर गए हैं और 48% ऐसा है जिन्होंने 0 मार्क्स लिया होगा, उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसीलिए आप देखोगे कि जे एडवांस के पेपर में एससीक्यू के ऊपर स्टूडेंट ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो जितने भी तुक्केबाज होते हैं, एक भी गलत ऑप्शन तुक्के लगाने वाले होते हैं ना, वो -2 कैटेगरी में आपको ज़्यादा मिलेंगे। पर इसमें वो स्टूडेंट भी मिलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से लूज हैं या हल्के फुल्के हैं, टॉप लेवल तक नहीं जानते, वो फंस जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। लेट फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है। मैं इस फंक्शन को थोड़ा लिख लेता हूं तो आपके पास से डेटा बनता है। x³ - x² आपके पास से है, तो ये x² कॉमन बनेगा। यहां से आपके पास से sin x बनता है, x - 1 आपके पास से डेटा बनेगा। वी आर हैविंग दिस एज x² + sin x, ये डेटा आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन g है और लिखा हुआ है g इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके डोमेन के बारे में फोकस कर लें। डोमेन r है इसका, पर ये एक आर्बिट फंक्शन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वी g इज डिफाइंड एज r to r, डिफाइंड हर जगह है, डोमेन इसकी r है, बट gx इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, इज एनी फंक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, इट कुड बी एनीथिंग, बस डोमेन इसकी आ रही है, डिफाइंड सब जगह है। ठीक है, नाउ यहाँ पर डिस्कशन अगर हम देखें तो एक f इंटू जी से प्रोडक्ट करके एक फंक्शन बनाया गया है, एफ जी जी, एफ जी जी, एफ जी जी, एफ जी जी। तो एक प्रोडक्ट के बारे में फंक्शन बनाया गया है, उससे और जी फंक्शन से कुछ रिलेशन निकाला जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को px मान लेते हैं, जो कि fx और gx का मल्टीप्लाई है। आई एम टेकिंग दिस एज fx इंटू gx का मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और ये हमारे पास है fx का डेटा है। तो हमारे पास है ये जो px फंक्शन है, ये क्या बन चुका होगा? इट इज एन x - 1, वी आर हैविंग x² प्लस sin x इंटू gx आता है। सब जगह डिस्कशन कहां पर है वो पॉइंट नोटिस कीजिए, 1 1 1 1 1 1। ये अच्छी बात है कि 1 पर पूछा जा रहा, जो भी पूछा जाता है। चलिए पहले p(1) निकाल लेते हैं। p(1 - 1) इज कमिंग एज 0। 1 प्लस पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहां से 1 प्लस h रखेंगे, तो वी आर गेटिंग दिस एज h, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ डेटा है साइन ऑफ 1 प्लस h, और यहां भी है आपके पास g ऑफ 1 प्लस h। अब आप देखिए ये पीछे वाले नंबर चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई अगर 0 से है, दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड है, डोमेन इसकी r है, तो डिफाइंड सब जगह, ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा 1 पर, है ना, डोमेन r है तो 1 पर भी डिफाइंड है। वी आर गेटिंग दिस एज 0। वहीं पर अगर मैं इसको 1 माइनस से बात करता हूं ना, तो फिर ये डेटा आपके पास से ये -h यहां बनेगा, एंड इट इज कमिंग एज 1 - h होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 माइनस h, g ऑफ 1 माइनस h। 0 आपके पास ही डेटा बनता है। तो फंक्शन जो बनाया गया है f इंटू जी, ये 1 पर कंटिन्यूस आ रहा है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर ये हमेशा कंटिन्यूस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जी का क्या डेटा बनेगा, चाहे g प्लस पे बात कर रहे हो या g1 पे बात बना रहे हो या g1 माइनस पे बात कर रहे हो, कंटिन्यूस हमेशा आ रहा है, क्योंकि आगे 0 इसको मैनेज कर रहा है। चलिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे पहले p'1 प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, तो डेटा आपके पास से बनेगा p ऑफ 1 प्लस h माइनस p ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, ये डेटा आपके पास से बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। p ऑफ 1 प्लस h पे हम चले जाएंगे, डेटा बनाइएगा आपके पास से डेटा
एफ ऑफ 1 प्लस एच जी ऑफ 1 प्लस एच, P1 का डेटा 0 है और यहां पर आपके पास से h आता है। एफ ऑफ 1 प्लस एच आप ढूंढिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच कहां पर डेटा, ये रहा, यहां से आएगा आपके पास से। वी आर हैविंग दिस एज एन h, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है, साइन ऑफ 1 प्लस एच आपके पास है, जी ऑफ 1 प्लस एच वी हैव नो आइडिया क्या इसका करना है, और डिवाइडेड बाय h लिखा हुआ है। अब आप देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक एक्सप्रेशन यहां पर बन रहा है, वो आप नोटिस कीजिएगा। इट इज 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस एच, और ये डेटा है g ऑफ 1 प्लस एच, ये डेटा आपके पास बना। वैसे ही अब हम यहां पर क्या करते हैं, LHD की भी बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि एफ इंटू जी हमेशा कंटिन्यूस होता है, जी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख के देंगे एफ जी इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 वेदर जी एक्स इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। क्योंकि मल्टीप्लाई आगे 0 से हो रहा है तो कोई इंपैक्ट रहता नहीं। अब बारी है डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पूछा गया है डिफरेंशिएबल 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 डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी को आराम से निकालते हैं। जो डिफरेंशिएबिलिटी हमने एफ इंटू जी को पी फंक्शन माना हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ये डेटा में यहां पर पहुंचे। अब आगे चलते हैं, ये हुआ है आर एच डी। अब निकालते हैं एल एच डी, 1 माइनस P ऑफ 1 माइनस एच। ये मैं पूरा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ यही डेफिनेशन होती है, वरना मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन की तरफ भी चला जाता, क्योंकि जो देख रहे होते हैं ना सॉल्यूशन, सबका बेस अलग अलग होता है। चलिए, तो यहां पर हम पहुंचे। अब 1 माइनस एच आप रखेंगे तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1 माइनस एच रखेंगे तो आई एम गेटिंग दिस एज माइनस एच, और यहां पे आप डेटा बना दीजिएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, और यहां पे आप डेटा बनाइएगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज जी ऑफ P1 इज 0। माइनस एच से माइनस एच चला जाएगा, ये डेटा आपने बना दिया। अब आप देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि f इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो फिर आपको पता है कि इनका LHD और RHD बराबर आने चाहिए। तो अगर हम इसका LHD बनाने चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट जब हम लगा देंगे तो आपके पास क्या लगता है, लिमिट लगने के बाद क्या बनेगा, वी आर गेटिंग दिस एज 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ 1 प्लस, ये डेटा बनता है। और जब हम यहां लिमिट इस पे लगा देते हैं तो ये डेटा आपके पास क्या बनेगा, आप देखिएगा 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ 1 माइनस। सो मेरे पास डेटा बनेगा 1 प्लस साइन 1, वहां डेटा आया था जी ऑफ 1 माइनस, ये LHD है, और RHD का डेटा अभी हमने देखा जी ऑफ 1 प्लस, ये डेटा, ठीक है, ये डेटा आपके पास बना। ये दोनों हमारे पास से इक्वल आएंगे अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इतनी बात बनी। सवाल को दोबारा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंट्री करना चाहिए, तभी बात बनेगी। एक फंक्शन दिया गया, एफ एक्स दे रखा था, जिसमें से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। अब इसको एक फंक्शन जी एक्स से मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाया, और जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एक स्मार्टनेस यहां पर है कि डोमेन आर दिया है तो ये डिफाइंड सब जगह होगा, चाहे वैल्यूज अलग अलग आ जाए। ऐसा नहीं कि बीच में किसी नंबर 1 पर ही इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, ऐसा नहीं है। डोमेन आर है तो 1 पर भी ये डिफाइंड है, हो सकता है डिस्क्रीटली आइसोलेटेडली कहीं और डिफाइंड हो, पर डिफाइंड है। 0 पर वैल्यू निकालते हैं, 1 पर डेटा 0 आया, 1 प्लस 1 माइनस, इन तीनों पर 0 आता है, तो ये जो फंक्शन है एफ इंटू जी, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा,
इररेस्पेक्टिव ऑफ जी का क्या सिनारियो है। पर कंटिन्यूटी के बारे में, एफ जी की कंटिन्यूटी के बारे में कोई सवाल नहीं है। देखो एफ जी डिफरेंशिएबल, एफ जी डिफरेंशिएबल, एफ जी डिफरेंशिएबल, एफ जी डिफरेंशिएबल, तो एफ जी की कंटिन्यूटी के ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। निकाला इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड होते हैं। अगर एफ इंटू जी डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो हम डायरेक्ट बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें एलएसडी आरएसडी निकालना पड़ेगा। आरएसडी निकाला यूजिंग द डेफिनेशन जो होती है, यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ 1 प्लस, अपने पास डेटा यहाँ से बनता है। एक्चुअल में अगर आप देखें इसको तो ये 1 प्लस समथिंग की बात कर रहे हैं, और ऐसे एलएसडी निकाला तो हम यहाँ पहुंच गए, ये G1 माइनस है। सो लेट अगर हम अज्यूम करें कि ये डिफरेंशिएबल है तो ये सिचुएशन होगी। इससे हमें ये पता चला है कि ये बनेगा, पर क्या हमें G1 के बारे में कुछ पता चला? नहीं। G1 इससे ये पता चलता है कि LHL RHL के बराबर आई है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन G1 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहां से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, बट वी कांट से अबाउट G1। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट के बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन G1 की क्या वैल्यू होगी हम उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो वी आर नॉट श्योर कि वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं होगा। सो हैंस Gx मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं कि लेट Gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फिर g ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस, ये फाइनाइट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर हमें ये बोल दिया है कि भाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बताइए क्या होगा। अगर ये बात बता दी गई है कि ये कंटिन्यूअस है, ये वाला केस बनाया जा रहा है सीन नंबर 2, तो देखिए अगर ये बोला है कंटिन्यूअस है तो फिर यहां आता है मजा। अगर कंटिन्यूअस है तो ये डेटा और ये डेटा दोनों बराबर आ जाएंगे, देन हमारे पास से P-1 माइनस और P-1 प्लस इक्वल आ जाएंगे, फाइनाइट आएंगे। हेंस Px जो है आपके पास से f इंटू जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास, वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा इस वाली सिचुएशन से। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 सिर्फ कंटिन्यूअस होने से ही। और अगर डिफरेंशिएबल हो गया gx तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो तो कंटिन्यूअस होता ही है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि अगर g कंटिन्यूअस है तो ये दोनों डिफरेंशिएबल बन जाएंगे। आइए ऑप्शंस मार्क करते हैं कि अगर f कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट बात है। इफ g डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट बात है। लेकिन fg अगर डिफरेंशिएबल है तो g कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं कह सकते। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। g ऑफ 1 के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये अगर इसके बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस बनेगा, वरना कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमने बनाया है केस नंबर 1 कि अगर ये सिचुएशन है, एंड दिस इज केस नंबर 2 कि अगर ये हमें दिया है तो हम डिफरेंशिएबल अगर हमें दिया है तो हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, वी नॉट श्योर, ये है नॉट श्योर, कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसीलिए आपने देखा कि देश भर में सिर्फ 4% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पढ़ते रहिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल जाए। और सर इस एमसीक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कैसे करें? जो मेरी आपके जो मॉड्यूल है ना जिसमें आप पढ़ रहे हो सकता है लिमिटेड पर चैप्टर में कम ही क्वेश्चंस हो। आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक देखेंगे या अलजेब्रा वाली बुक देखेंगे, उसके अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को सीखें। ठीक है, सो कीप लर्निंग, सीखते रहिए। Let M be 3x3 invertible matrices with real entries and I denotes the 3x3 identity matrix.
इफ m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ m, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ऑलवेज ट्रू। ये हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, जहां पर पार्शियल मार्किंग का सिनेरियो रहता है। तो पार्शियल मार्किंग में अगर आप उस साल के स्टूडेंट्स का देखोगे तो 7.78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले अगर आप देखेंगे 35% स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब किसी ना किसी एक ऑप्शन को तो उन्होंने भी ट्रैक कर ही लिया था। और गलत वाले स्टूडेंट भी थे। पार्शियल मार्किंग के बाद जब गलत होता है तो -2 मिलता है, ये +4 वाले हैं, और वो पार्शियल मार्किंग जिसने 1-2 मार्क्स जिसको मिला होगा। वहीं पर नहीं करने वाले स्टूडेंट भी 25% है, दे आर हैप्पी विद देयर 0 मार्क। तो एमसीक्यू सेक्शन का क्वेश्चन जो पूछा गया है तो देख सकते हैं सही वाले जितने हैं ना 7.78 है, +4 लेके गए हैं। ये आप देखिए 11,730 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वहीं पर गलत करने वाले भी 47, एक भी गलत हो गया -2 की मार्किंग। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, किसको हम कैसे एड्रेस करें। मैट्रिसेस का है MB 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब यह है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा और M इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, दिस एग्जिस्ट। आगे चलते हैं। आई बात बता रखा है, एक डेटा हमें यहां दिया हुआ है कि वी आर हैविंग M इनवर्स एज एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ M। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है। अच्छा, एक रिजल्ट होता है मैट्रिक्स के अंदर कि M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M टाइम्स I। ये बहुत फेमस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है। अब यहां से इसमें देखिए 2 बार एडजॉइंट लेना है, सो वी नीड टू रिप्लेस एडजॉइंट M बाय एडजॉइंट ऑफ M से रिप्लेस कर देंगे। तो M को हमने एडजॉइंट ऑफ M से रिप्लेस किया, ये एडजॉइंट है, यहां पर फिर से एडजॉइंट आता है, यहां भी हमने इसको एडजॉइंट बना दिया, ये I बनता है। यहां एडजॉइंट लिखा हुआ है और ये रिप्लेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। दोनों साइड हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एडजॉइंट M का फॉर्मूला जो डायरेक्टली याद रखते हैं, तो उनको अगर डायरेक्टली याद होगा तो वो थोड़ा टाइम बचा पाएंगे। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये डेल्टा पावर n-1 होता है, जो 3-1 बन जाएगा आपके पास से। याद रखिए कि जो एडजॉइंट ऑफ A होता है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा पावर n-1 होती है, और यहाँ ऑर्डर 3 है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब M से मल्टीप्लाई हमने किया था इसको, तो हम यहाँ पर भी इसको M से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले M से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो ये आपके पास ऐसे ही अभी रखा है, M से मल्टीप्लाई हुआ है, सो वी आर राइटिंग दिस एज MI। और जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो ये था कि अगर A का एडजॉइंट पूछा है, इट इज डेल्टा पावर n-1। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये दोनों प्रोसेस होंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने लिखी है यहाँ पर, कंडीशन नंबर 2, याद रखिए बहुत स्टैंडर्ड है, इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ M टाइम्स I। और ये आपके पास डिटर्मिनेंट पावर n-1 यानी 2 बनेगा टाइम्स M, ये डेटा है। और सिंपल कर लीजिए, I से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, वो वही बन जाता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक डिटर्मिनेंट जो कि नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू यहां से कैंसिल होगा, टाइम्स M आपके पास से बनता है। ये डेटा अपने पास आया। अब हम क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो M इनवर्स है। सो नाउ फ्रॉम 1 and 3 अगर हम देखें तो एडजॉइंट M की वैल्यू हमारे पास से M इनवर्स आती है, तो वो डेटा हमारे पास से ये बना, ये नंबर आपके पास से बन गया है। अब इसको अगर हम बनाना चाहते हैं कि कितना डेटा बनता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। M से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये यहाँ से M आएगा, यहाँ से भी M बनेगा इनवर्स, और ये आपके पास से I बन गया है, एंड दिस इज योर M स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आपके पास आता है। अब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं,
इसको टेकल करते हैं। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 आता है, यहाँ ये m लिखा गया है, ये बाहर आएगा तो क्यूब बन जाएगा और ये डेटा भी आपके पास रहेगा, ये यहां से क्यूब बनेगा एंड दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। पावर 5 का वैल्यू 1 आता है, तो हमारे पास m का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 आ गई है। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूटिलाइज हुए, आइए सबकी बात करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का रिजल्ट हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया था, आप आराम से देखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला और ये तीसरा, ठीक है। एडजॉइंट एडजॉइंट m इनवर्स था, ये देखा m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेटा आ गया। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये लेकिन डिटर्मिनेंट है। तो जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, तो अगर Ka लिखा हुआ है तो K पावर n बन जाता है, फिर ये बात बनती है। तो ये एक स्केलर है, m स्क्वायर का ऑर्डर 3 होगा, तो बाहर आते इसका क्यूब बनेगा और ये डेटा बना, ये हम बात बना सकते हैं, वी आर गेटिंग दिस एज 1। और अगर ये 1 आ गया है तो फिर आप इसकी इक्वेशन से देखिएगा, वी आर गेटिंग I इक्वल टू दिस डेटा इज 1 एंड वी आर हैविंग m स्क्वायर। पता चल गया m स्क्वायर की वैल्यू I है। और आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों साइड m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पता चल चुका है कि m ही m इनवर्स है, ये रिजल्ट भी आ गया है। अब हम कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ से मार्क कर सकते हैं वो हमें देखना है। डिटर्मिनेंट 1 आया है, ठीक है। m स्क्वायर की वैल्यू I आई है, आप चेक करते हुए चलिएगा, m स्क्वायर इज I, दैट्स फाइन। और देखिए आपके पास है m की वैल्यू I आई है, ऐसा तो नहीं आया है, m स्क्वायर I आया है, ये अभी तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, m स्क्वायर I आया है, m इज नॉट I। और यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ m, डी पार्ट जो पूछा गया है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, सो m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स I, ये कंडीशन होती है। ये रही इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास पता चला है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो ये I बना जी, m टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m इज I, ये डेटा आया था। दोनों साइड हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हट जाएंगे दोनों, m इनवर्स एंड m इज I, इट इज एन m इनवर्स। और आपको याद होगा जो m इनवर्स होता है वही m है, अभी हमने रिजल्ट निकाला, m इनवर्स इज m, ठीक है। तो ये हमें बोला गया है और यहाँ लास्ट में पूछा गया कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा और m स्क्वायर की वैल्यू I है, सो दिस इज द डी ऑप्शन। एडजॉइंट m का स्क्वायर करने पर I आता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू मार्क आंसर एज B, C, D, A इज नॉट द आंसर। आपने रेस्पॉन्स इसका देख लिया है कि कैसे देश भर में जब ये सवाल पूछा गया तो सिर्फ 11,730 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके +4 आए थे। क्या इतना डिफिकल्ट था? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ m, ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं आसान सवाल है, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो हमें इसके अंदर ज़रूर चाहिए होगी ताकि हम मार्क्स को स्कोर कर सकें। लेकिन ये मैट्रिक्स के ऊपर इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जस्ट एक एवरेज क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। डी पार्ट आपको फंसा सकता है, पहले वाले 2 पार्ट आपके बन जाएंगे। सिक्वेंशियली मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, मैट्रिक्स में AB BA के बराबर नहीं होता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कम्यूटेटिव होते हैं तभी ये बात बनती है। फिर रिलेशंस को आपस में देखना, इस मैनिपुलेशन में सवाल में उलझ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। MCQ वाली जो MCQ क्वेश्चंस आप मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक से उससे करो, आपके डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी और यू विल बी इन अ वेरी मच इन अ गुड पोजीशन। Let S be the set of all complex numbers satisfying Z, mod of Z square plus Z plus 1 is equal to 1, then which one of the following statement is an are true? MCQ के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया और उस टाइम के स्टूडेंट्स के अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर रेस्पॉन्स देखें देश भर में क्या रहा था, क्योंकि MCQ था, पार्शियल मार्किंग इनेबल थी, तो आप देख सकते हैं कि 31% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने -2 मार्क्स इसके अंदर लिए होंगे। 32 यानी रॉन्ग वाले आप देखिए 47,000 स्टूडेंट्स।
जिनका पूरा सही हुआ होगा उनको, जिनको +4 मार्क्स मिले, वो सिर्फ 8% लोग हैं, ओनली 8, इसका मतलब है 12,000 के आसपास, और वहीं पर पार्शली वाले हैं 11। तो एमसीक्यू के अंदर हमें हर ऑप्शंस पर टू द पॉइंट सटीक आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली हम करेक्ट होने चाहिए, प्लस कैलकुलेशन वाइज भी, तभी हम देश भर के सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स में काउंट होंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस सवाल को, क्या पूछा गया इसके अंदर। तो बिहेवियर देख लिया है, आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपका पोजीशनिंग चल रही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एच बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो कहानी ऐसी है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां हमारे पास जो लिखा गया है ये मॉड की वैल्यू 1 दी गई है, तो ये जो नंबर है ना z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये भी क्या होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका मॉडुलस होगा, इसका थीटा होगा। और यहां पर हमें पता चल गया है कि इसका जो मॉडुलस है, ये दिया हुआ ना, इसका मॉडुलस 1 है तो r की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास डेटा है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा, जो आपके पास बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा पूरे आर में कुछ भी आप ले सकते हो, अलग अलग क्वालिटीज आपके पास बन जाएंगे, तो इसके आपके पास से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। हर थीटा के लिए अलग अलग आउटपुट रहेगा, कैसे हम थीटा आर में बिलोंग कर सकता है, 0 से 2 पाई में ले लीजिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर हम देखें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो पहली बात तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है कि इसके एग्जैक्टली 4 एलिमेंट होंगे, नहीं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ बाकी तीनों ऑप्शंस में मॉड के साथ कंपैरिजन कर रखा है, तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि इसको पहले एज ए क्वाड्रेटिक लिखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये बनेगा डेटा और ये बनता है माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये z में क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये 2 बनता है आपके पास से। z प्लस 1/2 हम लिखेंगे, यहाँ से 1/2 आता है और ये है अंडर रूट आपके पास। ये डेटा आपके पास बनेगा 4 cos थीटा, यहाँ से -3 बनता है, ये आता है 4 आयोटा साइन थीटा, ये डेटा आपके पास बना। तो यहाँ से 4 cos थीटा -3 है और यहाँ पे आता है 4 आयोटा साइन थीटा आपके पास से डेटा बना। अब हमें z+2 का मॉड 2 जगह कंपेयर हो रहा है, चलो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका मॉड ले लिया। मॉड जब लेंगे तो यहाँ 1/2 बनेगा और यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर भी हम मॉड ले सकते हैं, तो ये बनेगा 4 cos थीटा -3 प्लस आपके पास से इसका मॉडुलस बन जाएगा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा। इस क्वेश्चन को मैं आपसे 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, अभी है ना पहला तरीका चल रहा है। तो दोनों तरफ मॉड था, हमने भी इसके अंदर मॉड ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। z प्लस हाफ हमने यहाँ डेटा बनाया, ये आता है 1/2। यहाँ आप देखिए रियल पार्ट 4 माइनस कॉस थीटा है, मॉड हम लेना चाहते हैं तो ये डेटा बनेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4 आपके पास है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसके ऊपर एक और रूट लिखा हुआ है, ये बाहर वाला रूट जो है ये हाफ पावर और चल रहा है। z प्लस 1/2 वी आर हैविंग हाफ, आपके पास टोटल पावर बन चुका है 1/4। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या डेटा बनेगा, 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास से 16 आता है, ये 9 है, ये 12 है, डबल कर दीजिए 24 cos थीटा, ये डेटा बनता है। मॉडुलस निकाला, अब यहाँ पर एक वेरिएबल चल रहा है दैट इज थीटा। डेटा बनता है z1 प्लस हाफ आपके पास से डेटा है, यहाँ है 1/2। वी आर हैविंग दिस एज 25 माइनस 24 cos थीटा, पावर है 1/4। 2 बातें हैं, cos थीटा अगर 1 बन गया तो आपके पास से इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25 माइनस 24 इज 1, ये वैल्यू 1 है आपके पास, ये 1/2 बनता है। और अगर cos थीटा हमारे पास से -1 निकल के आता है तब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे।
ये 1/2 है, ये आपके पास है 25 एंड 24, ये प्लस बनेगा, पावर 1/4 है, ये 49 बन जाएगा। 49 का एक रूट लेंगे तो 7 बनेगा, ये बनेगा आपके पास है √7/2। तो यहाँ से क्लियर दिखता है कि मॉड z प्लस हाफ का वैल्यू √7/2 से कम होगा और 1/2 से ही ग्रेटर होगा, 1/2 से ही ग्रेटर होगा। ये 1/2 से ग्रेटर है, √7/2 से कम होगा। अब तो आप ढूंढिए 1/2 से ग्रेटर है तो कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड वाला 1/2 से ग्रेटर रहेगा। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑल z की बात की है, किसी किसी पर इक्विलिटी होल्ड हो सकती है, पर क्वेश्चन है ऑल, तो ऑल के लिए तो फिर लेस देन तो नहीं होने वाला है, ग्रेटर रहेगा। अब बाकी आता है बी ऑप्शन भी, उसको भी देख लेते हैं। और ये √7/2 किसके आसपास होता है, देखिए √7 की वैल्यू होती है 2 ये कितना होता है 2.64 के आसपास आता है, 2.64, तो 1.32 के आसपास इसका डेटा है, 1.32 के आसपास है 0.5 से। तो अगर हम इसको लोकेट करके देखें तो ये यहाँ है -½ आपके पास से। ठीक है, एक तो इसका -½ है, तो एक तो यहाँ बनेगा, एक तो ये इंटरनल सर्कल है, क्या बन रहा है ये, दिस इज अ कॉन्साइक्लिक, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उनके बीच का पोर्शन है। z प्लस हाफ, एक रेडियस हाफ वाली रहेगी और एक रेडियस रहेगी 1.732 वाला, 1.32, 0.5 हटाएंगे तो 0.8 तक ये पहुंचेगा, एक यहाँ भी रहेगा। सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी आपके पास रहेगा ये 0.5, आप हटा दीजिएगा 0.82 के आसपास रहेगा। तो z कहाँ रहेगा, z इज गोइंग टू बी इन बिटवीन, यहां रीजन हमारे पास से निकल के आता है, z यहां रहने वाला है। ठीक है, ये हमने इसकी लोकेशन यहां से बना दी। अब बताइए मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये बोल रहे हैं कि मॉड z यानी ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम होगी। तो देखिए z जहां पर भी है 2 यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, तो z की जो लोकेशन है हम देखें अगर इसको, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, सो दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपके पास से। और ये डेटा हमारे पास इधर थोड़ा निकाल के देख लेते हैं क्योंकि z यहां भी रहेगा। तो ये डेटा आपके पास है कितना, यहाँ -½ आप इसके अंदर ऐड करेंगे 0.5, तो फिर ये 0.5 ऐड करने के बाद 1.82, -1.82 के आसपास ये वाला नंबर है। तो ओरिजिन से z की जो लोकेशन है देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट -2 यहाँ पर रहेगा। तो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट दूर है, तो हम कह सकते हैं इस वाले हिसाब से कि मॉड z की वैल्यू 2 से कम रहने वाली है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हुआ है समराइज करते हैं पूरी कहानी। मॉड दिया हुआ था 1, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो r e पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, r की वैल्यू 1 है, क्लियर दे रखा है। फिर e पावर आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिख दिया। अलग अलग थीटास के लिए 0 से 2π के बीच में अगर हम थीटा रखें तो यहाँ इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले, क्योंकि हर बार क्वाड्रेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर श्रीधराचार्य अप्लाई किया, सिंपल प्रोसीजर, एक 10th क्लास का बच्चा श्रीधराचार्य लगाना जानता है। यहाँ पहुंचने के बाद मॉड लेना था, और एक बेसिक बात, cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता चला, मिनिमम मैक्सिमम जब हमें पता चला तो यहाँ से पता चलता है कि मॉड z प्लस हाफ की वैल्यू हाफ से लेकर √7/2 के बीच में होगा। √7/2 की वैल्यू 1.32 है, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का पोर्शन है। मॉड z प्लस हाफ का मतलब सेंटर -½ है, तो ये वाला डेटा आपके पास बन रहा है -1, और ये वाला डेटा है ओरिजिन, और दूसरा सर्कल ये है मॉड z। तो ये दो ऑप्शंस में हमारे पास क्लियर पता चल गया, सी और डी और ए के बीच में, कि ये सही है ये गलत था, ये वाली बात गलत थी। बचता है ये मॉड z लेस देन 2 है या नहीं। जो सेंटर -½ है, -½ इधर जाएंगे तो -1 बनेगा, √7/2 यहाँ बनता है, तो ये सेगमेंट है आपका बीच वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डेटा आपके पास बना, तो ये सेगमेंट आपके पास आता है। अब देखिएगा ये -1.32 है और -0.5 और है, -8.2 बनता है आपके पास, ये -2 डेटा बनता है। दिस इज द रीजन। तो -2 से डिस्टेंस इसका, यहाँ से मॉड z ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो देखो बहुत दूर है। सो दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड, सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज BC एज द करेक्ट आंसर, जो 8% लोगों का सही हुआ। अब मैं आपको इसी का सेकेंड मेथड बताता हूँ। सो नाउ लेट्स लर्न द सेकेंड मेथड कि क्या हो रहा है।
हमारे पास दिया है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये डेटा क्या है। तो हम पहुंचे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जी, बने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और एक ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी होती है जिसको अगर आप जानते हो कि z1 प्लस z2 का जो मॉड होता है वो इनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम के बराबर होता है और उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होता है, ये इनइक्वलिटी होती है। यहाँ पर हम दो डेटा रखते हैं, याद रखिएगा हमें गिवन क्या है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमने अज्यूम किया कि z1 की वैल्यू है z प्लस 1/2 और z2 का डेटा है 3/4। ये डेटा रखने के बाद इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ है 3/4, ये आता है z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी है 3/4। यहाँ ये आ रहा है z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ये डेटा आपके पास से बना, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना वो यही है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस, जिसकी वैल्यू आती है 1, तो ये तो 1 आ गया है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। तो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी से भी ये सवाल बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। यहां है 3/4, अब एक ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 1 माइनस 3/4 आपके पास इधर से बनेगा, तो z प्लस 1/2 का जो मॉड है उसकी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आ जाएगी। मॉड नेगेटिव से तो वाले रीजन में तो लाई नहीं करेगा कि लेस देन इक्वल टू -1/2, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला रिजल्ट आया, और ये वाला रिजल्ट कौन सा था, इससे हमारे दो ऑप्शन डिसाइड हो गए, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, और इनफाइनाइट तो हमें दिख ही रहा था इनफाइनाइट केसेस से, बचता है बी। चलिए बी के बारे में बात करते हैं, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे। z प्लस 1/2 ये होल स्क्वायर माइनस 3/4 है, मॉड लगा हुआ है, लेस देन 1 ग्रेटर देन, ये आपके पास है, ये वाला डेटा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो रियल नंबर्स ही ना है तो रियल नंबर्स ही, तो ये रियल नंबर है, मॉड लग गया, ये नंबर है, रियल मॉड लग चुका है, और ये रहेंगे आपके पास है इस तरीके से, -1 से 1 के बीच में डेटा रहेगा। ये आपके पास है 7/4। इधर वही रिजल्ट बन रहा है जो यहां बनने वाला है, आप ले लीजिए मॉड रहेगा पॉजिटिव ही, z प्लस 1/2 लेसर देन और इक्वल टू √7/2। सेम रिजल्ट जो हमने वहां निकाला था, देखो सेम रिजल्ट। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है आप थोड़ा नोटिस कीजिए, जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया सेम, कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, z प्लस 1/2 का मॉड इज इक्वल टू हाफ, और दूसरा है ये, इन दोनों सर्कल्स के बीच की बात हो रही है। अगर हम इनको प्लॉट करके देखें तो यहां पर कहानी है, तो एक सर्कल आपके पास है ये है, और एक सर्कल आपके पास है यहाँ है, ये कहानी, दोनों का सेंटर यही है -1/2, एक का रेडियस हाफ है तो ये ओरिजिन पे आता है, ये वाला डेटा -1 है, दूसरे का आपके पास से डिस्टेंस कितना है, √7/2 है इससे ओरिजिन से, इस वाले से डिस्टेंस इतना है, और ये रफली आप डेटा निकाल दीजिए 1.32 के आसपास है, -5 ऐड होगा, -1.2 पहुंचेगा, और ये इसके बीच का रीजन है। तो पहले वाले में अगर नहीं समझ में आया हो तो अब आप समझ सकते हैं, z यहां बीच में रहने वाला है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये रहा ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहां हो सकती है मिनिमम, और एक ये भी हो सकता है। तो मॉड z अगर हम देखें तो किससे कम आ रहा है, 1.82 से कम आ रहा है, इससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता, और -2 और 2 तो ज्यादा बड़ा है, तो यस वी कैन हैव दिस ऑप्शन 2। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, नो प्रॉब्लम, और सीधा आप इसको क्वाड्रेटिक के श्रीधराचार्य से भी इस पूरी कहानी को बना सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास सेम आते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब इसके बाद आप सीखिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और ये फेवरेट चैप्टर ये एडवांस का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल पूछना, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, और यही चाहूंगा कि आप जो देश भर के 8% लोग हैं जिनने फुल्ली करेक्ट किया था, इसको 4 मार्क्स लेकर आए थे, 12,081 स्टूडेंट इसके अंदर आप
अपने आप को पाएं। बेस्ट विशेस। Let x, y, z be the positive real numbers. Suppose x, y, z are the length of sides of a triangle opposite to angles capital X, capital Y, capital Z respectively. If tan of capital X by 2 tan of capital Z by 2 is equal to 2 small y upon x plus y plus z, then which one of the following statement is not true? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नाम के चैप्टर से पूछा गया है। एमसीक्यू के अंदर है, जहां पर 4 ऑप्शंस हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। देश भर में उस टाइम पे 2020 का एक क्वेश्चन है, 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ओनली 4.14 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने +4 मार्क्स लेकर आए थे और 6% ऐसे थे जिन्होंने पार्शियल मार्किंग में मार्क्स लेकर आए थे। लेकिन गलत कितने लोगों का था वो देखिए, 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 घर लेकर गए होंगे। नहीं अटेम्प्ट करने वाला नंबर बहुत बड़ा है। इसी ईयर में जो फेमस चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, जब इनके एमसीक्यूज आए थे, ये बिहेवियर उससे काफी कम है, आधा है। वो टफ सवाल कर ली थी और एसयूटी का जो साधारण सा सवाल है, इस पर ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इसका एक रीजन मुझे समझ में आता है कि कई बार हम जो एक एवरेज या बिलो एवरेज दिखने वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उनको इग्नोरेंस में डाल देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। फिर जब वो पेपर में दिखता है तो फिर हम उसको छोड़कर आते हैं, या फिर रिस्पॉन्स आप देखिए, सिर्फ 6252 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। ये डेटा हर साल जब पेपर होता है तो जेई वाले इस डेटा को रिलीज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं मेरे मन से किसी सवाल को बोल दूं ये डिफिकल्ट है, किसी को बोल दूं ये इजी है, नहीं। ये परसेंटेज इस बात को वेरीफाई करते हैं कि दिस इज एक्चुअल डेटा, जिससे पता चलेगा हाँ भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था। क्योंकि किसी को डिफिकल्ट और ईजी बोलना ये एक रिलेटिव टर्म है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बिहेवियर की बात करते हैं और सीखते हैं कि क्या कहानी हमें दी गई है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल ऐसी कहानी है कि अपने पास यहाँ पर एक एंगल कैपिटल एक्स से एक एंगल कैपिटल वाई है। सो दिस एंगल इज कैपिटल एक्स, दिस एंगल इज कैपिटल वाई, दिस एंगल इज कैपिटल जेड। इसके सामने वाली साइड स्मॉल एक्स, इसके सामने वाली साइड स्मॉल वाई है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल जी है। हमारे पास अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो tan a का फॉर्मूला आता है हमारे पास डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, जो इसके रेफरेंस पे बन जाएगा आपके पास है tan ऑफ कैपिटल x। तो डेल्टा तो एरिया ही रहेगा, तो ये सेमी पेरीमीटर रहेगा और यहाँ स्मॉल x से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला होता है, x/2 का। इन फॉर्मूलोज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। तो जो s होता है ये सेमी पेरीमीटर, यानी जो साइड्स की लेंथ हमें दे रखी है उसका हाफ यहाँ से बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर tan ऑफ y/2 की बात करेंगे तो वो भी अपने पास से डेल्टा स्मॉल s और s माइनस स्मॉल y बन जाएगा। सो जो हमें गिवन है सबसे पहले वहीं चलते हैं। हमें दिया है tan ऑफ x/2 and we are having tan of z/2 and this the data is 2y upon x plus y plus z। और tan z अगर आप निकालना चाहेंगे z/2, इट इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस z। ठीक है, चलिए सेमी पेरीमीटर इसका डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स, ये डेल्टा है, s इंटू एस माइनस z। आप देखिए तीनों का सम जो होता है वो 2s बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज y/s। दोनों साइड से हम डेल्टा बाई s को कॉमन लेंगे और इन दोनों को हम यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से डेटा बनाया एंड लेट्स सिंप्लीफाई इट। डेल्टा बाई एस आपके पास से आता है, ये है s माइनस एक्स, एस माइनस जेड। आपके पास डेटा बना दीजिए, ये y/s हमने बना दिया। s से s कैंसिल कर दीजिए, 2s है आपके पास है, डेल्टा y बनता है एंड इट इज s² s आता है x प्लस जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू y। y से y भी कैंसिल है। अगर हम थोड़ा इसको देखें, सिंप्लीफाई करते हैं पहले डेटा को, प्योर कैलकुलेशन जैसा चल रहा है यहाँ पर जी। सो इट इज z, ये 2s है, यहाँ से x प्लस जेड आपके पास से डेटा बनेगा, ये y है, ठीक है।
ये डेटा आप देखिएगा 2s होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो दिस इज कमिंग एज डेल्टा y, ये y है, यहाँ पर ये भी डेटा आपके पास लिखा गया है। डेल्टा स्क्वायर और y से y चला जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे डेल्टा स्क्वायर है जिसको हम लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, और यही डेटा दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें यहाँ भी दिखेगा। एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों यहां से कट जाएंगे, वाई आपके पास बनेगा। सिक्वेंशियली आराम से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये डेटा आपके पास एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी कैंसिल है, और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, शायद हम बात तक जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक एस सच तो कुछ दिख नहीं रही है ना। यहाँ पर आपके पास एस आता है, इट इज एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू जेड एक्स। एस होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो भाई ये प्योर कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है अभी हमारे पास, है ना। अब देखिएगा z प्लस एक्स है और y है माइनस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई को कंबाइंड किया जा सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है वो है z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, 2 वहां सामने जाएगा एंड 2xz आपके पास से डेटा बन जाएगा 2xz। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xz। दे बोथ गेट कैंसिल्ड आउट। लो लीजिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ऐसा रिजल्ट तो पाइथागोरस में आता है कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ वाई स्क्वायर सब लेंथियर होगी, वाई एंगल इज ग्रेटर। वाई एंगल अगर हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि ये बन रहा है कहानी कि यहाँ है एक्स, यहाँ है जेड, यहाँ है वाई। तो इससे ये पता चला कि जो अपने पास वाई एंगल है दैट इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। तीनों का सम अगर आप देखें तो वो 180 आता है। डिसाइड हो गया x प्लस जेड की वैल्यू 90 है और ये y के बराबर है। तो x प्लस जेड वाई के इक्वल आएगा। ऑप्शन ढूंढिए, आप आराम से ढूंढिए। x प्लस जेड की वैल्यू y के इक्वल आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन x प्लस जेड 2y के बराबर है ना। A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट। x प्लस जेड की वैल्यू y के इक्वल है, हमारे पास B ऑप्शन सही हो चुका है, A ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शंस में से एक बात बनी। इस वाले रिजल्ट को देखिए, क्या ये वाला रिजल्ट सही है या गलत है, आप चेक कीजिए। रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर आता है, यानी ये 0 आना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ये भी नहीं है रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन पर लड़ाई चल रही है। tan ऑफ x बाई 2 का डेटा लेकर आइएगा। अब आप ये पूछा जा रहा है, तो आप देखिए tan ऑफ x बाई 2 इट इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स होता है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसका डेल्टा वैसे भी लिख सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ये डेल्टा लिखा जा सकता है। और यहां पर अब हम इसको बना देते हैं। ये आता है हाफ, ये है x, ये है z, ठीक। और ये s है आपके पास है, यहाँ है s माइनस एक्स, ये xz आता है। यहाँ आपके पास s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ये डेटा है आपके पास। अब ये कंप्यूटेशन अभी हमें इसको करके बतानी है कि भाई क्या डेटा बनता है। ये हाफ है तो ये 2 यहाँ बनेगा। अब ये सॉल्व करना है, एक 2 से एक 2 चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। यहां से आप डेटा बनाइए, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे आप चले जाइए, ये डेटा आपके पास है। इनको कीजिए मल्टीप्लाई, ये डेटा आपके पास है। y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। We are having y square plus z square 2yz minus x square। y स्क्वायर का डेटा लेकर आइए पाइथागोरस से आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देख लें क्या पूछा है। ऊपर x है, नीचे y और z लिखा हुआ है, ओके ध्यान रखेंगे, कोशिश करते हैं। और नीचे y और z है तो z को रिप्लेस करने का मतलब नहीं है, और एक्स स्क्वायर दूसरी साइड लिखा हुआ है तो हम वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं। वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं
एक्स स्क्वायर 2z स्क्वायर 2yz माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, और आपके पास से 2z ऊपर लिखा हुआ है और 2z ही नीचे भी कॉमन आपके पास से आएगा। आगे आपके पास रिजल्ट tan ऑफ x/2 इज रिटन एज x अपॉन y प्लस z। दिस इज द सी ऑप्शन, x अपॉन y प्लस z, x अपॉन y प्लस z। तो क्या ये सवाल हम खुद नहीं बना सकते थे पेपर में? सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल नहीं है। फॉर्मूलेस की बात है, बस वो प्रैक्टिस करके लगा कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चल रही है, क्वाड्रेटिक जैसा कैंसिल हो जाते हैं, डेटा बन जाते हैं। अब मैथमेटिक्स हमने 10th के बाद लिया है तो इतना तो पूछेंगे ही ना। BOC ऑप्शन जिसने सही किया है, 4.4% सिर्फ देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने जेई के लिए एस्पिरेंट थे, तैयारी कर रहे थे, सिर्फ 6252 जिन्होंने इसके अंदर सही मार्क्स लेके आए थे। क्या आप उनमें से एक नहीं बन सकते? ये सोचिए, फैक्ट पे बात करते हैं, बन सकते हो ना? तो मेहनत कीजिए ना, बिल्कुल बन सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ी एक बात समझा दूं मैं कि रिसेंटली बोला गया था कि इसके काफ़ी सारे खतरनाक वाले लेवल तक इसको पढ़ाया जा सकता है, पर अभी क्या है, सिलेबस इसको हटाने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि इसके बेसिक जो फॉर्मूले थे, चाहे वो साइन रूल, कोसाइन रूल, टैन रूल, जितने भी, ये सब भी हटा दिए। ये सब हैं, इनके ऊपर ऑन और ऑफ तरीके सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर क्या बहुत बड़ा है। इन रेडियस, सरकम रेडियस, एक्स रेडियस वगैरह काफ़ी आगे तक चला जाता है। पीडल ट्रायंगल की बात हो जाती है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इनके बीच डिस्टेंसेस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में वो भी सब निकाली जाती है। तो वो सब को थोड़ा दूर किया गया है, पर ऑल दीज आर वेरी मच इन सिलेबस। तो इनको पढ़िए, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन सबको हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो डुएबल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let L1 and L2 be the following straight lines. L1 is x minus 1 upon 1, y upon minus 1 equal to z minus 1 upon 3, and L2 as x minus 1 upon minus 3, y upon minus 1 and z minus 1 upon 1. Suppose the straight line L, x minus alpha upon L, y minus 1 upon m is equal to z minus gamma upon minus 2, lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection of L1 and L2. एक 3D के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, जो जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, पेपर 1 के अंदर ये सवाल पूछा गया था एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज वाला होता है और बहुत सारा स्टूडेंट वेक्टर थ्योरी वैसे स्कोरिंग होता है, पर क्या ऐसा सच में है? पूरे देश में स्कोरिंग कंसिडर किया जाता है उस पेपर में, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को एक साथ
ट्राई कर रहे हैं और क्वेश्चन की क्या प्रायोरिटी रही, आइए देखिए। 13.68% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए हैं, 9% ऐसे हैं जो पार्शियल मार्किंग पे गए, और गलत वाले स्टूडेंट जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, -2, वो 22% के आसपास है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले आपके पास स्टूडेंट 0 है। 0 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, यानी 20,000 ऐसे जो +4 लेके गए, और गलत वाले बताएं 33,000 है जो -2 लेकर गए होंगे, और 83,000 ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, चलो मम्मी घर चलते हैं। तो अगर आप इन दोनों का सम निकाल के देखें तो आपके पास ये करीब 1 लाख के आस क्रॉस कर चुका है, 1,10,000 के आसपास पहुंच चुका है जो 0 या -2 लेके गए। तो क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए चेक करते हैं क्या सच में इतना बड़ा सवाल है क्या। L1 L2 फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस हमको दी गई है और एक और लाइन है L, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन 3D में जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखा करो, XYZ के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए ताकि हम DRS का पॉइंट सोचते टाइम गलती ना करें। XYZ पे एक नजर गौर से देख लिया कि हाँ ठीक है, सबके कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी सबके कोफिशिएंट 1 है, यानी ठीक है, वो छोटा मोटा मैनिपुलेशन नहीं है, जो नीचे लिखे हुए वही लाइंस के DRS हैं, बना सकते हैं। Suppose the line L lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection of L1 and L2. L1 and L2 का point of intersection की बात कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को थोड़ी देर गौर से देखा तो मजे की बात यही थी कि -1 और 0, -1 और 0 था, यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से लीजिए, पहली शुरुआत होगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines L1 and L2 is point A पॉइंट मान लेते हैं 0,1 को 101, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा होता तो कैसे करते, तो फिर मेहनत वाला काम हो जाता। इसको लैम्डा अज्यूम करते, उसको म्यू अज्यूम करते, दोनों पर पॉइंट बांधते, दोनों को इक्वेट करते, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता। तो इस बात का इनको धन्यवाद दीजिए डेटा बनाने वालों को कि ये डायरेक्टली सेम मैच हो रहे हैं, तो हमारा काफी सारा समय बच गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ लाइन L बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, ओके, L बाइसेक्ट करता है L1 और L2 के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको। अच्छा, ये कहानी हो रहा है, तो देखिए L1 लाइन किसके पैरेलल है वो आप देख लीजिए, L1 इज पैरेलल टू, इसके DRS बता दीजिए मुझे, ऐसा करिए, पैरेलल से बेटर वर्ड में लिखता हूं कि लाइन L1 जो है इसके DRS बताइए, डायरेक्शन रेशियोज, ये जो नीचे लिखे हुए 1, -1 एंड 3। वही हम लाइन L2 की बात करते हैं और इसके DRS की बात करते हैं, वो आपके पास लिखे -3, -1 एंड 1। वो ये रहा है, एक प्लेन है, इस प्लेन में ये दो लाइन है आपके पास, एक L1 है और एक L2 है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होती है और ये इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को भी बाइसेक्ट करती है, ऐसा भी बोला गया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये वो लाइन है, बाइसेक्ट करता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्लियर, ऐसा लाइन L है। लाइंस के डायरेक्शन नहीं होते हैं तो ये एरो नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज द लाइन L जो इसी प्लेन में है जिस पर L1 L2 है। लेकिन आपको पता होगा अगर एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है तो उनके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर A कैप प्लस B कैप होता है, तो हम लाइन L की डायरेक्शन ला सकते हैं। लाइन L का डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इट्स गोइंग टू बी पैरेलल टू A कैप प्लस B कैप, यानी अगर मैं यहां पर A वेक्टर लेता हूं अपने पास I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, और यहां है B वेक्टर -3I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। लेकिन यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल बोला है तो पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, A डॉट B। तो अभी यहां पर हमें डाउट है, अभी हम होल्ड कर रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने पहुंचे तो -3 आता है, +1 आता है और यहाँ +3 आता है, -3 +1 +3 वी आर गेटिंग 1, वो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो एंगल है ये एक्यूट है, डिसाइड हो गया। तो ये जो हम सोच रहे थे ये वाली बात सही है, ठीक है, ये वाली बात सही है। तो अब यहां से हम कंप्यूट करते हैं कि A कैप प्लस B कैप क्या बनेगा, I माइनस J प्लस 3K अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 + 1 + 9 प्लस -3i माइनस j प्लस k अपॉन √9 + 1 + 1। यहाँ से डेटा बनाएंगे -2i -2j प्लस 2k रूट आपके पास है 11। तो मुझे इस लाइन एल के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो लाइन एल के DRS हम लिख सकते हैं, वो बनेंगे -2 एंड 4। या तो ये लिख लीजिए या फिर आप इनको 1 1 और -2 भी लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। अब लाइन एल के DRS यहां से आप गौर कीजिए, दिख रहे हैं हमको तो क्या है, एल एम और -2 दिया हुआ है। एल एम और -2 यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि अब क्योंकि डायरेक्शन रेशियो की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है इनफाइनाइट, पर लास्ट वाला -2 मैच हो गया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एल और एम का डेटा क्या बनेगा। सो नाउ वी गेट एल का वैल्यू आता है 1 और एम का वैल्यू भी आता है 1। और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है? पॉइंट ए से पास करती है। तो हम तो लाइन एल की इक्वेशन भी बना सकते हैं कि लाइन एल की इक्वेशन बनेगी x - 1/1 y - 0/1 and z - 1/-2। सो वी आर हैविंग अल्फा एज 1। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा छोटा सा गेम है, यहाँ पर अल्फा 1 और गामा करके लिखा गया है, और हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था वो आप ध्यान दीजिएगा 101 आया था, 101 101। तो ये हम पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में यहां लिखा गया है अल्फा 1 नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 1 यहां लिखी गई है। तो फिर कैसे होगा? हम इसको लैम्डा ले लेंगे सामने, क्योंकि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। LM तो हमने निकाल दिया, तो इस लाइन के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लें तो इसके ऊपर एक पॉइंट लिया जा सकता है विच इज 1 + लैम्डा 1 - 2 लैम्डा। और जो पॉइंट हमें गिवन पॉइंट है, जो कि है गिवन पॉइंट ऑन एल, लाइन एल, वो आप देखिए आपके पास वो है अल्फा 1 एंड गामा। तो ये कौन सी लैम्डा की वैल्यू के लिए ऐसा होगा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आने वाली है। लैम्डा अगर हम 1 लेते हैं तो ये 0.2 1 और -1 आपके पास से जनरेट होता है। सो वी आर हैविंग सच दैट अल्फा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो चारों डेटा आ चुके हैं। अल्फा माइनस गामा कंप्यूट कीजिए। आई एम कंप्यूटिंग अल्फा माइनस गामा की वैल्यू 3 आती है, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। L + M की वैल्यू 2 आती है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। अल्फा माइनस गामा, दिस इज रॉन्ग। L + M is 0, दिस इज रॉन्ग। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर। ये वेक्टर 3D का बहुत आसान सवाल है, इससे ज्यादा आसपास के और डिफिकल्ट सवाल जेई मेन में पूछे जाते हैं। तो एडवांस के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन, और अगर आप देखें इसका बिहेवियर कैसा था, अगर देखा 13.68% स्टूडेंट ऐसे थे। अब आपको पार्शियल मार्किंग के समझ में आ रहे हैं, 9% वो कैसे, उन्होंने क्या होगा, इनमें से हो सकता है एल और एम वाला डेटा निकाला हो और अल्फा और ये गामा वाले पे फंस गए हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग दिख रहा। तो समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स की माइंडसेट कि आधा क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया उसने पार्शियली मार्क्स लेकर आए 9% वाले, और जिन्होंने पूरा सॉल्व किया होगा वो पूरे लेकर आए हैं, वो है अपने पास 20,000 स्टूडेंट। लेकिन 13,000 ऐसे भी थे जिन्होंने क्वेश्चन को आधा किया था, और मैं तो ये कहूंगा 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे भी होंगे जिनका कुछ और डेटा आया होगा पर यहाँ मैच नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा। वो आपके यहाँ पर 83,000 के अंदर ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 5-10 मिनट लगाए होंगे, आधे आंसर तक हाफ हार्टेडली सॉल्व किया होगा, लेकिन या तो कोई कैलकुलेशन की वजह से उलझ गए होंगे या क्वेश्चन का पकड़ नहीं पाए और ओपन किए होंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस लेवल तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे, और आप में से कई ने सवाल सॉल्व भी किया होगा। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन जिसको हम एग्जाम टाइम पे सॉल्व करेंगे तब ये ब्रिलियंट बन जाएगा। घर पे तो आसान ही लगेगा, पर एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए हमें लैक ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर है तो फिर बात नहीं बनेगी। वी शुड नॉट बी द लैक ऑफ प्रैक्टिस, वी शुड बी मोर ऑन द प्रैक्टिस, तभी बात बनती है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस मत रहिए। जो वेक्टर 3D वाली बुक है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आपको इंटरमिक्स क्वेश्चंस वगैरह सब वहां बनेंगे। सो वी शुड नॉट बी द लैक ऑफ प्रैक्टिस, वी शुड बी मोर ऑन द प्रैक्टिस। विद इन टाइम फ्रेम के अंदर टाइमर के साथ सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है।
Which one of the following inequalities is not true? 0 to 1 x cos x dx greater than or equal to 3 by 8. 0 to 1 x sin x dx greater than or equal to 3 by 10. 0 to 1 x square cos x dx greater than or equal to 1 by 2. And 0 to 1 x square sin x dx greater than or equal to 2 by 9. This question was asked in JEE Advanced 2020. पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, MCQ के अंदर ये पूछा गया है, जहाँ पे आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग अगर क्वेश्चन गलत कर दिया है, एक भी गलत ऑप्शन ऑल्टरनेटिव मार्क कर दिया, -2 की मार्किंग थी, और अगर हमने वहां पर सही अगर पार्शियल मार्किंग किया, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए तो पार्शियल मार्किंग भी है, और बिल्कुल एग्जैक्टली जितने सही ऑप्शन है वो मार्क करोगे तब +4 मिलते हैं। सिर्फ पूरे पेपर में 2.67% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए थे। 21% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके -2 थे, और 50% से ज्यादा ने सवाल को छोड़ दिया था, 0 वाले थे। तो आप मान के चलिए सिर्फ 4000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। समझ गए? तो एमसीक्यू का पेपर 1 का ये सबसे लोएस्ट परसेंटेज है। मतलब देखा जाए तो एमसीक्यूज में पेपर 1 के अंदर जो सवाल पूछे गए थे उसका सबसे टफ सवाल ये कंसीडर किया जाएगा। बाकी सब 4%, 8% और ज़्यादा वाले थे, ये 2.67% ही है। गलत वाले 32,000 है, 80,000 तो मना ही कर दिए कि नहीं करना हमें सवाल। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है, होगा क्या ना, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ये एक सवाल नहीं है, ये 4 सवाल है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और एक एक करके सीक्वेंशियली इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 0 से 1 x cos x dx अपने पास लिखा है। सो लेट्स डिस्कस ए ऑप्शन। देखो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो x है ना वो 0 से 1 के बीच में है। जितनी ज्यादा जो x की पावर्स होती जाएंगी ये नंबर और उतना छोटा होता चला जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है, जैसे 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाता है और छोटा हो जाता है, क्यूब करते तो 1/8 और छोटा हो जाएगा। बिकॉज x 0 से 1 के बीच में जितनी ज्यादा पावर्स होंगी उतना ही रिड्यूस होगा। cos x का एक्सपेंशन हम सभी को मालूम है, उसी को याद करते हैं। 1 - x² 2 x⁴/4 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। अब देखिए इसके आगे आने वाली सभी टर्म्स जितनी भी हैं वो सब छोटी होती चली जाएंगी। x² से छोटा x⁴ होगा, ये 2 से डिवाइड है, ये 4 फैक्टोरियल से, यानी 24 से डिवाइड हो रहा है। बड़ी टर्म से डिवाइड भी होगा, एक तो पावर पहले छोटा है, ऊपर से ज्यादा बड़ी टर्म से डिवाइड हो रहे हैं तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इसका कंपैरिजन, अगर हम पहले वाली 2 टर्म से देखें, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म है, इसके आगे आने वाली जितनी भी टर्म है, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें और सिर्फ लास्ट की 2 टर्म्स हम यहाँ पर रखते हैं तो हम ये वाला साइन लगा सकते हैं। बोलो यस और नो। x² 2 नेगेटिव है, बाकी आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबका ओवरऑल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगा। जैसे यहाँ -x⁴/6 फैक्टोरियल बनेगा। अब जो x⁴/6 फैक्टोरियल, इसमें से x⁴ कॉमन ले लो, तो 1/4 फैक्टोरियल -x²/6 फैक्टोरियल, दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो उसको हटाने के बाद अगर सिर्फ 2 टर्म्स का कंपैरिजन करें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ये बात समझ में आती है? अब इसका डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ से आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये x आता है जिसका इंटीग्रेशन x² 2 बनेगा, ये x³ बनता है, क्यूब है तो पावर 4 आता है, यहाँ पे आपके पास 4 लिखेंगे, 8 आता है। 0 से 1 हम डेटा यहाँ बनाएंगे एंड वी आर हैविंग 1/2 - 1/8 - 0, द डेटा इज कमिंग एज 3/8। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखें, सो दिस इंटीग्रेशन जो हम इंटीग्रेशन ए ऑप्शन में निकाल रहे हैं, दिस इज क्लियरली कमिंग एज ग्रेटर देन 3/8, ए ऑप्शन। वहीं अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं कि बी ऑप्शन में हमारे पास क्या पूछा गया है। बी ऑप्शन कहता है 0 से 1 है, x sin x लिखा हुआ है। द इंटीग्रेशन प्रेजेंट इन बी ऑप्शन 0 to 1 x sin x। सिमिलर पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करते हैं। 0 से 1 है, x sin x है तो sin x को लिख सकते हैं x - x³ 3 फैक्टोरियल, x⁴5/5 फैक्टोरियल, और ये पूरी सीरीज रहेगी। तो पहले वाली 2 टर्म्स अगर हम काउंट करें तो आगे आने वाली टर्म्स ये भी एक पॉजिटिव टर्म होगी। इसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है, दिस इज द डेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x² आता है, ये x³ 3 बनता है, x⁴ आता है, x⁴5/5 आपके पास से 30 आता है, 0 to 1।
एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स पावर 4 आता है, एक्स पावर 5 बाई 5 भी आता है डेटा। लेट्स कंप्यूट दिस डेटा, और ये डेटा आपके पास से बनता है 1/3 माइनस 1/30। तो आप 10 अगर बनाएंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग 9/30 विच इज कमिंग एज 3/10। तो क्या देखा हमने कि जो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल दैट इज ग्रेटर देन 3/10 से ग्रेटर आता है, और यही हमारे पास से सेकंड वाला ऑप्शन भी है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ है आई सी 0 to 1 एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे दोनों ये सॉल्व किए वैसे इसको भी बनाने वाले हैं। ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर किसी ने ये तरीका ढूंढ लिया होगा तो वो थर्ड फोर्थ को भी ऐसे ही बनाने की बात बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट दे देते हैं। चलिए अभी तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बन ही जाए। यहाँ आप देखिएगा तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बना लेते हैं। पहले वाली दो टर्म से कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4/2 dx हमने बनाया डेटा, जो बनता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 5/10 0 to 1। ये डेटा हमने बना दिया है। इस डेटा को अगर हम बनाएंगे तो वी आर गेटिंग दिस इज 1/3 1/10 माइनस 0। सो आई सी इज कमिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 3 की वैल्यू 7 आता है। 7/30 मेरे पास से डेटा बनता है। यहाँ तो हाफ लिखा हुआ है, ये 7/30 आ रहा है। 7/30 अगर हम इसको 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 15/30 बनेगा। ये बोलता है 15/30 से ग्रेटर होगा, पर हमारे पास कंडीशन ये कि 7/30 से ग्रेटर है। 7/30 से ग्रेटर है तो हो सकता है, हम श्योर नहीं है कि अगर ये 15/30 से ग्रेटर होगा तब तो 7/30 से भी ग्रेटर होगा, लेकिन 7/30 से ग्रेटर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 15/30 से ग्रेटर होगा। तो फिर हमें इसका कुछ और वे अराउंड ढूंढना होगा, क्या किसी और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ये हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे तो बात बनी नहीं। देखिए x अपने पास से 0 से 1 के बीच में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो आप देखिए x से की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ज्यादा होगी, ये बात जानते हैं। ज्यादा पावर करेंगे तो वैल्यू और कम आ जाएगी, ठीक है। और एक बात और हम जानते हैं, जो cos x होगा वो 0 से 1 के बीच में 1 से छोटा होगा, ये बात भी हमें दिखती है। अंडरस्टूड? ये x आता है, ये 1 आता है, और ये दोनों बातें सही हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 0 से 1 के बीच में cos x की वैल्यू भी 1 से कम आती है। दोनों पॉजिटिव हैं दोनों साइड, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये डेटा हम बना सकते हैं। और अगर हम दोनों साइड x dx इंटीग्रेट कर दें तब आप देखिए यहां से क्या इंटीग्रेशन बनेगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 है। ये है हमारा इंटीग्रेशन सी ऑप्शन का IC। तो हम क्या यहां से रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, हमें तो ये पता चला है कि IC की वैल्यू 1/2 से कम आएगी। कैसी आ रही इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू तो IC की वैल्यू 1/2 से कम आ रही है। यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। सो C इज क्लियरली नॉट द आंसर। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो हाफ से कम आने वाली है। ये ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपके पास लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। डी ऑप्शन, सो लेट्स टेक द ID एज 0 to 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक बार डेटा मैच कर लें, क्योंकि इस स्लाइड पर हम आगे 0 to 1 साइन एक्स dx, ठीक है। साइन एक्स का डेटा हम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, और ये dx आता है आपके पास। अब आप जब कंपैरिजन करने इनका जाएंगे तो 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर आता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये बाकी जितने डेटा हैं ये सब पॉजिटिव रहेंगे ओवरऑल। ये बात आपको समझ में आती है जब मैं बोलता हूँ आगे पॉजिटिव आते? एक्सप्लेन करूँ? आओ देखो। इसके बाद डेटा क्या क्या बनेंगे? ये बनेंगे एक्स पावर 5 बाय दिस, एक्स पावर 7/7, एक्स पावर 9/9, एक्स पावर 11/11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक्स पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, 1/5 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 7 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4/9 फैक्टोरियल, एक्स पावर आपके पास कितना कॉमन आएगा
5 कॉमन लिया है ना, तो आपके पास 6 बचेगा। अब आप देखिए इन दोनों डेटा में दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 1/5 फैक्टर देखो तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 होता है, और एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप इन दोनों में से x पावर 4 फिर से कॉमन ले लेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो यानी जो बचा हुआ है ना इसके पास वाले पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने पहले 2 टर्म लिया है तो ये वैल्यू कम होगा, यहाँ पॉजिटिव एडेड है तो ये ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग आईडी। अब आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये एक्स क्यूब आता है, इंटीग्रेशन के बाद एक्स पावर 4/4 बन जाएगा। ये 5 पावर बन गया है, यहाँ है 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास 6 0 to 1। सो लेट्स सी क्या इसका इंटीग्रेशन है। वी आर हैविंग 1/4 - 1/36 एंड इट इज 0। आईडीएम बनाएंगे। वी आर हैविंग 36, 8 आता है आपके पास है 9 - 1, 4 से आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 बनेगा, एंड वी आर हैविंग 2/9। आईडी इंटीग्रेशन डी ऑप्शन वाला इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। यस इट इज ट्रू। पूरे देश भर में सिर्फ ऐसे 4000 बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था। मैं तो आपसे क्लियर पूछता हूँ, क्या आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा है? जो प्योर एनालॉजी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ये बेसिक बातें हैं, एक्स अगर 0 से 1 में हो तो स्क्वायर ये होगा, लेकिन होता क्या है ना, क्लास में सीखना, घर पे सीखना और एग्जाम में उसको परफॉर्म करने में अंतर होता है। हमें अपना नाम याद है, लेकिन अगर हमें 2000 लोगों के सामने माइक पकड़ा दिया जाए तो हम थोड़े डरने लग जाते हैं। ठीक है, इसका एक ही तरीका, अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर 2000 क्या 2 लाख लोग सामने हो। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमने अच्छे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव 100%। ठीक है, तो ऐसे और आपको एमसीक्यू टाइप के इंटीग्रेशन क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक, द बेस्ट इन द मार्केट, बेस्ट है वो, उतनी अगर आपने कर लिया तो आपको कोई मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता। पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देख देख के मत करिएगा। ठीक है ना, चलिए। Let m be the minimum possible value of log 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 3 power y3 base 3, where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. Let capital M be the maximum possible value of log x1 base 3 plus log x2 base 3 plus log x3 base 3, where x1 x2 x3 are positive real numbers for which the sum of x1 plus x2 plus x3 is 9. Find the value of log m3 m power m cube by 2 plus log m square base 3। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 के ऊपर आया था, पेपर 1 के अंदर पूछा गया था। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा गया है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर +4 की मार्किंग है, बस चेक कर लें जी, बिल्कुल +4 की मार्किंग है, और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो अटेम्प्ट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 30,000 बच्चे हैं, 29,588। इससे पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन ही ढंग से नहीं पढ़ते। कह रहे भाई 30,000 बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, अगर कर देते 0 भी लिख के आ जाते तो क्या पता तुक्का लग जाता। थोड़ा पेपर कोड का भी ध्यान रखें। 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रफली हैं 43,000 जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए होंगे। बाकी जो रॉन्ग रेस्पॉन्स वाले हैं और नॉट अटेम्प्ट वाले हैं, इन दोनों को मिला होगा 0 मार्क। चलिए देखते हैं, ये काफी अच्छा परसेंटेज है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में ABCD नहीं होते कि तुक्का लग जाए, यहाँ तो बहुत स्मार्टली आपको आंसर निकालना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल्स तक आपको आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि कम से कम काफी अच्छा परसेंटेज है जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर है log 3 पावर y1 3 पावर y2 3 पावर y3 है। y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स और तीनों का सम जो है वो 9 है, और हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तब आप देखिए y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स। अगर हम इनके ऊपर एक्सपोनेंशियल में इन पावर्स को ले लेंगे, इन नंबर्स को, तो फिर ये कंफर्म है कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर आप -∞ से +∞ में भी देखेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। बेस इज ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल जैसे e पावर x होता है वैसे ही ये सब भी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ तीनों को सम किया गया है, तो फिर हम इन तीनों नंबर्स के अंदर ही
प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है एम जी एम की बात यहाँ पर करेंगे। जैसे ही नंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं और मिनिमम मैक्सिमम अगर पूछा गया है तो चांसेस है कि हम ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएं। एम होता है कि तीनों को ऐड किया जाएगा, तो तीनों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 किया जाएगा, और जीएम होता है इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट। जीएम है इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, पावर आएगी 1/3। ये हमने लिखा। यहां से आप देखिए 3 पावर y1, 3 पावर y2, 3 पावर y3, एंड यहां से आपके पास से 3 आ जाता है। 3 को मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा आपके पास। दिस इज द नंबर। वी नो द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 9, तो ये 3 पावर 9/3 आपके पास लिखा गया है। तो थोड़ा अगर हम इस डेटा को और सिंप्लीफाई करें, सो वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। यहां से 3 बनेगा, एक यहां लिखा हुआ, इट इज 3 पावर 4। हमें यहां पर लॉग ले रखा है तो लॉग ले लेंगे, इनइक्वलिटी में दोनों साइड पॉजिटिव हैं, सो यस वी कैन टेक लॉग टू द बेस 3। और फिर आप देखिए हमारे पास इसका जो आंसर है वो अपने पास इंतजार करता है। ठीक है, ये डेटा हमने बनाया, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, डेटा आता है 4। थ्री पावर y2, 3 पावर y3, और ये डेटा आपके पास से 4 आता है। तो क्या हमने इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दिया इस लॉग का? इस लॉग का मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है जो स्मॉल m दिया है, तो 5। सो वी आर हैविंग, इसका मिनिमम वैल्यू आपके पास से 4 आता है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल M विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ log x1 बेस 3, log x2 बेस 3, log x3 बेस 3, और फिर ये x1 x2 x3 आप पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आपके पास लिखा गया है, जहां पर सम लिखा गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल का एडिशन था, यहां पर लॉग लिया गया है। ठीक है, अगले वाले पार्ट पे हम गए। यहां पर स्टार्टिंग क्या है वो समझिए। यहां बोला था y1 y2 y3 रियल नंबर्स है, और यहां पर हमें जो दिया गया है वो ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इस बात का हिंट क्वेश्चन में लिखा होता है। वहां y1 y2 y3 रियल नंबर्स थे। 3 पावर x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो इस तरीके से एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। ये 3 पावर y का ग्राफ है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां देखिए ये दिया हुआ x1 x2 x3, ये सब पॉजिटिव है। ये बोले हैं कि ये सब पॉजिटिव है। अच्छा, ये नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीनों का सम हमें दिया हुआ है। फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं एम जी एम, तो यहाँ पर बात बनेगी अपने पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ज्योमेट्रिक मीन बनेगा तीनों का प्रोडक्ट। ये डेटा हमारे पास से तीनों का सम 9 आता है, सो इट इज 9/3, और यहाँ आपके पास है x1 x2 x3 होल पावर 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 3 बनेगा, दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे। ये हमने बनाया, ये लॉग आता है, यहाँ 3 बनता है, यहाँ 3 बनता है, यहाँ पर एक क्यूब बनता है। दोनों साइड लॉग ले लिया, बेस 3 है। ये डेटा आपके पास है, यहाँ पर ये डेटा रखा है। अब इस 3 को आप आगे ले आइए, एंड लॉग तो हमने ले लिया है। ये डेटा आपके पास है, ये 3 आता है आपके पास। अब आप देखिए यही आप चाहते थे, डेटा बन गया। तो आपके पास ये जो डेटा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि log x1 बेस 3, log x2 बेस 3 एंड log x3 बेस 3 का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकाल के देखें, जो हमसे पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, दिस कमिंग एज 3, और ये आपके पास है कैपिटल M आ गया है। तो स्मॉल m इज 4, कैपिटल M इज 3। अब दोनों डेटा आने के बाद हमें एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है जो डेटा हमें कंप्यूट करना है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड log 2 log m क्यूब प्लस log यहाँ 3 है और m स्क्वायर है।
दोनों के डेटा कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे 4 आता है तो 4 का क्यूब बनेगा आपके पास से 4 क्यूब, और यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर बनेगा। आप जानते हैं 4 पावर 3 कितना होता है? इट इज 2 पावर 6, क्योंकि बेस में 2 लिखा गया है तो इट इज 2 पावर 6, और यहाँ 3 3 है तो ये तो 2 बन जाएगा, एंड इट इज 6 + 2, द फाइनल आंसर इज 8। तो गाइस 28% स्टूडेंट ने इस सवाल को कर लिया था। आपसे नहीं हुआ है, अपनी मिस्टेक समझिएगा, क्वेश्चन का हिंट समझिए, कहाँ मिस्टेक हुई, आधा पार्ट हुआ, आधा पार्ट नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि आपने लॉग एक्सपोनेंशियल देखा लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन प्रोग्रेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन जो है प्रोग्रेशन चैप्टर का है, AMGM की इनइक्वालिटी यहाँ पर लग रही है। तो सीखते रहिए, क्योंकि देश भर में आप देखिए कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था। तकरीबन अगर हम देखें तो ये 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था। तो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ तक सीखेंगे और पहुंचेंगे। ऐसे इंटरमिक्स क्वेश्चंस के लिए आप जो जैसे अलजेब्रा को बिलोंग करता था, अलजेब्रा वाली बुक से आप सवाल कीजिए, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कीजिए, MCQ कीजिए, आप JEE एडवांस का कंटेंट सॉल्व कीजिए। JEE का एग्जाम आ जाएगा पर आपके लिए वो बुक खत्म नहीं होगी, इतने सवाल उसके अंदर है। ठीक है। Let A1, A2, A3 ... be the sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2. Also let B1, B2, B3 be the sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If A1 equal to B1 is equal to C, the number of all possible values of C for which the inequality 2 times A1 plus A2 ... An is equal to B1 plus B2 ... Bn holds for some positive integers n, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। JEE एडवांस 2020 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, प्योरली प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। इस पेपर में जिस पूछा गया है वहाँ पे मार्किंग स्कीम ये थी कि इस सेक्शन के अंदर +4 सही करने पर है और गलत करने पर इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चों का अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ देखिए आप, इसके अंदर अटेम्प्ट नहीं करने वाले भी 31,000 है। अगर वो कुछ ना कुछ 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख कर आ जाते तो भी कोई नुकसान तो था नहीं, लेकिन पेपर के इंस्ट्रक्शन को ही ढंग से नहीं पढ़ना एक बहुत बड़ी कमी है। तो पहले तो ये सीखना है कि जब कभी किसी पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ ना कुछ, नहीं तो 5 लिख के आ जाया करो, 4 लिख के आ जाया करो, 10 लिख के आ जाया करो। ठीक है, 1 ले या 0, 1, 2 में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन तीनों में से कोई एक नंबर लिखो, अटैम्प्ट जरूर करो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही हुआ है 17% स्टूडेंट्स का जो +4 लेकर गए होंगे। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर गैस वर्क थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, रेयरली ही लगता है वहां पर 62.2 आपके पास से गलत वाले भी हैं। तो मतलब पूरे देश भर में उस साल के जितने स्टूडेंट्स हैं, JEE वाले हर साल पेपर के बाद ये डेटा रिलीज करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर 25,000 स्टूडेंट्स 891 ने सही किया था और 93 और 31, 93 का गलत हुआ था, 31 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। चलिए बात करते हैं सवाल की कि पूछा क्या गया है, कैसे हम इस बात को एड्रेस करें। तो देखिए, A1, A2, A3 be the sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2। ठीक है, तो पहले वाला AP दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। B1, B2, B3 द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, GP के हैं विद कॉमन रेशियो 2। ठीक है, तो बात ये हो रहा है AP, यहाँ है GP। AP का जो डेटा यहाँ बनने वाला है कॉमन डिफरेंस 2 है, ये B1 है, B2 है, यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है। एक डेटा और बताया गया कि दोनों की फर्स्ट टर्म C है। अच्छा, फिर एक रिजल्ट हमें दे दिया गया है और पूछा यही कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C। ठीक है, ये जो सम हमें दिया गया है जो लिखा जा रहा है 2 टाइम्स A1 प्लस A2 ... An इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू Bn, यानी ये बोला गया है कि AP के एन टर्म्स का समेशन का डबल GP के एन टर्म्स का समेशन है, GP के एन टर्म्स का समेशन AP के एन टर्म्स के समेशन का ट्वाइस है। इसको लैंग्वेज में भी दे सकते थे पर यहाँ इक्वेशन बना के दिया है, नो प्रॉब्लम। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म का डबल n-1 टाइम्स D। सिर्फ फॉर्मूला लगाया अभी तो। यहाँ बताइए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पावर n-1 r-1। ठीक है, ये GP का समेशन का, ये AP का समेशन का। 2 से 2 चला गया है, जो डेटा हम जानते हैं उनको रख दीजिए। A1 की वैल्यू C है तो ये 2C बन जाएगा, ये n-1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ भी 2 बनेगा।
b1 की वैल्यू भी c है, ये 2 to the power n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आपके पास से r का वैल्यू 2 है, तो ये डेटा भी आपके पास से बन जाएगा, इट इज कमिंग एज 2 माइनस 1. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 2nc प्लस आपके पास से 2n आता है n माइनस 1 है, c आता है 2 पावर n माइनस 1 है. c वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि वही डेटा हमें निकालना है. So the value of c is coming as 2n n minus 1 upon 2 to the power n minus 2n minus 1. ये डेटा आया हमारे पास से c का. अब देखिए ऊपर तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है लेकिन नीचे एक्सपोनेंशियल है, 2 पावर n हो रहा है. शुरुआत में हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जैसा वो ज्यादा रहे, लेकिन एक्सपोनेंशियल इज द किंग. जैसे ही वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी एंड नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता चला जाएगा, डिनोमिनेटर इसका हैवी होता चला जाएगा. और c क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, ध्यान से पढ़िए, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, तो पता चल गया c की वही वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो ये पॉजिटिव इंटीजर आता है. तो ठीक है जी, शुरुआत करें फिर तो यहाँ पर. ठीक है, शुरुआत करते हैं और डेटा n के अकॉर्डिंगली इसको बनाना शुरू करते हैं. n टर्म्स के समेशन की बात हो रही है. अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास है तो फर्स्ट टर्म ही 0 आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, सबके सब पॉजिटिव हैं. अगर हम सोचें कि हम n को 1 ले लें तो मेरे पास c ही 0 आता है, सो दिस केस इज रिजेक्टेड. पॉजिटिव आना चाहिए. n अगर हमने 2 लिया तो c का डेटा बनाते हैं. 2 आप रख के देखिएगा, यहाँ से 4 आएगा, 4 टाइम्स 1 बनेगा, यहाँ 2 पावर 2 आपके पास से 4 आता है. आई एम गेटिंग दिस एज -4. ये वाला केस भी अपने पास से रिजेक्ट हो गया. n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, 3 आप रखिएगा तो यहाँ बनता है 6, यहाँ बनेगा 2, 2 पावर 3 8 बना, सो वी आर हैविंग दिस एज 12. ये एक्सेप्टेड है. पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर आ गया है. n की वैल्यू आप 4 ले लीजिए. मेरे पास c का डेटा अगर आप बनाएंगे 4 रखेंगे तो 8 आता है. 8 इंटू 3, यहाँ 2 पावर 4 रहेगा जो बनता है 16. 16 माइनस 8 माइनस 1, ये डेटा आपके पास बनेगा. वी आर गेटिंग दिस इज 24 अपॉन, सो दिस डेटा इज 24 बाय 7. इंटीजर आया क्या? नहीं आया, रिजेक्टेड है. आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे कब तक काउंट करेंगे? एक तो डेटा मैच हो गया है, आगे हमें देखना होगा. जैसे मैंने बोला, अगर हमें आइडिया है कि पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और नीचे है एक्सपोनेंशियल. थोड़ी देर बाद कुछ पर्टिकुलर डेटा ऐसा आएगा जब एक्सपोनेंशियल की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी. जैसे आपको 10 रख के दिखाया, 10 रख के देखिए, 2 इंटू 10 इंटू 9 बनेगा, लेकिन 2 पावर 10 अकेला 1024 बन जाएगा. सो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी हैवी. और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, नंबर छोटा हो गया, तो फिर ये इंटीजर नहीं बन पाएगा. और मैं बोला है कि ये कैसे है इंटीजर, तो वो सारी वैल्यूज यहाँ पर रिजेक्ट होने लग जाएंगी. बस यही हमें देखना है, क्या उस नंबर के पहले कोई और इंटीजर हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता. ठीक है, तो आइए यहाँ पर n की वैल्यू 5, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है. ये एडवांस वालों को भी पता है कि जीपी का n टर्म का समेशन का फॉर्मूला लगाना और एपी का समेशन का फॉर्मूला लगाना तो आसान बात है. ये तो फिर बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, यही एनालिसिस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. 5 आप रखिए तो यहाँ से आपके पास 10 आता है. 10 इंटू 4 आपके पास बन गया है. यहाँ आप 5 रखेंगे 32 आता है. यहाँ 5 रखिएगा तो 10 और 1 11 बन जाएगा आपके पास. ये बनता है 40 बाय 21. दिस इज अगेन अ रिजेक्टेड केस. इंटीजर नहीं आ रहा है. लेट्स टेक n इक्वल टू 6. चलिए आगे 6 रखिए तो आपके पास 6 और 2 बनता है 12. 12 इंटू 5, 2 पावर 6 आप रखेंगे जो बनेगा 64 माइनस 13. आई एम हैविंग 60 डिवाइडेड बाय आपके पास से 51. देखिए बहुत क्लोज होता जा रहा है. ये 40 था, ये 21 था, ये 60 और ये 51 जंप करके बहुत क्लोज आ गया है. अब तो ये भी रिजेक्टेड होगा. दिस वन इज ऑल्सो रिजेक्टेड. सो नाउ लेट्स डिस्कस n इक्वल टू 7. 7 आप जाइएगा, 7 का डबल आप कीजिए, 14 आता है. और आप 7 रख रहे थे, 6 बनेगा यहाँ पर. डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 128 माइनस 7 आप रखा 14 आता है. 15 यहाँ से जाएगा. इट्स एन 84.
और ये नंबर हमारे पास है 113, जैसा मैंने बोला था आपने देखा। 84 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, 113 हो गया है। अब आगे आप किसी भी नंबर पे चले जाइए, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, किसी पर भी बना लीजिएगा, सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, कभी इंटीजर नहीं आने वाला है। ये वाला केस भी हमारे पास रिजेक्टेड है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से ज्यादा ही रहेगा। आगे सभी नंबर्स के लिए सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जो एक्सेप्टेड केस यहां पर बन रहा है हमारे लिए, दिस इज द एक्सेप्टेड केस। बाकी सब रिजेक्ट हो गए हैं। और यहां हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ काउंटिंग के बात की जा रही है, तो इसका फाइनल आंसर हम मार्क कर देंगे 1। तो क्या सच में इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ देश भर में 17% स्टूडेंट इसको कर पाए? कर सकते हो ना। अभी क्लास के बाद सॉल्व करना और एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ साल भर की सारी कहानियाँ याद आ रही होती हैं, 2 साल की, 3 साल की, कि मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने 11th 10th के बाद ये एग्ज़ाम लिया था। तो थोड़ा सा मोमेंटम होल्ड करना होता है और कॉन्सेप्ट पर रिलाई करना होता है। कैलकुलेशन को मेंटेन करते हुए चलेंगे, सवाल ज़रूर बनेंगे। और ऐसे आड़े टेढ़े तीसरे सवाल देखे जाएं जो कि एवरेज लेवल का ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस से ही आप बना सकते हैं, ठीक है। और सीखते रहिए, सिखाते रहेंगे। Let f defined from 0 to 2 to r be a function defined by fx equal to 3 minus sine 2 pi x sine pi x minus pi by 4 minus sine 3 pi x plus pi by 4 if alpha beta belongs to closed interval 0 से 2 are such that x belongs to 0 to 2 such that f of x is greater than or equal to 0 or equal to alpha to beta, then find the value of beta minus alpha। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 के अंदर पूछा है, पेपर 1 के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा था, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर +4, गलत करने पर 0 मार्क्स, गलत करने पर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +4। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जहां पर बच्चे तुक्का भी लगा सकते थे, लेकिन हालांकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गैस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब भी आप देखोगे कि जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। कुछ नहीं, 0 1 2 3 कुछ तो मार्क करके आ जाते। या आप भी देखना, कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो 2 आंसर लिख के आ जाया करो, 1 लिख कर आ जाया करो, कुछ ना कुछ लिखा जरूर करो। सही स्टूडेंट्स ये रहे, 25,283 स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट किया था। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गैस थोड़ा सा कम चलता है, क्योंकि ABCD ऑप्शंस नहीं है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही होते हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही ट्राई किया होगा। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। आपको रियल एनालिसिस पता चल गया, देश भर में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एक्चुअल डेटा है। यहाँ पर अगर मैं किसी क्वेश्चन को बोल दूं कि डिफिकल्ट है या आसान है, तो वो एक रिलेटिव टर्म होती है। हमें इसका कंपैरिजन जेईई वाले हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में ही करते हैं। तो परसेंटेज और डेटा स्टूडेंट के हिसाब से ही था, है ना, कि उस टाइम के स्टूडेंट ने कैसा इसको परसीव किया, कैसा इसको अटेम्प्ट किया। हम चाहते हैं कि एक्स को जब 0 से 2 रखा जाता है तो आपके पास फंक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, और जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आता है वो अल्फा से बीटा है। ठीक है, उसके लिए डेटा पूछा गया है। तो बताइए फिर बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। तो पहला काम यह है कि हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखें जो हमारे पास लिखा गया है। सो आई एम हैविंग फंक्शन fx एज 3 माइनस साइन ऑफ 2 पाई x आपने लिखा। साइन पाई x आपके पास से डेटा है, तो ये डेटा आपके पास से बनेगा साइन पाई x, फिर कॉस पाई बाई 4 बनेगा आपके पास से, माइनस कॉस पाई एक्स आपके पास से आता है, और साइन पाई बाय 4 हमने डेटा बना दिया। ठीक है, माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन बाहर, साइन 3 पाई एक्स आता है, कॉस पाई बाय 4 आपके पास से बनेगा, और एक कॉस 3 पाई एक्स आता है, यहां से आपके पास है साइन पाई बाय 4 बनेगा। चलिए फटाफट से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने निकल पड़ते हैं। 3 माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स हमने लिखा। ये 1/√2 वगैरह डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय √2। यहाँ आपके पास साइन 3 पाई एक्स लिखा है, और यहाँ पर भी डेटा हमने बना दिया है। तो दिस इज वी आर हैविंग ए साइन ऑफ 3 पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाय √2। ये डेटा अपने पास बनता है। हमें इसको नॉन नेगेटिव पता करना है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बने। ये डेटास लिखे हुए साइन 3 थीटा, देखिए यहाँ 2 पाई एक्स है, यहाँ पाई एक्स है, पाई एक्स है, यहाँ 3 थीटा है।
तो 3 थीटा का फॉर्मूला भी हम यूटिलाइज यहां पर कर लेते हैं देखने के लिए कि डेटा क्या बनता है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर दिखे इसलिए मैं बार बार ये बातें यहां लिख रहा हूं, वरना मैं सीधा इसको ओपन कर देता यहाँ पे। तो आप देखिए इसको ओपन करते हैं तो क्या डेटा बनता। इफ वी आर राइटिंग दिस एज देन वी कैन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता 3 साइन पाई एक्स माइनस 4 साइन क्यूब पाई एक्स प्लस कॉस 4 थीटा का डेटा बताइए 4 कॉस क्यूब पाई एक्स माइनस 3 कॉस पाई एक्स। अंडरस्टूड? आई होप आपको साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के क्वेश्चन पता हो। जिनको इनको फॉर्मूला नहीं पता इस सवाल को हाथ मत लगाना बेटा, है ना। हाँ, फॉर्मूला याद करके आओ पहले। तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। यहां पर ये दो टर्म हैं जो एक साथ क्लब की जा सकती हैं। आप देखिए इनको ध्यान से, यहां पर 3 कॉमन आ जाएगा। मेरे पास डेटा है साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बनेगा। फिर यहां बीच में माइनस साइन चल रहा है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको, और यहां से 4 हमने कॉमन ले लिया है। ये डेटा आपके पास है, 3 कॉमन ले लिया डेटा बनाया, 4 कॉमन ले लिया डेटा बनाया। अब ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो बताइए क्या बना सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसको बना सकते हैं ए क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये टर्म मुझे यहां पे दिख रहा है, ये टर्म यहां पे दिख रहा है, और ये टर्म अब मुझे यहां पे दिखने वाला है। तो मैंने यहां पर भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स लिखा, ये ब्रैकेट बनाया बाहर, इसका एक बार बनेगा स्क्वायर, यहां बनता है फिर से स्क्वायर, एंड दिस हैज दिस डेटा, दिस इज द डेटा। ठीक है, ये बात आपके पास से बनी। अब हम इस डेटा को सब जगह से कॉमन ले लेते हैं। सो वी आर टेकिंग साइन ऑफ पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स, और अपॉन में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इन सब के अपॉन में √2 चल रहा है यहाँ पर, या फिर ऐसा ना लिखना चाहें तो एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक ही रहने देते हैं, यहाँ 1/√2 आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा ये। ठीक है, सो दिस इज द टर्म विच यू आर टेकिंग कॉमन। अब बचा क्या क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा। ये टर्म कॉमन आ गया, ये बचा आपके पास है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स आपने बना दिया। ठीक है, और डेटा देखिएगा, ये आपने 1/√2 कॉमन ले लिया, ये डेटा भी कॉमन आ गया आपके पास, यहां से बना -3। ठीक है, वी आर गेटिंग -3। फिर यह माइनस और माइनस आपके पास से बन गया +4, जिसमें से ये टर्म कॉमन निकल गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये डेटा आपके पास आ रहा है। इस डेटा को आप देखिएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, एंड दिस इज द डेटा विच यू आर गेटिंग एज साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इज इट डन? 3 से 3 कैंसिल है। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा 3 से 3 कैंसिल है, आई कैन हैव इट एज एन 4। ठीक है, यहां से आपके पास 4 बनेगा, दे गोट्स आर कैंसिलिंग आउट। यहां से आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली ये डेटा बनता है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, हाफ साइन 2 थीटा, तो साइन 2 पाई एक्स बाई 2 बनेगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स एक बार यहां लिखा गया, एक बार बचेगा, तो मेरे पास ये एफ का डेटा निकल के आने वाला है, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। सो नाउ आई एम हैविंग एफ एक्स एज साइन ऑफ पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय √2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस साइन ऑफ 2 पाई एक्स। दिस इज द डेटा जो हमारे पास लिखा गया है। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, दो फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं सबको यूटिलाइज करके कंप्यूटेशन लड़ाई के बाद एक योद्धा बाहुबली यहाँ बचा है। ये चाहते क्या है पढ़िएगा, x क्या है 0 से 2 के बीच में है, हम चाहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बने, वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप सोचिएगा x की वैल्यू 0 से 2 है, पाई x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से 2 पाई,
साइन 2πx आपके पास जो डेटा लिखा गया है ये आपके पास -1 से 1 के बीच में रहेगा, और आपने अगर इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये आपके पास से 3 से लेके 5 के बीच में रहेगा। अल्टीमेटली दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रिजल्ट क्या बना, ये पॉजिटिव, ये √2 पॉजिटिव। हमारे पास जो हमें सॉल्व करना है वो ये डेटा निकल के आता है। सो वी आर लुकिंग फॉर कि हम कैसे भी करके sin πx का बाद कंपैरिजन करें cos πx के साथ। sin थीटा cos थीटा दोनों के ग्राफ बना सकते हैं। ये साइन का ग्राफ है, ठीक। sin x का ग्राफ है, तब ये होगा sin πx के ग्राफ में क्या होता है, जो डेटा होते हैं वो 1/π से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी ये 0 है, और ये अगर 1 हो π/2 होता तो ये 1/2 रहेगा, पाई है तो 1 रहेगा, और ये 2π है तो 2 बनेगा, और यहाँ कोई डेटा है तो वो 3/2 बनेगा। ठीक है, ये sin πx का ग्राफ है। अब हम चाहते हैं आगे cos πx का बनाया जाए। cos का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos ऑफ πx, ठीक। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ sin ऑफ πx। साइन और cos दोनों की वैल्यूज बराबर कब आती है, उन डेटास को देखिए आप। π/4 पे बराबर आते हैं तो π/4 को पाई से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 और 5π/4, इन दो जगह ये डेटा बराबर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि sin x की वैल्यू cos x से ज़्यादा है, रेड वाले से ब्लू वाला ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसा तब है, आप चाह तो सकते थे कि सर दोनों बराबर कब बनेंगे, डेटा निकाल लेता हूँ एक बार, आराम से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई स्टूडेंट्स ग्राफ से नहीं पहचान पाते, तो याद रखिए ये π/4 हो सकता है, और एक ये 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। x आपके पास है 1 and 5/4 है। ठीक है, तो इस इंटरवल में ऐसा होगा, तो ये रिजल्ट अगर आपके पास रहेगा when πx belongs to 1 to pi to 5π/4, which means x belongs to 1 to 5/4. We are having alpha is 1, beta is 5/4, π/4. ठीक है, बीटा माइनस अल्फा आप डेटा निकालिए, 5/4 माइनस 1/4, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 1। इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे गलती करते हैं, 1/4 5/4 ये डिफरेंस आया, 1 इज द फाइनल आंसर। और मैं ऐसा श्योर हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इसमें तुक्का भी लगाया होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे इंटीजर्स में गेस वर्क करते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को बना लिया था। अब मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका कैलकुलस अच्छा है, लेकिन ट्रिगो बहुत फंसा हुआ रहता है, तो ट्रिगो का ही क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये सब बनाया गया, फाइनली आंसर लेकर आए। डुएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए इन सब चीज़ों को। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है,
मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। In a triangle PQR, let A vector is QR vector, B vector is RP vector, and C vector is equal to PQ vector. If vector A, the modulus of vector A is 3, modulus of vector B is 4, and A dot C minus B upon C dot A minus B is equal to mod of A upon mod of A plus mod of B. Then find the value of modulus square A cross B का डेटा हमें चाहिए। जे एडवांस 2020 के पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके पहले देखें किस सेक्शन में पूछा गया है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। सही करने पर +4 और गलत करने पर 0। गलत करने पर कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप अटेम्प्ट करें या ना करें, अगर वो गलत है या छोड़ दिया है तो 0 ही मार्क मिलेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जैसा उस साल के जे के एनालिसिस में बताया गया, 7% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। 10,567 स्टूडेंट्स ने ही इसको सही किया था। तो अगर आपसे सवाल बन गया है तो आप देश के 10,000 बच्चों में काउंट हो जाते हैं। और गलत कितने थे? 73। 19% ने छोड़ दिया। 19% तो वो स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है कि मार्किंग भी कोई चीज है। 28,000। तो एक्चुअल कंपटीशन इसी बच्चों में होता है जो 1,20,000 1,25,000 बच्चे होते हैं ना, यही एक्चुअल में जेईई एडवांस के मेन कंटेंडर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था। और देखा जाएगा तो इसको हम कैसे मान सकते हैं, एक एवरेज लेवल का एक क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक ट्राइंगल बनाया गया है। हम भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इट्स पी, इट्स क्यू एंड इट्स आर। क्यू आर वेक्टर इज ए। क्यू से आर की तरफ जाता है, दैट इज वेक्टर ए। ओके, आर से पी वेक्टर की तरफ अगर हम जाएंगे दैट्स वेक्टर बी, एंड पी से क्यू अगर हम जाते हैं दैट्स वेक्टर सी। तो आप एक बात समझिए, अगर हम क्यू पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं तो इस क्लोज लूप में वेक्टर सम 0 आता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये 0 बन जाएगा। पहली बात तो यही आ रही है यहां से। ठीक है, ट्राइंगल रूल हमने यहां पर लगा दिया, वेक्टर सम हमने किया, हमारे पास एक रिजल्ट ये बन गया। हमारे पास इनके मॉडुलस का डेटा पता है और एक एक्सप्रेशन गिवन है। सो क्या गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। ए टाइम्स सी माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी डॉट ए माइनस बी। यहां पर ये डेटा है और ये वाला डेटा भी आपके पास बनाया गया है। वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, हमें इनके डेटा पता है, आप रख दीजिए। इट इज 3, वेक्टर बी ये 4 है, इट इज 3/7। आप यहां से सी का डेटा रख सकते हैं क्योंकि आगे जाके हमें ए और बी में बात चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो सी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम सी को यहां पर रिप्लेस करने का काम करते हैं। सो वी कैन हैव सी एज माइनस ए माइनस बी, कंडीशन नंबर 1। माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस ए माइनस बी डॉट दिस, इट इज 3/7। तो आप इसको थोड़ा अगर बनाएं, माइनस ए डॉट ए माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, यहां से आप देखिएगा माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए कैंसिल, प्लस बी डॉट बी, इट इज रिटर्न एज 3/7।
ये जो लिखा गया है ना, दिस इज एक्चुअली मॉड ए का स्क्वायर है, यहां है डॉट, ये है मॉड ए का स्क्वायर, ये है मॉड बी का स्क्वायर। इस डेटा को निकाल लेते हैं। मॉड ए का स्क्वायर 3 है, तो वी आर गेटिंग दिस एज 9, ये भी 9 आता है। बी का मॉड आपके पास से 16 आता है, इट इज कमिंग एज 3/7, ये 7 है, ये भी 7 है। 2 टाइम्स ए डॉट बी अगर हम डेटा निकालें, -12 आता है आपके पास से। ए डॉट बी की वैल्यू -6 अपने पास से डेटा बना। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा बनाए। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड, ये क्या बनता है आप बताइए। ये एक्चुअली होता है मॉड ए मॉड बी और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इसको 1 माइनस हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहां से डेटा बना सकते हैं। क्या डेटा बनेगा? वैसे डॉट प्रोडक्ट है, आपको लेग्रांजेस आइडेंटिटी पता है तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये डेटा आपके पास से बनेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक्चुअल में ये जो लिखा गया है ना साइड में, ये होता है ए डॉट बी। मैं तो आपको सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी थोड़ा बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना फटाफट से इसको बना देते है ना। तो ये ए डॉट बी का स्क्वायर है। मॉड ए का स्क्वायर आप देखिएगा 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ए डॉट बी आपके पास है -6 का स्क्वायर आता है। सो दिस इज 9 × 16 -36। ठीक, तो यहाँ पर 36 आपके पास पहले ही कॉमन है एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर एज 108 विल बी द फाइनल आंसर। 7% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। डुएबल क्वेश्चन है बहुत, बस ये क्लिक करने वाली बात है कि यार ये वेक्टर सम भी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये हिडन कंडीशन जिसने निकाल ली वो आंसर तक पहुंच गया था। और बस वो यही जो स्टूडेंट ये सोचते रहे कि किसमें और कुछ तो दिया ही नहीं है, कैसे सॉल्व होगा, तो इस ऑल अबाउट हमने कितनी प्रैक्टिस की है, इसके अबाउट ही ये पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। सो डुएबल क्वेश्चन, कौन कहता है जी एडवांस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो बने हुए हैं, आप बना सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए। हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े तो बात नहीं बनेगी। ये आपकी लड़ाई है, हम टीचर्स तो आपको समझा ही सकते हैं। मन लगा के पढ़िए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अपने टीचर्स फिक्स कर दीजिए और उनकी सुनते रहिए, बस पढ़ते रहिए और जेईई एडवांस का कंटेंट पढ़ते रहिए। ये क्रॉस चेक जरूर करते रहिए। For a polynomial gx with the real coefficients, let's mg denotes the number of distinct real roots of gx. Suppose capital S is the set of polynomials with real coefficients defined by a capital X equal to x square minus 1 whole square a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube such that a0, a1, a2, a3 all are real numbers. For a polynomial f, let f dash and f double dash denotes its first and second order derivatives respectively, then the minimum possible values of mf dash plus mf double dash where f belongs to the set capital S. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 के अंदर पूछा है। हर सवाल इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कैसे एड्रेस होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उससे चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को ईजी और डिफिकल्ट बोलना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो हमें इसकी बारे में अगर जजिंग करनी है, मेरे हिसाब से कोई सवाल डिफिकल्ट है तो मेरे लिए आसान हो सकता है। स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम डिसाइड करें तो डेटा भी स्टूडेंट्स का होना चाहिए। हर साल जेईई एडवांस वाले एक डेटा रिलीज करते हैं पेपर के बाद, तो उस टाइम का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें बताया गया था 8.54% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। क्वेश्चन का अटेम्प्ट उस किस पैटर्न पर पूछा गया वो भी डिपेंड करता है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +4 है, गलत करने पर 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 8.54 का मतलब है 12,000 स्टूडेंट्स, 883 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको +4 मार्क्स मिले थे। गलत वाले, नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 हैं। अब आप देखिए 50,000 के आसपास तो बच्चे ऐसे जो इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ते। 48,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। कुछ नहीं, 2, 4, 5 लिख कर ही आ जाते।
ठीक है, तो क्या पता सही हो जाता। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए। हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने से, कि थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना ही होता है। ठीक है, 48,000 ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर का टॉपिक या कॉन्सेप्ट का गैस करना या उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देख के ऐसे लगता है कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, किस चैप्टर को बिलोंग करे। डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं तो पता चल रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है कि मिनिमम। और ये देखिए mg क्या है, mg डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग रूट्स की हम बात करेंगे gx के, वो mg होता है। तो अगर मैं mf डैश की बात करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, mg का मतलब gx के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, mf डैश का मतलब ये होगा कि f डैश x के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और mf डबल डैश का मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, वो mf डबल डैश से रिप्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड, फेयर इनफ। ये पॉलिनोमियल है, और देखिए f किसको बिलोंग करता है, f इस सेट को बिलोंग करता है जो सेट हमें दिया हुआ है। वो मिनिमम पॉसिबिलिटीज या मिनिमम जीरोस की बात करते हैं, तो फिर ये हमारा कनेक्ट होता है रोलेस थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वहां पर मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर ये टॉपिक है, जो जेई मेन में अब नहीं है, एडवांस के अंदर ये अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात बनती है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते हैं। सो वी कैन टेक एफ एक्स एज, जो हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। वी आर हैविंग a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब आपके पास से लिखा गया है। ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, दे ऑल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। यहां पर अगर हम एक इंटरवल में बात कर लें, जैसा दिख रहा है कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 अगर निकाला जाए तो डेटा 0 बनता है, 1 और -1। ठीक है, स्क्वायर भी यहां पर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन x बिलोंगिंग टू -1 to 1, वी कैन से यूजिंग रोलेस थ्योरम। पहले तो हमें रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले तो वो बताइए कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, तो उस इंटरवल के अंदर a और b के बीच में उसका डेरिवेटिव एटलीस्ट 1 टाइम वुड बी 0, होगा ही होगा, मस्ट बी 0। तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा f डैश c, और वो एक बार 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1c बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, तो f डैश x हमें दिख रहा था, f डैश c -1 से 1 के बीच में एक बार 0 हमारे पास होगा ही होगा। रोलेस थ्योरम हमने बना दिया, क्योंकि 1 और -1 पर इसका डेटा 0 आ रहा, तो ये बात यहाँ पर एप्लीकेबल है। चलिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं जो अपने पास fx दिया गया है। तो डेटा बनता है 2x स्क्वायर x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 2x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले वाले फंक्शन का हमने इसके अंदर डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर ये डेटा बनता है। इस वाले को हमने देखा, यहां वाला का डेटा बनाएंगे, a1 आता है, 2a2x लिखा हुआ है, 3a3x स्क्वायर भी लिखा हुआ है। f डैश x के लिए अगर हम थोड़ा देखें, यहाँ x स्क्वायर -1 है, यहां भी लिखा हुआ है। सो वी कैन टेक दिस नंबर एज कॉमन, और ये डेटा अपने पास से बनता है। ये डेटा हमने बना दिया, ये लिखा, बात बनी, ये एफ डैश एक्स, ये डेटा बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर -1 कॉमन है, तो इतना हमें पता है कि एफ डैश 1 और एफ डैश -1 तो 0 आ रहे हैं हमारे पास, और एक रिजल्ट यहां से आ चुका है कि एफ डैश सी भी हमारे पास 0 है, where c belongs to -1 to 1 for at least 1c।
एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर एक सी तो है ही सही। तो -1 1 ये दोनों पर भी f डैश x 0 आ रहा है। तो रोलेस थ्योरम ये कह रहा है आपके पास, देखिएगा कि f डैश x के जीरोज अगर हम काउंट करने जाएं तो एक -1 है और एक 1 है और एक बीच में कहीं पर 0 है c। इन तीनों डेटास पर मिनिमम 3 जीरोस तो इसके हैं, इसके, है ना। और वहीं अगर हम वापस से रोलेस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिएगा इन दोनों डेटास पर के बीच में एक और हमें मिल जाएगा C1, और इन दोनों के बीच में फिर से रोलेस थ्योरम लगेगी, और क्योंकि -1 और C दोनों पर डेटा 0 है, देखिए तो इसके बीच में रोलेस थ्योरम से एक बीच में एक और 0 बन जाएगा, और C और 1 के बीच में एक और हमें मिल जाएगा C1 C2। तो वी आर ऑल्सो हैविंग दिस एज एन 0, दिस एज एन 0। तो मिनिमम की अगर हम बात करें f डैश का मिनिमम जीरोस के 3 पॉइंट है, वहीं पर इसके हमारे पास से 2 हैं। दोनों को अगर हम सम करके निकालें फाइनली मिनिमम डेटा हमारे पास से 5 निकल के आता है। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जो बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ये अगर हम देखें कितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था तो वो नंबर हमारे पास है 12,800 स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। रोलेस थ्योरम इससे क्वेश्चंस आपको मेरी जो कैलकुलस वाले बुक के उसके अंदर ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है जेईई एडवांस वालों का, ढंग से पढ़िए इसे। Let e denotes the base of natural logarithm, the value of real number a for which the right hand limit x tends to 0 plus 1 minus x whole power 1 by x minus e to the power minus 1 upon x to the power a is equal to a non-zero real number। ये लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस टाइम के स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए 27% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। 41,487 स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था। तो रिलेटिवली ये एक ईजी क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। पर कोई बात नहीं, हमसे नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा एग्जाम भी नहीं है, सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को एडवांस के हिसाब से। यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 29,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर कुछ तुक्का भी लगा कर आते तो बात बन सकती थी। अटेम्प्ट ही नहीं किया, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, और 80,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका गलत आंसर दिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंड्स टू है 0 प्लस, तो हम यहां पर लॉग और एंटी लॉग इसके अंदर लेंगे। This what we can rewrite using the concept। जो a होता है ना या फिर जो अल्फा होता है उसको हम e टू द पावर ln अल्फा लिख सकते हैं, कैंसिल होकर अल्फा आ जाएगा। इसको यूटिलाइज करते हैं तो 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई एक्स को हम e टू द पावर लॉग ये लिख सकते हैं। आगे पहुंचे, लिमिट x टेंड्स टू है 0 प्लस, यहाँ है x टू द पावर a, ये पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स ई पावर -1। लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कर लेते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अगर हम 1 माइनस एक्स का करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह माइनस एक्स हम रख देंगे। e to the power minus x minus x square by 2 x cube by 3 x power 4 by 4, this goes on and divided by x लिखा गया है। ये आपके पास है डेटा। सिंप्लीफाई करते हैं, आइए बनाते हैं। x x चला जाएगा, e पावर -1 यहाँ भी है, e पावर -1 यहाँ भी है, इसको ले लिया हमने कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। We are having x by 2 plus x square by 3 x power cube by 4 and this goes on। ठीक है, e पावर -1 कॉमन ले लिया, x से सारे डेटा डिवाइड हो जाएंगे तो ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ऐसे दिखेंगे। ये कॉमन ले लिया है, वी आर हैविंग दिस एज -1। ठीक है, यहां पर x पावर a लिखा है। स्टैंडर्ड लिमिट याद है आपको? स्टैंडर्ड लिमिट
अगर e पावर समथिंग -1 है और समथिंग अगर 0 की तरफ टेंड करता है तो फिर वो बनाया जा सकता है स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेटा यहाँ पर लिखा गया है, अगर मैं इसी डेटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड लिमिट से हमारे पास से डेटा 1 आ जाएगा e पावर वाले का। सो दिस इज, ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स 0, तो ये 1 लिमिट बन जाएगी पूरी आपके पास से, और ये सीक्वेंशियली आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पावर -1, ये पूरी लिमिट बन जाएगी 1, ये पूरी लिमिट आपके पास से 1 बन जाएगी। यहाँ है x पावर a, यहाँ माइनस है, माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, x/2 x² 3 x³ 4 एंड दिस गोज ऑन, डिवाइडेड बाय आपके पास से x पावर a है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। अब अगर हम इसकी नॉन जीरो लिमिट चाहते हैं, जो आए लिखा हुआ है कि नॉन जीरो रियल नंबर, तो x की पावर 1 जो लिखा है a वो 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां भी x का पावर 1 है। तो फॉर नॉन जीरो लिमिट a हैज टू बी 1, अगर 1 होगा तो x से डिवाइड हो जाएगा, हाफ आपके पास आंसर आ जाएगा, और लिमिट का वैल्यू आपके पास है 1/e - 1/2, ये आपके पास है लिमिट बन जाएगी। सर अगर x² कर ले तो, अगर a को 2 ले ले तो, आइए a को 2 ले लेते हैं। a को अगर हमने 2 ले लिया तो देखिएगा यहाँ पर 1/2x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 बनेगा, x² है या x/2 है, तो ये तो 1/3 + 0 बन जाएंगे बाकी सब चीजें। यहाँ 1/x बनेगा, 0 प्लस पर वो इन्फिनिटी चला जाएगा, दैट्स नॉट अ फाइनाइट नंबर। तो अगर हम इसको नॉन जीरो रियल नंबर चाहते हैं तो वो इन्फिनिटी इसका आंसर बन जाएगा, जो नहीं चाहिए। सो अगर a को 0 ले ले तो, आइए a को 0 लेते हैं, अगर a का 0 लिया तो x पावर 0 बनेगा, जो वैल्यू बनेगी 1। फिर हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर तो 1 बन गया है, और जब 0 रखेंगे तो ऊपर सारा डेटा 0 बन जाएगा, और इसकी लिमिट 0 बन जाएगी। हमें चाहिए नॉन जीरो, नॉन जीरो के लिए फिर हमें जितना x का पावर यहाँ है मिनिमम पावर, उतना मिनिमम पावर हमें नीचे कर देंगे, तो a की वैल्यू 1 के लिए इसका एक नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आपने देखा 27% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जिसको ई और लॉग में चेंज कर दिया और फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से इसको बना दिया। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। For a complex number z, let real part of z denote, REZ denote the real part of z. Let S be the set of all complex numbers z satisfying the equation z power 4 minus mod z power 4 is equal to 4 iota z square, where iota is root -1. Then minimum possible values of mod square z1 minus z2, where z1 z2 belongs to capital S, such that REZ1 is positive and REZ2 is negative. ये क्वेश्चन पूछा गया जे एडवांस 2020 के अंदर पेपर 2 के अंदर, न्यूमेरिक रिस्पॉन्स के अंदर ये पूछा गया है। और आप यहाँ पर अगर देखें कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या रही होगी, क्योंकि इसको देश भर में सिर्फ 3.49% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, जो आपके पास बनते हैं 5268। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप देखिएगा सही करने पर +3 था, वो देयर वाज नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, क्योंकि आंसर सिंगल डिजिट के अंदर आने वाले। इसी पेपर के अंदर एक और न्यूमेरिक रिस्पांस पूछा गया था जिसमें इंटीजर में आंसर नहीं थे, ये सिंगल डिजिट में आएंगे आंसर, यानी 0 से 9 के अंदर रहेंगे, बहुत इंक्लूसिव है, तो तुक्का लगाने के चांसेस हैं 1/10 के। तो याद करिए सही करने पर +3 मार्क्स मिले होंगे, गलत करने पर मिले होंगे -1। वही 80% ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो 24,000 स्टूडेंट्स घर लेके गए -1, 5,000 को +3 मिला, जो नॉन अटेम्प्टेड वाले हैं उनको मिला 0। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछा गया, आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कि इतने सिर्फ 5,000 बच्चों से देश भर में सवाल हुआ, इट्स वेरी लेस नंबर। 2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से अपीयर एक्चुअल में कितने हुए
और उसका भी नंबर सेट होते होते सिर्फ 5000 बच्चे फाइनल एग्जाम में जाके सवाल को सही करके आए। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? आइए एड्रेस करते हैं। Z दिया है, R is Z denote the real part of Z, और अपने पास S is the set of all complex number satisfying this equation। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है Z पावर 4 माइनस मॉड Z पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयोटा Z स्क्वायर। हम एक रिजल्ट को जानते हैं कि ZZ बार अगर कहीं लिखा हुआ हो तो वो मॉड Z का स्क्वायर बन जाता है। तो कहीं अगर मॉड Z पावर 4 लिखा गया है तो वो ZZ बार का स्क्वायर बनाया गया है। तो इसी को हम रीराइट करते हैं एक बार, और ये ZZ बार का होल स्क्वायर यहाँ बनाया। 4 आयोटा Z स्क्वायर आपके पास है, Z स्क्वायर अपने पास कॉमन है, ये Z बार का भी स्क्वायर है, ये है 4 आयोटा Z स्क्वायर। सब एक साइड लेकर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये डेटा यहां से बनता है। Z स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ये डेटा आपके पास से आता है। सो लेट Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। कुछ बात हमें समझाई गई कि नॉन जीरो वर्ड ऐसे कुछ बोले हैं, अभी तक कुछ नहीं बोला, बस ये बता है कि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखें। Z स्क्वायर का डेटा बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अंदर वाला डेटा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, और ये है इसी का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट। गए आगे सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी, ये आता है 2xy आयोटा का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपके पास से होल स्क्वायर, और ये डेटा वही बनेगा जो मैंने पास में लिखा है x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास बनता है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, या आयोटा वाई स्क्वायर बनेगा, आयोटा वाई स्क्वायर यहाँ भी चला जाएगा। 2xy आयोटा है, यहाँ भी माइनस 2xy आयोटा है, दोनों क्लब होके बन जाएंगे 4xy आयोटा, 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये डेटा अपने पास से बना। देखा इसको ध्यान से कि क्या बात बनती है। हमारे पास पहला वाला जो डेटा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, डेटा आता है xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 होगा ना तो रियल पार्ट से इक्वेट होगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट होगा, 0 प्लस आयोटा 0। और यहाँ वाला पार्ट ये है कि xy इज इक्वल टू 1 है। यहाँ जब हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2xy इज इक्वल टू 0, यानी x और y का प्रोडक्ट आपके पास से 0 आता है। पहली कंडीशन x 0 है, दूसरी कंडीशन y 0 है। अगर x 0 आ गया है हमारे पास से y भी 0 आ गया है, और अगर y 0 आ गया है तो फिर हमारे पास से x भी 0 आ गया है। और मना किया है रियल पार्ट 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल है। रियल पार्ट कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां की बात हम करने वाले हैं। xy इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपके पास? अगर आप देखें दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है आपके पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमें इसके बारे में सोचना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पूछा ये जा रहा है कि जो इससे बात बनेंगे उसमें एक का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। z1 माइनस z2 का स्क्वायर पूछा गया है। z1 माइनस z2 मॉड ये रिप्रेजेंट करता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, तो xy इक्वल टू 1 क्या बन रहा है, आइए इस बारे में देखते हैं। xy इक्वल टू 1 आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो ये एक इधर बनेगा और ये इस साइड बनता है। जैसा वहां समझाया गया है पढ़िए क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव वाले को z1 बोला है जब x पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तब उसको z2 बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो सेगमेंट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है, ये वो सेगमेंट है जब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है। तो ये जो लोकेशन है ये है z1 की।
और ये जो लोकेशन आपके पास है वो है Z2 की। तो अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, ठीक। और इसका क्या वैल्यू पूछा गया है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स रहेंगे, इस कर्व के ऊपर पॉइंट रहेंगे, ठीक है। और उन दोनों में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बनाना है हमें। डिस्टेंस मिनिमम है उसका स्क्वायर हमें इसके अंदर से निकालना है। अब दो कर्व बन गए हैं, एक यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। xy इक्वल टू 1 दोनों के इक्वेशंस हैं। यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जो कॉमन डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस लाई करती है, लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो कर्व बन गए हैं हमारे पास। पहला है फर्स्ट कर्व xy इज इक्वल टू 1, ये तब है जब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। वहीं हमारे पास एक और कर्व बन गया है, वो है सेकंड कर्व xy इज इक्वल टू 1 जब x की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको सिमेट्री से भी कर सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इसके अबाउट इसका मिनिमम डिस्टेंस आएगा। आप सिमेट्री से इस बात को बना सकते हैं कि लाइज अलोंग दिस, ये जो y इक्वल टू x वाली लाइन है इसके अबाउट, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, मिनिमम डिस्टेंस इस लाइन के अबाउट लाई करने वाला है। दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जब आप इसमें y और x रखेंगे तो आपके पास से एक पॉइंट आ जाएगा 1,1 और एक पॉइंट आपके पास से आ जाएगा जब आप इस वाले में ही रखोगे x की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, -1,-1। सो जो पूछा है हमसे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मिनिमम डेटा निकाल के बताइए। तो ये आपके पास से AB का स्क्वायर बन जाएगा। तो बाय सिमेट्री ये यहाँ से बन सकता है 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड 1 + 1 का होल स्क्वायर। 4 and 4 वी आर गेटिंग 8 एज द फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए फिर भी मैं इसको और आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। सिमेट्री से तो बन ही गया है कि यही लाइन क्यों होगी, आइए उस बारे में बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करती है? अलोंग द कॉमन नॉर्मल। यहाँ मेरे पास y की इक्वेशन 1/x आता है, मैं निकालने पहुंचा dy/dx -1/x²। ये जो कर्व है इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ t, 1/t, ठीक है। इसके ऊपर लाई करेंगे जहां पर t कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमारे पास टेंजेंट का स्लोप -1/t² आ रहा है। आप बताइए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? m1 m2 -1। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो ये बना आपके पास से। सो लिखिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। सो y - y1 t² x - x1, ठीक है। ये अपने पास से नॉर्मल की इक्वेशन आई। यहीं पर हम पहुंचे, y की इक्वेशन यहाँ भी 1/x है, dy/dx हम निकालने पहुंचते हैं -1/x²। टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर हम एक b पॉइंट ले लेते हैं, इट इज t', -1/t'। सर ये पॉइंट्स कैसे आ रहा है? इसको यहाँ रख के देखो, मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। तो ये आपके पास से -1/t' का स्क्वायर है, इसका नॉर्मल बनेगा t' का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो बनेगा y - 1/t' t² x - t', ये भी t' का स्क्वायर। कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई होना चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल क्या समझाता है फिर हमें बात? कॉमन नॉर्मल अगर होगा तो फिर क्या होगा? लाइन तो सेम ही रहेगी फिर। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका कॉमन नॉर्मल रहे, सो अलोंग कॉमन नॉर्मल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज, ठीक है। तो फिर लाइंस कॉमन हो जाएगी, यानी दोनों नॉर्मल सेम हो जाएंगे। दोनों नॉर्मल सेम हो जाएंगे तो पहले स्लोप को इक्वेट कर दो, यानी दोनों का जो स्लोप है वो बराबर होगा। t² है, इसका है t' का स्क्वायर। दो बातें आती हैं, t = t' आता है, जो तो रिजेक्ट हो जाएगा। बोलो क्यों? अरे दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? t पॉजिटिव है, t' नेगेटिव है, चांस ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए t' तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो रिजेक्टेड है। दूसरा केस ये बनता है कि ये वाला डेटा बन जाए, तो आप t' की जगह -t रख सकते हैं। t' की जगह क्या रख सकते हैं? -t। तो मेरे पास जो नॉर्मल नंबर 1 है उसको मैं लिख रहा हूँ t² x - t³ + 1/t, ये है नॉर्मल नंबर 1। और इस डेटा से n2 क्या बनेगा?
मैंने बाय सिमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, पर समझा रहा हूं कि यही बनने वाला है, ये बात समझाने जा रहे हैं। N2 बनाने जा रहे हैं तो टी डैश का डेटा आप यहां से रखिएगा, तो y है आपके पास, ये डेटा बनेगा +1/t, इट इज टी स्क्वायर एक्स माइनस, आपने टी डैश लिया है माइनस में तो ये बनेगा +t³। सो आई एम हैविंग दिस एज, ये है दूसरा वाला नॉर्मल, पर नॉर्मल तो सेम होना चाहिए। टी स्क्वायर एक्स लिखा है, t³ है, स्लोप सेम हो चुके हैं, अब ये कांस्टेंट वाली टर्म भी इनकी सेम होनी चाहिए तभी बात बनेगी। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेट करना चाहेंगे तो बात बनेगा आपके पास से कितना, देखिएगा यहां से। सो नाउ द कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इक्वल, -t³ + 1/t इज इक्वल टू t³ - 1/t, वी आर हैविंग 2/t इज इक्वल टू 2t³, which means t power 4 is 1. The value of t is ±1. But we know that t is positive. t को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था, तो मेरे पास से एक ही डेटा पिक करेंगे, t की वैल्यू 1 आएगी और t डैश -1 आएगा। तो यानी a वाला पॉइंट 1 ही होगा और b वाला पॉइंट -1 ही होगा। ले आए, ठीक है। तो सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। सिमेट्री अगर हम जानते तो हम इस सवाल में ये सब जो किया है 5-7 मिनट बचा लेते और डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाते। इसीलिए आपको पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी, कर्व पे पहुँचा, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 5000 बच्चे इसको कर पाए, ठीक है। पर हमें सीखना है, इस लेवल तक पहुँचना है, कोशिश करते हुए चलना है और इन सभी सवालों को बनाना है। और जो जेई में अगले साल जब आपका पेपर हो तो आपको इस कैटेगरी में लाई करना है, यस सर आई वाज द वन। चाहे फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मेरा वो सवाल सही होगा, मैं इस बात की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। सो 3.49% से बनते हैं 5268 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको किया। कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि उसी का लॉन्ग लाई करेगा। सिमेट्री बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स के अंदर, सीखते रहिए। Probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that probability of completely destroying the target is not less than 0.95 is. कहते हैं ना मैथ्स का रोल क्या है, मैथ्स का रोल दिख रहा है। वॉर के अंदर अगर हमें मिसाइल की ये पता चल जाए कि एफिशिएंसी क्या है, उसकी हिटिंग पावर कैपेसिटी क्या है, तो हम किस बात से श्योर हो सकते हैं कि 0.95 यानी 95% डिस्ट्रॉय हो जाए। यूज ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल के अंदर जाने के पहले ये देख लेते हैं, जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है, जैसे आप इस चैप्टर को अगर अच्छा कंसीडर करते हैं, सीखना चाहते हैं, जब ये एक्चुअल में जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर आया था तब कितने स्टूडेंट्स ने ये सवाल सही किया था। यहाँ पर ना नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो जिन्होंने सही किया उनको +3 मार्क्स थे, जिन्हें गलत किया उनको -1, जिन्हें कुछ नहीं किया छोड़ दिया उनको 0 मार्क्स। 8009 स्टूडेंट ऐसे थे जो +3 मार्क्स लेकर गए थे, बाकी 49,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो घर पर -1 लेकर गए थे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट 0 थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिस वजह से चैप्टर जाना जाता है, इसका अपना एक खौफ रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन इसको अगर आप एज एन इवेंट मैनेजर, एक डायरेक्टर की तरह अगर सवाल को समझना चाहें कि क्या हो रहा है, क्या क्या पूछा गया है, कैसे इवेंट्स बनेंगे, और अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आपने ठीक ठाक मॉडरेट लेवल की कर रखी है तो बहुत डूएबल क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। तो देखिए प्रोबेबिलिटी उसने हिट कर दिया, इस बात की सिंगल हिट यानी 0.75 है ना। दूसरा उसने हिट नहीं किया है, नॉट हिट, तो ये आपके पास है 1 - 0.75। 0.25 यानी बेसिकली इसको 3/4 लिख लीजिए और ये बन गया 1/4। देखा जाए तो एक्यूरेसी तो काफ़ी ठीक है, 75% एक्यूरेसी है, इससे और बेटर भी जा सकता है नई नई मशीनरी के ऊपर, पर हमारे सवाल के हिसाब से 1/4 चांस है कि वो हिट नहीं करेगा। हो ये रहा है कि डिस्ट्रॉय द टारगेट, टारगेट तभी डिस्ट्रॉय होगा जब एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। जब कम से कम 3 हिट अगर टारगेट को लग गई
मूवी की तरह नहीं है कि एक गोली लग रही मर जाए। अपनी हिंदी मूवीज में भी क्या होता है, 4-5 गोली तक तो हीरो बात ही कर रहा होता है, यहाँ भी वैसा ही है। टारगेट तभी डिस्ट्रॉय होगा जब उसको एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट लग जाएंगे। जब उसके बाद 3 बार अटैक हो जाएगा तब टारगेट को मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। देन मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल, तो कितनी मिनिमम मिसाइल हमें चलानी होगी, हैज टू बी फायर्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, जो टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए इसके मिनिमम कितने मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, और ये प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0.795। अब ये जो लैंग्वेज है ना, इसको पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो पहले अज्यूम करते हैं कि लेट n मिसाइल्स आर टारगेटेड, कितनी मिसाइल चलाई गई हैं, n मिसाइल्स आर फायर्ड। ठीक है भाई, n मिसाइल्स हमने यहां पर चलाई गई है। हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये नॉट लेस देन, इससे लेस देन नहीं होना चाहिए। आपके मार्क्स इससे लेस देन नहीं आए तो कैसे आए हैं, या तो बराबर आए हैं या ग्रेटर आए हैं। तो नॉट लेस देन को समझिए, इससे लेस देन नहीं है तो फिर कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0.95 से। तो इस लैंग्वेज को भी हमने डिकोड कर दिया। सो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 0.5 का मतलब यह हुआ 0.95 से कम नहीं है। तो 0.95 से कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये हमारे पास बना। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय n मिसाइल जब चलाई जाएंगी तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। अब बात क्या होगी, n बार फायर किया है, हो सकता है पहली बार हिट किया, हो सकता है 5वीं बार हिट किया, हो सकता है nth बार हिट किया हो। ठीक है, सब बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हम इसको एक काम करते हैं, स्मार्टली बनाते हैं कि दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। भाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताई जा रही है, तो हम 1 माइनस करके निकाल लेते हैं कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं है। तो 1 माइनस 0.95 प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब आप बताइए कि हमने n फायर किए, n बार मिसाइल चलाई, तो क्या कब हो सकता है कि वो टारगेट खत्म नहीं हुआ। पहला केस, एक भी मिसाइल नहीं लगी, हो सकता है एक भी मिसाइल नहीं लगी। दूसरी बात, एक मिसाइल लगी, 2 और बाकी मिसाइल्स एक भी नहीं लगी, सिर्फ एक मिसाइल लगी, और सिर्फ 2 मिसाइल लगी हैं, बाकी n-2 मिसाइल्स नहीं लगी। क्योंकि अगर 3 मिसाइल हिट कर जाएंगी तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम बात निकालना चाहते हैं कि टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो। 0.05 मेरे पास से बात बनता है। पहला केस, नो हिट, तो इसका मतलब 0 बार हिट किया है और n बार इट इज नॉट हिट। दूसरा केस, 1 बार हिट हुआ है और n-1 नॉट हिट। और तीसरा केस हो सकता है कि 2 बार हिट किया हो और n-2 नॉट हिट, क्योंकि मिसाइल तो n चला दी गई है, 3 बार हिट होते डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डेटा आप बनाएंगे तो आपके पास से 5/100 आपके पास से बनेगा। एक बार भी गोली नहीं लगी तो NCN, n के n बार ही आपके पास जो फायर था 3/4 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, एक बार भी नहीं लगा, और 1/4 पावर n। सेकेंड, एक हिट लगा NC1, कौन सी बार हिट लगा, 3/4 पावर 1, बाकी बचा हुआ n-1 टाइम्स हिट नहीं लगा, 1/4 पावर n-1। 2 बार हिट लगा, n फायर हुए थे, कौन से 2 बार हिट लगा, तो पता करना पड़ेगा ना कौन सी 2 बार, पहली बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 15वीं बार। NC2 से सेलेक्ट होगा, यहां पर है 2 पावर। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जिनको थोड़ी वीकनेस लग रही है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़िए जाके। ये यहां से 1/100 लिखा है, 5/100, 1/20 आपके पास से आता है। द फर्स्ट नंबर इज 1/4 पावर n। सेकेंड नंबर इज आपके पास से 3 और n बचेगा, यहां 4 पावर n बन जाएगा, इट इज 3n 4 पावर n। आगे वाले पे चलते हैं। NC2 है, यहां 9 भी बन रहा है, NC2 बनेगा 9 टाइम्स n इंटू n-1/2 4 पावर n।
सिक्वेंशियली सोच कर आगे बढ़कर बनाते हैं। 2 बनेगा यहाँ, ठीक है। NC2 है ना, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और ये 9 बन गया। 4 पावर n आपके पास से बनेगा, डेटा है। 4 पावर n को सामने ले आते हैं, ये 20 बनेगा। यहां से आपके पास से 60 टाइम्स n आता है, ये आपके पास से 10 आता है, ये बनेगा 90 और ये डेटा आपके पास है। दिस इज द डेटा। अब आप देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और यहाँ एक्सपोनेंशियल है। तो हो सकता है कि शुरू में पॉलिनोमियल ज़्यादा रहे लेकिन आखिरी में आते आते एक्सपोनेंशियल बहुत आगे निकल जाता है। तो बस यही डेटा हमें यहाँ पर कंपैरिजन के लिए रखना है कि 4 पावर n है, 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये 9 टाइम्स अपने पास डेटा बनेगा 9n स्क्वायर। 10 मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस 9n बनता है, यहाँ 6 आपके पास है, माइनस 3n बचेगा, ठीक है। 10 तो हम कॉमन ले चुके हैं, 10 कॉमन ले लिया है, इट इज +2, ये डेटा आपके पास बनता है। कॉम्बिनेशन देखिए, कोई नंबर छोटा मोटा नंबर रख के चेक करिए। सबसे पहले 4 रख के देखें, अगर तो 4 पावर 4 आता है, जो नंबर आपके पास है 2 पावर 8 यानी 256 बनता है। यहाँ 4 आप रखेंगे तो ये 16 बन जाएगा। और 16 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो ये 144 माइनस 12 प्लस 2 आपके पास लिखा है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, आप देखिएगा। 10 रखिए यहाँ पर तो आपके पास से 1340, सो दिस इज कमिंग एज रॉन्ग, ये गलत आता है। 256 छोटा नंबर होता है, 1340 बड़ा नंबर होता है। तो 4 से ज़्यादा मिसाइल चलानी पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 रख लेते हैं। 4 पावर 5 2 पावर 10 होता है, यानी 1024 आपके पास से नंबर है। 10 बनाइएगा, 5 का स्क्वायर आप बनाइए 25 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आपके पास से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 रखिएगा तो इट इज़ कमिंग एज 15 + 2। ये नंबर हटाइएगा यहाँ से तो 15 हटाएंगे 210 बनेगा, 212 आपके पास से आता है, ये नंबर आपके पास, ठीक है। तो 10 हटा दीजिए, तो आप देखिए ये वाली बात भी गलत है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये 1024 है, वहां पर 2120 निकल के आता है। सो लेट्स पुट n = 6। 4 पावर 6 है, अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4096, दिस इज कमिंग एज 10। 4 का स्क्वायर आपके पास कितना रखने वाले हो, 6 का स्क्वायर, इट इज 36। 9 इंटू 36, 9 यहाँ रखेंगे, दिस इज 18 और 2 जाएगा 16, ये नंबर बनता है। चलो इस नंबर को बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 54। अब ये कैलकुलेट ही करने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर, कोई जड़ी बूटी नहीं है। डायरेक्टली मैं बुक के अंदर या कहीं पर ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, ये जो यहाँ कैलकुलेशन के बाद यहाँ डिसाइडिंग करने वाला ऑन कैलकुलेशन है, यही एग्जाम में टाइम खाता है। टाइम लगता है ना, तो टाइम लगेगा। 5 आएगा आपके पास से, 32 आपके पास से बनेगा। आप यहां से हटाइए तो आपके पास से 3080 नंबर आता है। जी बिल्कुल, सक्सेस मिल गई। जब हमने 5 रखा था तो ये 1024 था और यहां था 2120। जब हमने 6 रखा तो ये 4096 है, वहीं पे RHS हमारा 3000 रह गया। तो इसने बोला था ना आगे जाके एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल को बीट कर जाता है। सो n की वैल्यू जो आपके पास है 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो फिर क्या होगा, मिलिट्री वाले क्या करेंगे, 6 पर रुक जाएंगे, 6 से ज्यादा मिसाइल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हर मिसाइल की कॉस्ट होती है, लाखों में करोड़ों में मिसाइल आती है। तो 6 मिसाइल के बाद हम श्योर हो जाएंगे कि अगर 3/4 की एफिशिएंसी है उसकी, तो आप मिसाइल हिट कर दीजिए। मिसाइल हिट करने के बाद आपको मिनिमम फायर कितने चाहिए, 6 फायर चाहिए इसके अंदर। 6 फायर होते वी आर श्योर कि हाँ 95% के चांस खत्म हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं 99 हो जाए तो यहाँ 99 से रिप्लेस कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कितनी मिसाइल है। कोई अगर बड़े आदमी को मारने जा रहे हैं कि नहीं, ये तो खत्म ही होना चाहिए। ये हेड है इनका, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यूज ऑफ मैथमेटिक्स कई जगह मीम चलते हैं, क्या काम आता है, मैथ्स इज द मेन थिंग। तो आपके पास से अगर मिनिमम की बात की जाए तो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज 6 इज n = 6 इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो देश भर में ऐसे कितने स्टूडेंट थे, होगा क्या होगा,
यहाँ आके थोड़े से काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस गए होंगे, क्योंकि यहाँ डेटास रखना, एग्जाम में टाइम चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। और लास्ट तक जब पहुँचा 8000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर बनाया होगा। हालांकि 0 से 9 के बीच में इसके आंसर थे पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो इट्स अ गुड चांस कि थोड़े बहुत बच्चों ने तुक्का भी लगाया हो, लेकिन फिर भी मान के चलिए 8000 बोला है, 7000 बच्चों ने तो शॉर्ट इसके अंदर सही से मार्क्स लेकर ही आएंगे। आपके मन में ख्याल, सर मैं ला पाऊंगा क्या? क्यों नहीं ला पाओगे? आप अकेले कमरे में बैठ के एक सवाल को से भिड़ रहे होते हो, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए और अगर आपकी उससे दोस्ती हो जाए, आप कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएं, तो फिर कोई रोकने वाला आपको नहीं है। ठीक है, सीखते रहिए। Let O be the center of the circle x square plus y square is equal to r square, where r is greater than root 5 by 2. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through the point P and Q is 2x plus 4y is equal to 5. If the center of circumcircle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, find the value of r. ये जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये पूछा गया है, जब बोला गया है कि आंसर 0 से 9 के बीच में एक इंटीजर आंसर आएगा, जहां पर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व थी। तो अगर हम देखें कि किसी स्टूडेंट को ये इजी लगा, टफ लगा, उसका एक्चुअल एनालिसिस हर साल जेईई वाले पेपर के बाद रिलीज करते हैं। जब इसका एनालिसिस किया गया तो इस क्वेश्चन को पता चला सही करने वाले स्टूडेंट थे 8.69% स्टूडेंट, जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लेकर आए होंगे। अगर मैं परसेंटेज के बाद नंबर की बात करूं, 13,108, पूरे देश भर में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थे जिनसे ये सवाल हुआ था, 13,000। और गलत करने वाले हैं 24,000, जिन्होंने -1 इसके अंदर लिया होगा, और नॉट अटेम्प्टेड वाले हैं 1,13,722, जिन्होंने 0 मार्क्स, मतलब 1,13,000 के आसपास स्टूडेंट ने सवाल ही छोड़ दिया। क्या इतना डिफिकल्ट है? देखिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन के 3 मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, हम तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट की लर्निंग करेंगे। तो सर आप 3 बताने वाले हैं, स्टूडेंट ने तो 1,13,000 ने छोड़ दिया था, जहाँ पर 24,000 ने इसको गलत कर दिया, और देश भर में सिर्फ 13,000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सही किया। मैं आपको सही करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। फिर आपको जो पसंद आए तीनों में से मेथड, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, r is greater than root 5 by 2. Suppose PQ is the chord of this circle, then equation of line passing through PQ is this. देखिए, एक सर्कल है बनाया हमने, उस पर एक कोड है PQ जो आके कट करता है। So this is P, this is Q. यहाँ पर कहीं पे इसका एक सेंटर है, सेंटर O दिया हुआ है, ओरिजिन इज द सेंटर। ठीक है, दिस इज O। PQ कोड बन गया है, इसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ है 2x plus 4y is equal to 5। अब क्या हो रहा है, इफ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ का एक सर्कम सर्कल बनाएंगे, यानी इस ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल जाएगा। ठीक है भाई, इस ट्राइंगल के इस बाहर से एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स प्लॉट इट डॉटेड लाइन। एक सर्कल है हमारे पास, बना दिया। ठीक है, सर्कल बना दिया। अब आगे क्या हो रहा है, पढ़िए। उसका जो सेंटर है सर्कम सर्कल का, वो इस लाइन पे लाई करता है। अच्छा, तो इसका कहीं पे एक सेंटर होगा, ये एक सेंटर हमने बनाया, इसका कहीं सेंटर है, लेट्स कॉल इट एज C। दिस लाइज ऑन दिस लाइन। अब आप दोनों लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास x plus 2y की वैल्यू 5/2 आता है। ये भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों लाइंस कैसी बनाई है, पैरेलल बनाई है। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास है, x plus 2y is equal to 4। ये अगर सर्कल S है, PQ हो गए लाइन L, तो ये जो ये वाला सर्कल है S', ये क्या बन जाएगा, ये फैमिली ऑफ सर्कल से हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल S' ऑफ ट्राइंगल OPQ। S' को हम लिखेंगे S plus lambda L is equal to 0। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, किसी सर्कल को कोई लाइन अगर कट कर जाए
तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की बात हो रही है। यही कॉन्सेप्ट होता है, बना दिया। आपके पास एस की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लैम्डा। ये जो लाइन कट किया है वो ये वाला लाइन है, 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। यहां से अगर हम इस इक्वेशन में एक बात और बताई गई है कि ये जो सर्कल है OPQ से पास होता है, इसका मतलब इनका सरकम सर्कल है। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ओरिजिन लाइज ऑन इट, लाइज ऑन सर्कल एस डैश, यानी ये जो बनाया है डॉटेड सर्कल ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास है 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस आर स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा। सो द डेटा इज 5 लैम्डा की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, कंडीशन नंबर 1। निकालना हमें रेडियस है। अब सोचिए क्या कुछ और हमें पता है? जी पता है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन दिस लाइन। द सेकंड लाइन पर इसका सेंटर लाई करता है। ये सेंटर जो बनाया है डॉटेड सर्कल का, इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। तो आप बताइए मुझे सेंटर क्या कैलकुलेट होगा? सेंटर ऑफ सर्कल एस डैश, ये रहा एस डैश की इक्वेशन। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके नेगेटिव कर दिया जाता है, माइनस लैम्डा। इसके कोफिशिएंट 4 लैम्डा है, हाफ करेंगे 2 लैम्डा, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो सेंटर आ गया माइनस लैम्डा कोमा माइनस 2 लैम्डा, ये बना सेंटर। सेंटर लाइज ऑन द लाइन, दिस लाइज ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4। मेरे पास डेटा आया माइनस 4 लैम्डा की वैल्यू 4 आती है, कंडीशन नंबर 2। 5 लैम्डा की वैल्यू आई माइनस 4। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 1 इसकी हम बात करते हैं। 5 लैम्डा है, ये माइनस 4 है, ये माइनस आर स्क्वायर आपके पास है, आर का वैल्यू आपके पास है 2 बनता है। द रेडियस इज 2। फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। ये अपने पास से फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड ऐसे सीक्वेंशियली हम 2 और मेथड में आपको बताऊंगा, दोनों डिफरेंट अप्रोचेस पर है ना। ये बनाया फैमिली ऑफ सर्कल से। लेट्स मूव टू नाउ द सेकंड मेथड, कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बनाएं। एक सर्कल दिया गया है जिस पर आपके पास से एक कोड है, एक P है, यहाँ पर ये Q है, और यहाँ एक आपके पास से एक इसका सेंटर है ओरिजिन। ठीक है, सेंटर की जगह ही बनाए ताकि सिमेट्रिक बने। देखो अभी एग्जैक्ट सर्कल तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें काम चलाना ही पड़ता है। अब एक सर्कल ऐसा है जो ऐसा बन रहा है। OPQ जो ट्राइंगल है अपने पास, OPQ, दिस इज O। OPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला है। और यहां एक बात और समझाई गई है कि इस वाले डॉटेड सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन के पैरेलल है, यहां पर कहीं पर लाई करता है। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस एज अ सेंटर C, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2। दोनों इक्वेशंस बन गई। हमें इसमें रेडियस लेकर आनी है। इसको प्योर ज्योमेट्री से हम करेंगे, यहाँ पर कोई इक्वेशंस वगैरह को यूटिलाइज नहीं करने वाले। अब आप देखिए यहाँ से रेडियस अगर हमें निकालना है, यहाँ देखिएगा तो हमें पता है कि OP जो है, चाहे OP हो या OQ हो, ये दोनों अपने पास से रेडियस है R, जो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। OP और OQ सेंटर से सेंटर मिलाया, ये कोड है, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी अपने पास से 90 ही आने वाला है। ये 90, ये 90। ठीक है, 2 बात हमने यहाँ बनाई। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एन M। देखिए ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर हम OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओरिजिन से एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसको हम यूटिलाइज कर देंगे। यहाँ से 1 + 4 आपके पास से आएगा। यू कैन हैव इट एज √5/2, ये आप लिख सकते हैं, या फिर 5/2 √5, ये भी आप डेटा लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। OM पता चल गया, ऐसे हम OC निकाल सकते हैं।
ओरिजिन यहीं पर है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यही इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। यहाँ से 0 + 0 - 4 अपॉन √1 + 4, सो दिस डिस्टेंस इज कमिंग एज 4/√5। ये डेटा आपके पास बना। OM पता है, OC पता है, ये डेटा बना। तो हम यहाँ से MC निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं? MC। तो MC दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सोच रहे हैं यहाँ पर और हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये जो OC है और जो ये डेटा है CP, ये बराबर रहेंगे डिस्टेंस में। आप थोड़ा देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो OC है और ये जो PC है ये इक्वल रहेंगे। बोलो यस और नो, क्योंकि ये इस डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है। डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है, देखो सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर से OC और PC दोनों इक्वल अपने पास से डेटा निकल के आएगा। तो हम देख सकते हैं कि भाई PC एंड OC बोथ आर इक्वल। OC अपने पास से 4/√5 लिखा गया है। व्हाट अबाउट MC? क्या हम MC निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा, MC + OM + MC, ये डेटा आपके पास बना और दिस लेंथ इज इक्वल टू OC। OM + MC इज इक्वल टू OC। OM हमें पता है, जी बिल्कुल पता है, इट इज 5/2√5। MC हमें डेटा निकालना है, OC आपको पता है 4/√5। 4 - 5/2 अपॉन √5 आपके पास से डेटा है, 4 - 5/2। तो यहां से आपके पास 8 आता है, 8 - 5 इज 3 अपॉन 2√5। ये MC आपके पास आएगा। अब होगा क्या, MC पता है, PC पता है, हम PM निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल भी 90 है पाइथागोरस से। तो आप देखिएगा, PM वाला जो डेटा है वो हम लिख सकते हैं कितना, पाइथागोरस से PM लिख सकते हैं PC - MC², PC² - MC²। बोलो यस सुनो, पाइथागोरस से PM परपेंडिकुलर निकल सकता है, PC² - MC², करेक्ट। और अगर मेरे पास PM² पता है मुझे, तो फिर देखिए PM² + OM² इज OP²। तो अगर मैं OP² बनाना चाहूं, जो कि रेडियस है, जो मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, तो OP², द रिक्वायरमेंट इज OM² एंड PM²। OM² + PM², ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, पाइथागोरस एक यहाँ पे लगा दिया, यही रेडियस हमें निकालना चाहिए। मंजिल पे निगाहें रखोगे तो बात बनाते चले जाओगे। कोई इक्वेशन नहीं, कोई फैमिली ऑफ, हमने सर्कल्स की बात यहाँ पर नहीं की है। यहाँ आया आपके पास है R², और आप देखिएगा ये भी डेटा आपको पता है कि ये PM² है, ये PC² है, ये MC² है। सारे डेटा बन गए। OM का डेटा देखिए ये रहा, आप यहाँ से बनाएंगे तो इट इज रिटन एज 5/2√5 इसका होल स्क्वायर। PC का लेंथ देखिए, PC का लेंथ 4/√5 एंड माइनस MC का स्क्वायर। MC का डेटा कहाँ है? MC वी आर हैविंग दिस 3/2√5 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके देखें तो 4 और 5 आपके पास से 20 आता है। दिस इज 20, ऊपर 25, ये 5 है, ये 16 है, यहाँ आपके पास से 20 आता है और ये 9 आता है। ठीक है, डेटा बनाए, 9 हटा देंगे तो 16 आता है आपके पास से। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, R² विच वी आर गेटिंग एज, यहाँ से आप हटाइएगा तो 16 आपके पास से बनेगा। ठीक है, तो वी आर हैविंग 16/25 प्लस 16/5। ठीक है, तो अगला वाला नंबर 4 से कैंसिल है। 4/5 इट इज 16/5, वी आर हैविंग 20/5 जिसका वैल्यू 4 आता है। रेडियस 2, रेडियस इज कमिंग एज 2। इस पूरे डेटा की रेडियस निकल के आ गई 2। हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा था, फैमिली ऑफ सर्कल से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियस आया 2। दिस इज आवर सेकंड मेथड। क्या आप तैयार हैं तीसरे मेथड के लिए? तो सेकंड मेथड हमने बनाया है यूजिंग ज्योमेट्री। यूजिंग ज्योमेट्री हमने सेकंड मेथड इसको बना दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड हम लगे इसके डिस्कस करने। अब इसको बनाते हैं कैसे, क्या दिया है। फिर से वही एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद बोला गया कोड है, कोड हम बनाते हैं। ये कोड है,
ये P है, ये Q है और ये है ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट, तो ये एंगल आया 90, ये एंगल आया 90। टेंजेंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर इतना ही राइट एंगल पे कट करता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री हमने अभी तक बना दी। अब आगे की बात सुनिएगा। OPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल चाहिए। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनता है, और एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है, एक ही होता है। एक ट्रायंगल का चाहे कैसा भी हो वो, उसका इन सर्कल भी सिंगल होता है, यूनिक होता है। सर्कम सर्कल भी एक ही होता है और इन सर्कल भी एक ही होता है। इन सर्कल का हमें यहाँ यूज नहीं, हम बात सर्कम सर्कल की करते हैं। तो यानी OPQ से पास होने वाला सिर्फ एक सर्कल होगा, सिर्फ एक। ठीक है, यहां 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, यहां पर 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट को, इन दो लेंथ को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊं, एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो देखो यहां 90 डिग्री बन रहा है। बात आती है समझ में? अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर आपको याद हो कि अगर एक सर्कल है और यहां अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर बन जाता है पूरा। दिस इज अ डायमीटर, करेक्ट? तो यहां 90 डिग्री दिख रहा है और यहां भी 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों साइड 90-90 बन रहा है। तो ये डायमीटर लेने से जो सर्कल बनेगा वो P से भी पास होगा और Q से भी पास होगा। तो एक सर्कल हमें वो भी दिख रहा है। तो अगर वो सर्कल है जो P और Q से पास हो गया और O से भी पास हो गया, तो फिर हमें तो ये पता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो फिर सर्कम सर्कल यूनिक होता है। तो अगर इसको डायमीटर लेने से एक ऐसा सर्कल बनता है जो P, Q और O से पास होता है, तो ये वही सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो OPQ को सर्कम सर्कल होगा। और ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी भी होती है सर्कल की कि कोड ऑफ कांटेक्ट और पेयर ऑफ रेडियाई से बने हुए ट्रायंगल का सर्कम सर्कल जो बनता है, तो उसका डायमीटर यहाँ पर ये जो कट करते हैं और सेंटर होता है, उसको डायमीटर लेने से भी सेम सर्कल का कंस्ट्रक्शन बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये वो सर्कल है जो हमें यहाँ से भी बोला गया था। अब दिया क्या है वो देखिए। यहाँ ये बताने के बाद ये बोला गया है एक और बात, इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसकी हम बात करते हैं। ये रहा इसका सेंटर, ये यहाँ पे आके कहीं पे लाइन करता है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल होंगी। दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सेंटर हो गया C। इसकी इक्वेशन आपके पास से है x + 2y = 4। तो हुआ क्या, क्योंकि ये डायमीटर बन चुका है, ये P और Q है, ये O है और यहाँ पर C है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सम अदर पॉइंट, R पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है h, K। तो देखो, अगर h, K से आप PQ निकालना चाहते हैं तो आप एक डायग्राम को समझिए। कई बार क्या डायग्राम में बहुत सारी चीजें हो जाती है तो दिखना कम बंद हो जाता है। जैसे R पॉइंट है, सिर्फ डॉटेड को भूल जाइए, R पॉइंट को देखिए तो 2 टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर। ये कहानी आप समझिएगा। तो R के हिसाब से PQ क्या है? R के हिसाब से PQ है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो आइए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कोई फैमिली ऑफ सर्कल नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं, आया T = 0। h, K आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन पता है, ये बनेगा hx + ky = r²। और हमारे पास तो PQ की इक्वेशन ऑलरेडी पता है हमें। PQ की इक्वेशन कितनी है? वो रही 2x + 4y = 5। सीधा सीधा कंपैरिजन हमारे पास से बन रहा है, ये गिवन है। तो एक लाइन की 2 इक्वेशन हो नहीं सकती, तो फिर कोफिशिएंट कंपेयर होंगे। आपके पास से डेटा बनेगा h/2 = k/4 = r²/5। डेटा आया आपके पास से 2r²/5, k का वैल्यू 4r²/5। ठीक, अब इस बात को यूटिलिटी करते हैं कि जो यूटिलाइज करते हैं, जो सर्कल बना हुआ है ना, इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। और सेंटर क्या होगा? ये दोनों तो डायमीटर के एंड पॉइंट बन चुके हैं। ये भी प्रॉपर्टीज हमने सीखा कि OP और OR को डायमीटर लेने से ये P पर 90 पर कट करता है और उस सर्कल में OPQ तीनों लाई करते हैं और एक ट्रायंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल यूनिक होता है। ये वही सर्कल है
जब ओपी क्यू के पास होने वाला सर्कल बनाया जाएगा, सर्कल सर्कल दे बोथ आर सेम। तो ये जो सेंटर है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। सो नाउ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर। सेंटर आपको बनाना है तो सेंटर निकाल लेते हैं। ओ पता है, आर पता है, तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2r स्क्वायर बाय 5, 4r स्क्वायर बाय 5। तो आप एवरेज निकालिएगा 0 से। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने पहुंचे। तो क्या आया सेंटर हमारे पास से r स्क्वायर बाय 5। बनी कहानी। अब बात करते हैं ये कहां पे लाई करेगा, ये इस लाइन पे लाई करता है। सी लाइज ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेटिस्फाई करवा दीजिए। ये डेटा आपके पास से आता है, जैसा डेटा दिया है भाई ठीक चल रहा है। 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर बाय 5, एवरेज निकाल दिया दोनों का। r स्क्वायर बाय 5, 2r स्क्वायर बाय 5। और ये किस पर लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है। ये लिखा हुआ देखो, मिस्टेक हो जाती, 4 है सामने, इट्स ऑन 4। तो आपके पास से 5 से 5 कैंसिल है, r स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है, r की वैल्यू 2 आ गई। आ गया तीसरा मेथड। कैसे निकाला, इस वाले तरीके से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और ये पता है कि ये डायमीटर लेने से यहाँ पहुंचेगा, मिड पॉइंट से इस वाली बात को फिर से बना दिया। अब आपको कौन सा वाला मेथड इसके अंदर पसंद आया है वो आप मुझे बताइए। सेकंड वाला मेथड में प्योर ज्योमेट्री थी, और जो फर्स्ट वाला मेथड है ये हमने निकाला था फैमिली ऑफ सर्कल से, जिस क्वेश्चन को पूरे देश में 13,000 लोगों ने सॉल्व किया है। हमने उस सवाल को 3 तरीके से सॉल्व किया। आपके पास चौथा पांचवा भी कोई मेथड हो तो बताइएगा। एक मेथड तो हमेशा है कि डायरेक्ट आंसर की देख लिया और उसके बाद बता दिया कि हाँ भाई देखो ऐसा है, इसका आंसर प्राइम नंबर आएगा और 2 बन जाएगा। मजाक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस दिस इन 3 मेथड्स। कीप ऑन लर्निंग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, अच्छी जगह पढ़िए जहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिले और हर क्वेश्चंस के मल्टीपल अप्रोचेस मिले, जब आपके मेथड के अंदर भी डिफरेंस ला सके सोचने के अंदर, और कैसे हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। वो अगर स्किल आपकी डेवलप हो गई तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम्स। टेक केयर। The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is 2 cross 2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is -18, then the value of determinant of A is, ये हमसे पूछा गया JEE Advanced 2020 पेपर 2 के अंदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सेक्शन के अंदर पूछा गया वहाँ -1 की नेगेटिव मार्किंग थी और सही करने पर आपको +3 मार्क्स मिलने वाले थे। आंसर की रेंज फिक्स थी कि ये होल नंबर्स में आएंगे 0 से 9 के बीच में। तो आप देखिए 23.87% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल को सही कर दिया था। यानी देश भर में अगर हम देखें 36,000 स्टूडेंट ऐसे थे। तो मतलब ये तो बहुत आसान सवाल हो गया फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 23% स्टूडेंट्स ने इसको सही बना दिया। वहीं पर 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको -1 लेकर आए होंगे और आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो सवाल को छोड़ ही दिया। भाई दिस इज़ अ गुड नंबर 36,000। अगर हम बाकी क्वेश्चन से कंपैरिजन में करें, इसी पेपर में ऐसे ऐसे भी सवाल थे जिसको सिर्फ देश भर में 4,000 लोगों ने ही सॉल्व किया, ओनली 5,000 ने सॉल्व किया, ओनली 6,000 ने सॉल्व किया। उस हिसाब से कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन उनके पर्सपेक्टिव में आसान कंसिडर किया जाएगा। 36,000 ने इसको सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेस समझाया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, A is a 2 cross 2 matrix such that trace of A is 3। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A B C D। ट्रेस ऑफ A आपके पास से आता है A plus D जिसका वैल्यू 3 बनता है। हमें A क्यूब का ट्रेस भी दिया हुआ है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ A स्क्वायर निकाल लेते हैं जो है A B C D, फिर डेटा बनेगा आपके पास से A B C D। रो बाय कॉलम से डेटा बनाइए। A स्क्वायर प्लस BC, ये यहां से डेटा बनाइए। AB प्लस BD आता है, यहां से आता है आपके पास से AC प्लस CD आपके पास से बनेगा, यहां से बनता है BC प्लस D स्क्वायर, BC प्लस D स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पर अगर हम A क्यूब के लिए अगर चल दिए
तो आप देखिए फिर क्या बात बन जाएगी। बस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है, जैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए? कि सर यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ क्यूब कर देंगे, यहाँ ए आ जाएगा, फिर यहाँ पीछे भी ए बन जाएगा आपके पास, ए बी सी डी, क्योंकि हमें इसका ट्रेस ही निकालना है। तो हमें तो डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो ये बनेगा फर्स्ट वाला एलिमेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो बनेगा a टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी टाइम्स रो बाय कॉलम ए बी प्लस बी डी। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर बनेगा, नहीं चाहिए मुझे, यहाँ वाला एक और नंबर चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले का। ट्रेस की रिक्वायरमेंट आपके पास से बनती है b टाइम्स ए सी प्लस सी डी प्लस डी टाइम्स बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और फिर हमें A22 वाली पोजीशन चाहिए जो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा। पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हो, समय ज़्यादा है तो कर लीजिए, पर ट्रेस यही बनेगा। और ये गिवन है हमारे पास -18। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज ए क्यूब प्लस ए बी सी बी डी सी या सी बी डी, जिस ऑर्डर में लिखे उसी में लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी डी, ए बी सी डी बी सी डी प्लस डी क्यूब -18। आप देखिए हमें पता क्या है, हमें a प्लस डी पता है, तो a और d को तो एक साथ क्लब करिए। फिर आप a क्यूब प्लस डी क्यूब को हमने एक साथ क्लब कर दिया। अब देखिए ए बी सी 3 टाइम्स ए बी सी बी सी डी 3 टाइम्स बी सी डी, -18 हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। इसको आप ओपन करिए, इसको लिखा जा सकता है, यह है a प्लस डी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी, और यहाँ से अगर हम देखें बी सी हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास से भी a प्लस डी ही बनने वाला है। यू नो द वैल्यू ऑफ a प्लस डी हमारे पास नोन है, और इसको भी हम a प्लस डी के हिसाब से ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 36,000 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था उस टाइम पे। a प्लस डी की वैल्यू 3 आपके पास है, वी आर गेटिंग 3, यहाँ पे आपके पास से 9 आता है। ए डी आपको नहीं पता, ये है 3BC, a प्लस डी का डेटा आपके पास से 93 आता है, -18 बनाइएगा। कितना कॉम्बिनेशन से डेटा अपने पास से बनकर आता है। We are having this as 27 minus 9 times AD plus 9 times BC is equal to -18. 9 times AD minus BC is 27 plus 18. AD minus BC by 9 आता है, डेटा आपके पास से 5 आता है। तो इसको आप देखिए, A को ADBC आपके पास से लिखा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर निकाला जाए तो वही AD माइनस BC बनेगा। फाइनल आंसर इज 5। बात बन गई, डुएबल क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेटा एनालाइज करना। जेई के एग्जाम में ना पहले 2-3 सवाल बस बन जाए एक्चुअल एग्जाम के अंदर, तो फिर हम हमारे फ्लो में आ जाता है, फिर वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे जैसे हमारे मॉक टेस्ट में हम सॉल्व करते हैं। बस शुरुआत में जैसे कोई इंसान फाइनल खेल रहा है क्रिकेट मैच का, तो लीग मैच में जैसे खेला है वैसे ही खेल लेगा। बस शुरुआत के 2 ओवर वो ढंग से खेल ले, बस कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा गेन कर ले, बात बन जाती है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो पूछा गया था, फेयरली एन एवरेज लेवल क्वेश्चन। Let functions f -1 to 1 defined to R and g -1 to 1 to -1 to 1 be defined by f of x as mod of 2x minus 1 plus mod of 2x plus 1 and gx is x minus greatest integer x. Where box x is greatest integer x less than or equal to x and f of g gof function -1 to 1 to R be the composite function defined by fog function is equal to f of g of x. Let's see is the number of point in the interval -1 to 1 where fog is not continuous यानी discontinuous है,
and let D is the number of points in this interval where fog gas is not differentiable. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कंपोजिट फंक्शन की डिस्कशन करवाना चाहते हैं। जे एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया था 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट मार्क करनी थी। जो भी सिंगल डिजिट इंटीजर्स होते हैं ये इसके अंदर मार्क करना था। देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 और सही करने पर +3 थे। अब इस क्वेश्चन की एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करने के पहले ये देख लें उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इसको एड्रेस किया था। सही करने वाले स्टूडेंट्स 11.64% स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया था। दैट नंबर इज 17,565। अच्छा नंबर है। इतने ही बच्चों तकरीबन IITs के आसपास या अच्छे जो कॉलेजेस हैं उसमें जाते हैं। गलत करने वाले हैं 45,000 जो इससे -1 लेकर गए होंगे और अटेम्प्ट नहीं करने वाले आपके पास 87% स्टूडेंट्स। 87,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया था, नहीं अटेम्प्ट किया। देखते हैं सवाल के अंदर ऐसा क्या पूछा गया है, कैसे इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं। देखिए अच्छी बात क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही फंक्शन का एनालिसिस हो रहा है, दैट इज फॉग एक्स। वरना कई बार हमने MCQs में देखा है कि फॉग भी पूछ लेते हैं, गॉफ भी पूछ लेते हैं, फॉफ भी पूछ लेंगे, एफ ऑफ गॉग भी पूछ लेंगे, चारों के ऑप्शंस बना देते हैं। यहाँ एक ही का एनालिसिस करना है तो चलिए फिर उसी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास gx दिया गया है जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बन जाएगा आपके पास से फ्रैक्शनल पार्ट। और जो fx हमारे पास दिया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। 2x माइनस 1 है, यहाँ पर 2x प्लस 1 भी आपके पास लिखा गया है। जब हम फॉग x बनाने जाएंगे तो सिंपल सी कहानी है, जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास से बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब x की वैल्यूज अगर हम देखें -1 से 1 के बीच में है, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही 0 से 1 के बीच में रहता है। ये बात आप जानते होंगे। इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। तो अगर ऐसा डेटा है तो ये जो सेकंड वाला जो मॉड लगा हुआ है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हमारे लिए सेकंड वाला जो मॉडुलस है उसको हम ओपन कर सकते हैं विद अ प्लस साइन। ठीक है, ये डेटा हमारे पास से बन जाएगा। अब ये है हमारे पास फंक्शन जिसका हमें एनालिसिस करना है। क्योंकि इंटरवल ज़्यादा बड़ा नहीं है, -1 से 1 के बीच में ही डिस्कशन है, तो हम ऐसा करते हैं ना, केस लेके इसको डिसाइड कर देते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो फिर उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर -1 आता है। कितना बनेगा? -1 बनेगा। और हम जानते हैं कि x का डेटा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम होता है x की वैल्यू। ये अगर -1 बनने वाला है तो यहाँ से हम ट्रेस करके बता सकते हैं या लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम x प्लस 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? x प्लस 1। तो आइए यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x आप इसकी जगह ये रखेंगे, तो वी आर हैविंग 2x प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन, आगे बढ़ते हैं। ये डेटा आपके पास से आता है 2x प्लस 1 एंड यू आर हैविंग दिस एज 2x प्लस 3। ये डेटा आपके पास है, मॉड की वजह से इतना डेटा बना। वही अगर हम केस नंबर 2 की बात, अब या तो इसका एनालिसिस यहीं कर लेते हैं, -1 से 1 के बीच में इसका क्या एनालिसिस आ रहा है, ताकि डिसाइड हो जाएगा आगे, है ना। ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि मॉड लगाना, क्योंकि लीनियर है, पॉलिनोमियल्स हैं, दिस गोइंग टू बी ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस से कंटिन्यूस हमेशा रहेगा, मॉड से कोई इशू है नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन से लीनियर कैटेगरी के। और यहाँ पर देखिए -1 से 0 के बीच में इस मॉड के 2 साइन आएंगे, एक बार ये प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा। वो आप चाहें तो वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये -1 से -12 के बीच में है तब क्या होगा, और -12 से 0 के बीच में है तब क्या होगा। -12 से 0 के बीच में अगर हम डेटा रखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपके पास से ये ओपन हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, और वहाँ पहले वाले पर ये माइनस के साथ ओपन होगा। यहाँ से आता है f ऑफ g ऑफ x, ये डेटा बनता है 2, ये डेटा आपके पास से आता है 4x प्लस 4। अब आप चाहें इसके यहाँ पर कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस तो हमेशा ही, डिफरेंशियबिलिटी को थोड़ा देख सकते हैं, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन -12 पर डिफरेंशियबिलिटी का इशू है इसके ऊपर।
तो शार्प एज यहाँ पर बन जाएगा, जैसे -हाफ से हाफ के बीच में ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से देख सकते थे कि सर इतना भी करने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्टली बोल देते, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। मॉड फंक्शन ना ये कंटिन्यूस तो हमेशा है, मॉड जो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो ये -हाफ पर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ये डिफरेंशिएबल है। एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, तो डायरेक्ट से बना हुआ फंक्शन डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कंक्लूड कर सकते हो। मैंने डिफाइन करके समझा दिया, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो हर तरह के स्टूडेंट को एड्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो स्मार्ट बच्चे वो यहीं पे कर लेते हैं। सर मॉड है, -हाफ पर है, वी शेप का कर्व बनेगा, -हाफ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बेसिकली एक पॉइंट आएगा जिस पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस देयर इज अ शार्प एज एट पॉइंट -हाफ, कॉर्नर बनेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफाइन कर लिया, 2 लाइन लगे और आपको जस्टिफिकेशन मिल गया कि कंटिन्यूस तो ये हमेशा है ही सही, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसका f ऑफ g ऑफ -हाफ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे LHD इस पॉइंट पर, तो फिर वो आपके अलग अलग आने वाले हैं, तो हम नॉट डिफरेंशिएबल वहां से भी कह सकते हैं। तो LHD इसका आता है -हाफ से छोटा 0 बनेगा, RHD आप डेटा बनाएंगे वो आपके पास से 4 आता है। ये बात कर रहे हैं हम एट x इक्वल टू -हाफ, तो क्लियर लिख सकते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -हाफ, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब बनाते हैं केस नंबर 2, आगे की बात करते हैं। केस 2, इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने -1 से 1 दिया हुआ था, -1 से 0 डिस्कस कर लिया। लेट्स डिस्कस कि जब x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। x आता है आपके पास से ये डेटा, तो ये आपके पास से 0 चला गया है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही x है आपके पास, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही x होगा। इस कंडीशन को फिर से हमने देखा और हम वापस से आए फॉग x के पास। अब देखिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ही x है, तो आपके पास से मॉड बनेगा 2x - 1, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू x बन जाएगी और ये डेटा बनेगा 2x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब फिर से आप देख सकते हैं कि ये हाफ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हाफ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर से हमने यहाँ पर डेटा बनाया f ऑफ g ऑफ x। डिफाइन कर लेते हैं कि जब ये डेटा 0 से लेके 1/2 के बीच में है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा। देखिएगा इसको, तो ये माइनस से ओपन होगा तो आपके पास ये डेटा बनता है 2, और अगर हम यहाँ पर 1/2 से 1 के बीच में रहेंगे तब ये प्लस से ओपन होगा, और प्लस से ओपन होगा तो आपके पास डेटा बनेगा 4x। ठीक है, तो एक बार प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा। दोनों कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिसाइड कर दिया कि इवेंचुअली ये कैसा बनना चाहिए। अब आप इसका डेरिवेटिव देखिए, कंटिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ पर ये भी 2 आता है, हाफ पर ये भी 2 आता है। हाफ की डेफिनेशन कहीं पर भी इक्वल टू लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, डेरिवेटिव देखेंगे, इसका 0 आएगा, इसका 4 आएगा, तो इसका LHD RHD अगर 1/2 पे निकाला जाए नहीं आ रहा है, वो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो सर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा हाफ पर, ये डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल बनने वाला है नॉट डिफरेंशिएबल। जिनको इस थ्योरम में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, वैसे बहुत पावरफुल थ्योरम है, आप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सो एट x इक्वल टू हाफ LHD इज कमिंग एज 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 4। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ। अब हुआ क्या है उसको देखिएगा आप, ये है हमारे पास से फंक्शन, हमारे पास एक डेफिनेशन वाला पॉइंट चल रहा है जिस पर डेफिनेशन स्प्लिट हुआ है एंड दैट पॉइंट इज 0। वो पॉइंट कौन सा है? वो 0 वाला पॉइंट है। तो अभी हमने -हाफ और +हाफ पर चेक कर लिया, बट देयर इज अ पॉइंट 0, 0 को चेक करना होगा। 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 4 आता है, 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 2 आता है। 0 पर ये कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा है, और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से, f ऑफ g ऑफ 0 माइनस और f ऑफ g ऑफ 0, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस, डेटा सारा बनाएंगे, 0 माइनस पे जाएंगे 4 आता है डेटा, और आप 0 प्लस पर चले जाइए, 0 या 0 प्लस पर वैल्यू आती है 2। क्या देखा? तो जो फॉग x है
it is discontinuous function and not differentiable. अब सवाल को पढ़ते हैं, पूछा गया था C represents the number of points in this interval where this is a discontinuous function. ऐसा हमारे पास एक पॉइंट आया 0, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है. और D represents the number of points where this is not differentiable. Not differentiable का एक पॉइंट यहाँ आया, एक हाफ आया और एक 0 आया, 3 बन गए. तो C जो है डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट अब आपके पास 1 है और दैट पॉइंट इज x इक्वल टू 0. और D जो है वो हमारे पास से 3 बने हैं, वो आपके पास डेटा है x के प्लस माइनस हाफ एंड 0. सो C प्लस D डेटा जो हमसे पूछा गया है, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन 4 एज द फाइनल आंसर. ब्रिलियंट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स का परसेंटेज को सही करेंगे थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा, इसलिए है 12th क्लास का चैप्टर है. स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस रहती है और बना लेते हैं. वहीं जब कोई 11 का चैप्टर पूछा जाता है, क्योंकि जेईई का एग्जाम है जिसमें पिछले 2 साल का सिलेबस आता है, इसके पहले स्टूडेंट्स को ऐसी हैबिट नहीं होती है कि 8th में पढ़ रहे हैं तो 7th और 8th का मिक्स आएगा, 11th पढ़ रहे हैं तो फिर 9th और 10th का, या 10th और 11th का मिक्स आएगा, या 10th में पढ़ रहे हैं तो 9th 10th मिक्स आएगा. तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा होता है. तो फिर जो चैप्टर थोड़े टाइम पहले पढ़े होते हैं वो थोड़े से वीक रह जाते हैं. लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अगर 12th क्लास का भी ये चैप्टर है तो आप सभी को इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम सभी सवालों को लास्ट तक लेकर जा पाएँ और इसके अंदर अच्छा स्कोर करें. क्योंकि खुशी बहुत होती है तो हमें पता चलता है कि देश में सभी हर साल डेटा रिलीज़ होगा जेईई का, आपके टाइम वाला भी रिलीज़ होगा. तो अगर हमारे मार्क्स उसके अंदर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव. ठीक है, मिलते हैं फिर. जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन. मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D. किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है. अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी. क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे. जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है. दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे. यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है. एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड. और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा. ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा. पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube. ठीक है. और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है. चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें. और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे. वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं. या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है. जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें. बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई. यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा. थैंक यू. The value of limit x tends to pi by 2 4 root 2 sin 3x plus sin x upon 2 sin 2x sin 3x by 2 plus cos 5x by 2 minus root 2 plus root 2 cos 2x plus cos 3x by 2 is. ये हमसे पूछा गया है. करेक्ट आंसर्स करने वाले जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है और आप देखें कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था. इट इज 10,518 स्टूडेंट्स देश भर में, सिर्फ इतने ही थे. और गलत करने वाले क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी तो वह 65,000. आंसर्स के बारे में क्लियर था कि आंसर जो आएगा सिंगल डिजिट इंटीजर आएगा, 0 1 2 3 से लेके 9 तक, नॉन नेगेटिव. और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो है 78,000 स्टूडेंट्स. हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं तो हमें तो यही कोशिश करनी है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को बनाना हमें चाहिए
और आंसर तक हम इसके पहुंचेंगे। ठीक है, लिमिट है। अब देखो सिंगल लिमिट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। वो जो आपसे x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x तो पूछेंगे नहीं, तो थोड़ा सा लेवल रहेगा। तो ट्रिगो को जिसको हैंडल करना आता है वो इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब जैसा लिखा गया है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो देखिएगा, लिमिट है आपके पास से x टेंड्स टू π/2। डेटा आपके पास ऊपर लिखा गया है 4√2। मैं तो कहूँगा कि sin 3x को आप ओपन कर लीजिए। डेटा बनेगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये sin 3x के फॉर्मूलेज वगैरह सबको टिप्स पर क्लियर होने चाहिए क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। लड़ाई यहाँ है, इनको हमें देखना होगा। ये दोनों एक साथ बनाए जा सकते हैं क्योंकि नेचर सेम है। √2 कॉमन लिया जा सकता है और 1 प्लस cos 2x। cos के साथ 1 और -1 को हैंडल करना ट्रिग्नोमेट्री की बहुत पुरानी ट्रिक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों पहले एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो बचा कौन है? एक यहाँ वाले हैं और एक ये वाले हैं, इन दोनों के एक साथ लेकर आते हैं। तो जो डेटा मेरे पास लिखा है वो बन जाएगा आपके पास से 2 sin 2x sin 3x/2। आप बताइए क्या डेटा बनेगा यहाँ से? ये लिखा गया है cos of 5x/2 माइनस cos of 3x/2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है जो बनता है 2 sin c प्लस d/2। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 8/2 करेंगे 4, 4 का हाफ होगा 2x बनेगा। एंड sin ऑफ d माइनस c बनेगा, तो 3x/2 माइनस 5x/2 का डेटा निकालेंगे तो माइनस x आता है, हाफ होगा -x/2। ये डेटा आपके पास है, ये डेटा हमने लिखा। आपके पास डेटा बनेगा 2 sin 2x है, साइन है -x/2। ठीक है, डेटा बन गया है। अब आप वहाँ √2 वाला डेटा भी देखिए। √2 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस cos 2x। दिस इज द डेटा। लेट्स सी क्या हम सिंप्लीफाई इन सब को देखकर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास से 4√2 कॉमन है और 1 और 3 ये भी 4 बन जाएगा। वी आर हैविंग sin x माइनस sin क्यूब x आता है। इन दोनों डेटास में अगर हम देखें तो हमारे पास से 2 sin 2x कॉमन आ जाता है, sin 3x/2 है माइनस sin x/2 है, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 चला जाएगा, आपके पास यहाँ से 2√2 cos स्क्वायर x आता है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं क्या डेटा बनेगा। इस डेटा को आप देखिए, यहाँ से हमने sin x कॉमन लिया और 1 माइनस sin स्क्वायर x भी आपके पास लिखा गया है। तो आइए डेटा बनाना शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 आपके पास है, ये बनता है 16√2। यहाँ से है sin x, 1 माइनस sin स्क्वायर x का डेटा बनता है cos स्क्वायर x। ठीक, यहाँ डेटा बनाइएगा, आपके पास डेटा है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बनेगा आपके पास से 2 cos c प्लस d/2। आप दोनों को ऐड करिएगा, बाई 2 करेंगे तो cos x जनरेट होगा यहाँ से, और फिर बनेगा आपके पास से sin c माइनस d/2। जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आप डिफरेंस लेते ही x/2 फिर से बन जाएगा। माइनस है आपके पास से 2√2 cos स्क्वायर x। ये डेटा आपके पास है। अब एक्चुअल में देखिए π/2 को प्रॉब्लम किससे है? sin π/2 तो 1 होता है, विलन cos स्क्वायर x है, ये 0 क्रिएट कर रहा है। cos स्क्वायर x यहाँ पे लिखा गया है, cos स्क्वायर x आप यहाँ से भी बना सकते हैं। sin 2x के अंदर भी cos x होता है। थोड़ा अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये 2 sin x cos x हमें दिख रहा है। तो बस मंजिल के बहुत करीब हैं। हमने यहाँ पर 16√2 sin x हमारे पास है और एक डेटा है cos स्क्वायर x का, और डिनोमिनेटर में हमने सब जगह से cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया। ठीक है, डेटा बनाया तो देखिए ये cos है, ये cos है, cos स्क्वायर x कॉमन आएगा। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, बना आपके पास से 8। 2 2 2 8 बन गया। ये cos अलग हो गया और यहाँ डेटा आता है sin ऑफ x/2। ये cos है और ये cos स्क्वायर अलग हो गया है। 4 sin x 8 sin x, और ये डेटा आपके पास से डेटा बनेगा। एक sin x और है। ठीक, आगे देखिएगा cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया है, वी आर हैविंग 2√2। अब cos स्क्वायर x तो कैंसिल कर देंगे जिसकी वजह से इशू है।
अब आप डेटा रखिए, साइन रूट टू 90 डिग्री रख रहे हैं तो साइन का डेटा तो 1 है, ये 8 आता है, ये आपके पास से डेटा बनेगा, दिस इज कमिंग एज 1/√2, इट इज 1 एंड इट इज 2√2। आंसर बनाने पहुंचे आपके पास से 16√2 है, 8/√2 है तो 4√2 बनेगा, 4√2 2√2 आपके पास से 2√2 डेटा बनता है, डेटा इज कमिंग एज 8 इज योर फाइनल आंसर। आया ट्रिगो की यूटिलाइजेशन। लिमिट्स का तो छोटा सा यूज था कि भाई सेम कॉमन टर्म को कैंसिल कर दो, ऐसा सच कुछ है नहीं। कई स्टूडेंट अगर इसमें सोच रहे हो कि हम एलोपिटल वगैरह लगा लें तो अब जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार रहिए और लग जाइए। तो ट्रिगो है, उनको पता है किसका मेजर कॉन्सेप्ट है, यहाँ ट्रिगो का मेजर कॉन्सेप्ट था, वो अप्लाई किया। अप्रोच और भी हो सकती है पर हमें वो अप्लाई करना जिससे टाइम कम लगे। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा था, तो मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को एक साथ लेना होगा, ये अंडरस्टूड वाली टर्म है, यहाँ 3θ का फॉर्मूला लग जाएगा। चाहते तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते थे, 2 sin A sin B को ओपन करते तो और 2 टर्म्स आ जाती और फिर 2 टर्म्स क्लब करते, तो हमने इसको अवॉइड किया, इसको छोड़ा, बाकी दोनों पे पहले फॉर्मूला लगा दिया और फिर क्लब करते चले गए। और ये देखना शुरू कर दिया कि एक्शन में विलन कौन है। π/2 पर दिक्कत इसके साथ है, इसके साथ है, तो कॉस को ढूंढना शुरू किया, तो एक यहाँ छुपा हुआ था, एक यहाँ छुपा हुआ था। तो बस यही है कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो इनडिटर्मिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम उनको फिगर आउट कर लें तो डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसे ढेर सारे सवाल आपको और करने हो जिनमें आपकी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना रिक्वायर्ड हो। आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, पैसेज क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कॉम्प्रिहेंशन वाले। थिंग्स विल कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग विल इम्प्रूव। टेक केयर। Let B a non-zero real number. Suppose f is defined from R to R is a differentiable function such that f of 0 is 1, and if the derivative f dash of f satisfies this equation, f dash x is equal to fx upon b square plus x square for all x belongs to real number, then which one of the following statement is an R true? If b is positive, then f is an increasing function. If b is negative, then f is a decreasing function. f of x, f of minus x is coming as 1 for all x belongs to real number. f of x minus f of minus x equal to 0 for all x belongs to real number. क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर, और एमसीक्यू में पूछा है जहां पर कि पार्शियल मार्किंग इनेबल होती है, लेकिन अगर एक भी गलत ऑप्शन हमने मार्क कर दिया -2 मार्क्स मिलते हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था आइए डिस्कस करते हैं। 17% स्टूडेंट ऐसा था जिसके अंदर सही से मार्क्स लेकर आए थे। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट थे, सही मतलब +4 इनको मिला था। और 36% स्टूडेंट ऐसे जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। नॉन अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट हैं 0। आइए देखते हैं क्या डेटा है। मतलब जिनको 1 मार्क मिला है वो आपके पास है 20,000 स्टूडेंट जिनको +1 मार्क मिला। सही करने वाले हैं 26 यानी इनको मिला है +4, और गलत करने वाले 54,775 घर पर -2 लेकर गए होंगे। उनको तो बहुत तगड़ा दर्द हुआ होगा अगर इस -2 हो गया, एक भी गलत ऑप्शन मार्क हो गया तो -2 है। और 49,000 चलो छोड़िए, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो -2 इज वेरी डेंजरस, चाहे इसीलिए स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी दी गई है कि भाई आप पेपर इसमें पार्शली जो आपको लगता है सुटेबल उसी ऑप्शन के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? आइए देखते हैं। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसको आप रीराइट करिए। मैं f' अपॉन fx लिख लेता हूं। ये b² प्लस x² लिखा गया है, इसको मैं इस तरीके से रीराइट कर रहा हूं। और अगर मुझे अब इसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाना है तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। b के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। b इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। ओके ठीक है, एक बात पता है कि b 0 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप आगे यहाँ पहुंचे। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपके पास है log fx में बनेगा, और ये है 1/b आपके पास डेटा है tan इनवर्स x/b, इसका इंटीग्रेशन दिस इज +c। आगे पहुंचते हैं, fx आता है e⁻ 1/b tan इनवर्स x/b + c आपके पास है, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा बनाया। f of 0 की वैल्यू 1 आपके पास लिखी गई है, वो डेटा भी हमें गिवन है। सो लेट्स रीराइट f of 0 का डेटा 1 है, e⁻0 + c है,
ई पावर सी का वैल्यू 1 निकल के आता है। तो हमारे पास फंक्शन आ गया है ई पावर 1/b tan इनवर्स x/b। ये फंक्शन बना अपने पास से। डेटा हमें एक ऑप्शन में f ऑफ -x वाला भी लिखा हुआ है। तो चलिए tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिविटी रहे तो वो बाहर आ जाती है। तो tan इनवर्स -x माइनस विल बी आउटसाइड। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं f ऑफ x और f ऑफ -x, तो ये दोनों आपने देखे बेस इनका सेम है, आप इनको ऐड करके लिख सकते हैं। tan इनवर्स x/b e पावर -1/b tan इनवर्स x/b। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और आपके पास से डेटा बनता है 1। ठीक है भाई। और b की हर वैल्यू के लिए रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, x की हर वैल्यू के लिए आ रहा है। सो वी आर मार्किंग c इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। डिफरेंस लेने पर तो कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा। तो आई थिंक ये वो डेटा था जिससे स्टूडेंट्स से जो 1 मार्क मिला है ना, उन्हें 20,000 स्टूडेंट्स ने इसको बात को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। मतलब सॉल्व करने वाला परसेंटेज अगर आप देखें तो 20,000 को 1 मार्क मिला था, 25,000 ने पूरे मार्क्स लेकर आए थे। कितना डिफरेंस है। इसको मिला होगा पार्शियल मार्किंग से 1 मार्क, और यहाँ पर 3 का जंप तो एक ही क्वेश्चन के अंदर चल रहा है। और जिससे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी तो आप देखिए कहाँ +4 से -2 चला गया, 6 मार्क का डिफरेंस चला गया है। 6 मार्क का डिफरेंस अगर जेईई एडवांस में आ जाए तो हम सीधा IIT रुड़की से IIT धनबाद पहुंच जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं। 6 मार्क्स तो बहुत होते हैं, 6 मार्क्स, वो भी मैथ्स में। मैथ्स में तो आपको पता ही है टाइम ब्रेकिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैथ्स के मार्क्स सबसे पहले देखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, वो कैसे पता चलता है, वो इनके डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। तो चलिए इनका डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास fx फंक्शन। सो वी आर नाउ डिफरेंशिएटिंग इट f'(x). ये आप देखिएगा, ये बनेगा आपके पास e टू द पावर, सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल चेन रूल अप्लाई होगा, x/b है। और फिर 1/b का बनेगा 1/b, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x/b का होल स्क्वायर, और x/b का डेरिवेटिव इज 1/b। ठीक है। तो ये सेम रहता है, एक्सपोनेंशियल 1/b का डिफरेंशिएशन 1/b, tan इनवर्स का ये डेटा आपके पास से बना, और x/b का डेरिवेटिव 1/b। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। e टू दी पावर, दिस इज b से b आपके पास की डेटा कैंसिल है, और ये डेटा आपके पास से आता है x² प्लस b²। बनी बात। e पावर में पॉजिटिव है, 1/x² प्लस a², ये भी पॉजिटिव है। ओवरऑल वी आर गेटिंग दिस एज एन पॉजिटिव डेटा। कितना था पॉजिटिव डेटा आपके पास यहां से आ रहा है, इसका मतलब f'(x) पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता है। सो f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर b नॉट इक्वल टू 0 के लिए, जो कि अलाउड नहीं। इट्स ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जिन्होंने ये थोड़ा बहुत सोच लिया होगा, जो उलझ गए होंगे, ये मार्क जो कर देगा वो उलझ जाएगा। तो जो a और c मार्क क्या, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन की वजह से +1 के मार्क +4 में और कन्वर्ट हो गए, और एक भी गलत मार्क करोगे तो -2 पे चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, जिसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आते हैं, जो टू द पॉइंट सटीक बात करता है, रैंडम तरीके से नहीं पढ़ रहा है, बस इतना ही आसान है। बस इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। और एमसीक्यू में महारत के लिए अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है उसको ट्राई करो। हर साल कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको नया उसमें मिलने को रहता है, जो आपने जिस भी कोचिंग से पढ़े हो, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। और आजकल ज्ञान की गंगा किसी लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर सिटी नहीं है, हर तरीके से हर लोग स्टूडेंट पढ़ने को तैयार है, जैसे आप ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। ठीक है। सी Let a and b be positive real numbers such that a is greater than 1 and b is less than a, and let p be the point in the first quadrant that lies on the parabola x² by a² minus y² upon b² is equal to 1. Suppose the tangent to the parabola at point p passes through the point 1, 0, and suppose the normal to the parabola at point p cuts off equal intercept on the coordinate axis. Let delta denote the area of triangle formed by tangent at p and normal at p and the x-axis, और e is the eccentricity of ellipse. Then we need to mark the correct option. ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जे एडवांस 2020 कॉनिक सेक्शन का सवाल है।
पूछा गया है आपके पास है, हाइपरबोला की बात हो रही है, टेंजेंट नॉर्मल का बढ़िया फुल फ्लेश बढ़िया सवाल पूछा गया है। और इस टाइम पर आप ये भी देखिए एक्चुअल स्टूडेंट्स इसका बिहेवियर इसके ऊपर क्या रहा था। तो हम देखेंगे क्योंकि एमसीक्यू के अंदर है नेगेटिव -2 की भी मार्किंग रहती है, तो रॉन्ग ऑप्शन वाले स्टूडेंट है -2 जिन्होंने 37,000, इसमें ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे। 37,000 स्टूडेंट घर पर -2 लेकर गए होंगे और जो करेक्ट रिस्पॉन्स वाले बच्चे हैं वो हैं आपके पास 11,500, ये इसको +4 मिला होगा। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क वाले आपके पास है 20,000 है, जिनको +1 मार्क मिला होगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो इतना है। देश भर का डेटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर हम इस इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच जाएंगे, सवाल को बना पाएं, और मैं सच में कह रहा हूं ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं, बस यही कहूँगा अगर आपने किसी चैप्टर को एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी रिवाइज कर लिया है, रिवाइज मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं देखना होता है, सवाल बनाए हैं, तो डेफिनेटली आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर हमें बाकी स्टूडेंट से एज लेनी होगी, तो हम देखिए यहाँ से कितना 20 और 11 31,000 के आसपास स्टूडेंट्स इस सवाल को बनाया है, मार्क्स लेकर गए हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें से भी आधे मान के चलिए आप जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई तो जरूर किया होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, और ए आपके बारे में पता है, ए इज गिवन एज ग्रेटर देन 1, और बी जो है वो आपके पास से तो पॉजिटिव तो होगा ही बी, पर ए से छोटा रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड, फर्स्ट लाइन इज डन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के अंदर जैसे हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एओडी में भी मिलते हैं, पीएनसी में मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे, यहाँ हमको दिख रहे हैं वेक्टर 3D में आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी तभी आप ये 4-5 लाइन के जो सवाल होते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी है कि क्या क्या हुआ। जैसे फर्स्ट वाले डेटा को हमने डिकोड कर दिया कि ये मतलब था P is the point in the first quadrant that lies on the hyperbola, ठीक है, P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में on the hyperbola है। Suppose tangent to the hyperbola at P passes through the point 1,0, टेंजेंट इस पॉइंट से पास होती है, ध्यान रखेंगे। Suppose the normal of the hyperbola at P cuts off the equal intercept on coordinate axis, देखिए जो फोर्थ और थर्ड लाइन के बीच में सबसे बड़ा हिंट यहाँ दे दिया गया है। अब जिसको स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट पता हो यहाँ बात बना देगा। नॉर्मल है हाइपरबोला का, इसी पॉइंट P पर कट ऑफ करता है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नॉर्मल की बात की जा रही है, नॉर्मल एट पॉइंट P। इक्वल इंटरसेप्ट की बात होती है तो आप समझ में आई बात क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप देखें यहाँ पर देखो A और B ऑलरेडी यूटिलाइज कर रखा है, तो मैं x/a एंड y/b इज इक्वल टू 1 वाली बात करता हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट है तो a इक्वल टू b आपके पास से होगा, और ऐसा करने से मेरे पास ये डेटा बनेगा, और ऐसा करने से मुझे इसका स्लोप पता चला। नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो आप बताइए टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 1 होगा। तो जो P पॉइंट है अगर हम उसको x1, y1 ले लें तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी x(x1) t इक्वल टू 0, x(x1) अपॉन a स्क्वायर, y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट हम जानते हैं, टेंजेंट एक पॉइंट है जिससे पास हो रही है, वो है 1,0, और मुझे स्लोप पता चल गया है। तो यही टेंजेंट जो एक पॉइंट है जिससे पास होगी 1,0 है, एंड वी नो द स्लोप इसका 1 है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y - 0 1 x - 1, ठीक है। और ये इक्वेशन आपके पास से x - y इज इक्वल टू 1 लिखी गई है। नंबर 1, नंबर 2, एक लाइन की दो इक्वेशन नहीं हो सकती, एक लाइन की तो एक ही इक्वेशन होती है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लेंगे कोफिशिएंट्स का रेशियो। x1/a², x का कोफिशिएंट है, यहाँ 1 आता है। y का कोफिशिएंट आप देखिएगा -y1 अपॉन b², यहाँ से डेटा आपके पास से -1 है। कांस्टेंट टर्म देख लीजिए 1 and 1। सॉल्व करने पर हमारे पास x1 का डेटा आता है a² और ये y1 का डेटा आता है b², ठीक है। डेटा हमने बनाया तो आपके पास से पॉइंट आ गया, और क्या पॉइंट बनेगा x1, y1, वी नो द वैल्यू ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, p² q a² एंड b² पॉइंट P। अंडरस्टूड, बनी बात। अब आगे बढ़िए, आगे क्या और बातें हमें दे रखी वो देखिएगा। एक तो हमें डेल्टा निकालना है, एरिया, ठीक है,
और P बोला गया है कि E इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 2 ऑप्शन E पर बने हुए हैं और एरिया की भी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। देखो नॉर्मल की भी हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। तो देखिएगा नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप कितना है, नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो बनेगा y माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 x माइनस ए स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास आती है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डेटा भी अपने पास से रिजल्ट बना है, ठीक है। और कोई कंस्टेंट जो हमें दिखता है जी। अब ये जो P पॉइंट आया है किस पे लाई करता है वो आप देखिए। P पॉइंट लाई करता है, देखो लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो P लाइज ऑन हाइपरबोला, P लाइज ऑन हाइपरबोला। तो अगर ये हाइपरबोला पर है तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। ए स्क्वायर आप रखेंगे ना तो बनेगा a पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा b पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लीजिए अपने पास डेटा बन रहा है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। सो वी आर हैविंग b स्क्वायर एज a स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट हमारे पास एक और रिजल्ट आ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाइपरबोला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ए बड़ा है या बी बड़ा है, इलिप्स में इस बात का फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि यहाँ तो ए ही ग्रेटर देन बी है। हाइपरबोला को फर्क पड़ता है कि सामने 1 है या -1 है, ठीक है। चलिए तो ये हाइपरबोला का फॉर्मूला है एक एक्सेंट्रिसिटी का। यहाँ पर बी स्क्वायर हमारे पास डेटा अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर चला गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये डेटा अपने पास से आता है। अब आप खुद देखिए, क्योंकि बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो दिस नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। वैसे भी दिया हुआ है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अब आप देखिए, वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 बोला है तो हमें इसकी रेंज के बारे में थोड़ा कमेंट करना होगा कि a का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो a स्क्वायर का वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही है। हम यहाँ पर रेसिप्रोकल अगर लेते हैं 1 बाई इन्फिनिटी आपके पास से 0 बनेगा, ठीक। अब हमें बिल्कुल उसके जैसा बना देना है इसको, तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज होगा, फिर आप 2 ऐड कर दीजिए, ये डेटा बना। यही डेटा यहाँ लिखा है। अब आप रूट ले लीजिए इसके बाद, तो थोड़ा और इधर अगर हम जाते हैं तो रूट हमने ले लिया 2 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, रूट 2 बन गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये तो एक्सेंट्रिसिटी है ना। तो देखो मक्खन की तरह निकल के आ गया। ई कितना है 1 से लेके √2 ए। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब बाकी क्या पूछिए, डेल्टा निकाल के लाइए। डेल्टा कौन है, ढूंढिए भैया डेल्टा कौन है, क्योंकि डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। तो ये मत सोचिए एरिया अंडर द कर्व आ गया है। हाइपरबोला की हम बात करते हैं। ये हाइपरबोला है आपके पास और ये यहाँ पर डेटा है। हाइपरबोला जहाँ कट करता है वो पॉइंट आता है आपके पास से a,0, बट a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1,0 यहाँ होगा जहाँ से टेंजेंट पास हो रही है। आपको याद हो तो पॉइंट दिया है 1,0 से टेंजेंट पास होती है। और ये P पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी हमें मालूम है। P पॉइंट इज a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हुआ नॉर्मल, ये बना टेंजेंट, ये यहाँ कट करता है, इट इज़ 1,0। और ये यहाँ आके एक पॉइंट और कट करेगा नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ कट करता है वो ढूंढ लीजिए। y कोऑर्डिनेट अगर 0 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा आपके पास से। सो दिस पॉइंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0। अब ढूंढिए जो बात बोली गई है। हमें बोला गया है कि वो ट्राइंगल बनाइए जो टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस से बना हुआ हो, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और कोई पॉइंट्स आपके पास नहीं हो तो ये m मान लिया, ये n मान लिया हमने, ठीक है। तो इस एरिया का फंडा बताइएगा 1/2 दिस mn, और ये हाइट लेकर आनी होगी जो कि P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या है, इसका P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। mn का डेटा बनाइएगा तो डेटा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 एंड द हाइट इज b स्क्वायर। हमारे पास a स्क्वायर का फॉर्मूला है, या देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 1 b स्क्वायर होता है।
तो यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस वन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, सो इट इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, फाइनली वी आर हैविंग बी पावर 4, बी पावर 4 हम मार्क करेंगे, सो दिस इज रॉन्ग, डी, एडी इज द फाइनल आंसर। अब बताइए आप कहाँ फंसे, इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट वाली बात नहीं पता, जिससे स्लोप आया इससे कंपेयर किया, पॉइंट आ गया, पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखना, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता, सेटिस्फाई की कंडीशन आ गई है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम देश के टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। होता क्या है ना बच्चों, पेरेंट्स ना अपने हिसाब से स्कूल में एडमिशन तो करवा देते हैं जो उनका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन तो अपने दम पे लेना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर हम देखें फिर पेमेंट शीट पे जा रहे हैं, अगर डोनेशन वगैरह देखें तो बात अलग है। और हमेशा कहता हूँ कि जेईई में सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले इज्जत आपकी घर में बढ़ती है, और हर जगह अगर पापा ही एडमिशन करवा रहे हैं तो आप मान के चलिए वो इज्जत नहीं है आपकी, है ना। तो लड़िए, जीतिए, बात बनेगी, ज़रूर बनेगी, और सीखते रहेंगे इसे। Let f is defined from R to R and G R to R, function satisfying f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus f of x into f of y and f of x is equal to x times gx for all x y belongs to real numbers and limit x tends to 0 gx is equal to 1, then answer the following statements। MCQ के अंदर पूछा गया जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जो आपसे डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स इनके बारे में बात कर रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट किस कैटेगरी में रखा जाए इस बात पर डिपेंड करता है कौन से सेक्शन में पूछा गया है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसके अंदर एक भी ऑप्शन गलत मार्क करने पर -2 की पेनल्टी थी। उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया वो आप देख सकते हैं, 21,802 स्टूडेंट्स हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, यानी रफली ये 14% के आसपास का स्टूडेंट है। और सही करने वाले स्टूडेंट हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स देने वाले 10,985 जो +4 लेकर गए हैं। +1 वाले स्टूडेंट जिनको 1 मार्क मिला वो है आपके पास 29,000 और 2 मार्क वाले स्टूडेंट भी हैं 27,000। तो आप देख सकते हैं कि करीब 27 ने भी पार्शियली मार्क्स अटेम्प्ट किया, 29 ने भी किया, तो ये दोनों मिला के आपके पास करीबन 58,000 के आसपास हो रहे हैं और 10 ये है 68,000। इट्स अ वेरी बिग नंबर जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके देखा, और 61,000 है जिन्होंने इसको 0 मार्क लिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो अगर इन तीनों नंबर्स को देखें तो कुछ ना कुछ तो मिला, इसको 2 मार्क मिला, इसको 1 मार्क मिला, इसको पूरे मार्क्स मिले हैं, तो ये नंबर्स काफ़ी बड़ा आ रहा है, मतलब इससे डुएबल क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं ऐसा क्या इस क्वेश्चन की अप्रोच रहनी चाहिए, हाउ शुड वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस रिलेशन इज गिवन टू अस, फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है तो डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, and this relation is always allowed for every x and y। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट ये दिया गया है f of x plus y is equal to f of x plus f of y ये डेटा अपने पास है। एक काम करते हैं, y को h रख लेते हैं, तो आपके पास से f of x plus h माइनस f of x बनता है, यहाँ से f of h बन जाएगा एंड दिस इज f of x इंटू f of h। धीरे धीरे हम इस पूरे को डेरिवेटिव की तरफ लेकर चलते हैं, h से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, लिमिट आया h टेंड्स टू 0 है, f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। कौन है ये है डेरिवेटिव f डैश x। यहाँ क्या बनने वाला है उसको आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, fh दोनों जगह से कॉमन है, इट इज fh बाय h, ठीक। और कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1 प्लस fx, ये डेटा है। fh बाय h क्या है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, यहाँ से अगर मैं gx का डेटा निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास से fx बाय x बनता है, ठीक। तो ये जो fh बाय h लिखा गया है ये एक्चुअल में हम लिख सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h, और ये डेटा अपने पास से बन गया। क्या हमें इसका वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है, ये देखो दिया हुआ।
और जब इस तरीके से डॉट कनेक्ट होते चले जाते हैं ना, तो एक्चुअल एग्जाम हो या मॉक टेस्ट हो या आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन को देखा कि हाँ तो मैं बिल्कुल जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से जिस रास्ते से सवाल बनाया है, आई एम रनिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये डेटा आपके पास से 1 आता है, सो वी आर हैविंग दिस एज 1, यानी ये 1 प्लस fx आपके पास बन गया। अब ये डेटा अपने पास लिखा है, बोला गया है इसको सॉल्व करिए, तो चलिए सॉल्व कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें से fx प्लस 1 को यहाँ रख लेंगे, ये 1 इंटू बन जाएगा, और यहाँ पर भी dx से मल्टीप्लाई, ये भी dx, और दोनों साइड हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। मेरे पास log ऑफ fx प्लस 1 डेटा बनता है, सामने आता है dx जो बनेगा x प्लस c। यह है f ऑफ x प्लस 1, जहाँ से आता है e पावर x प्लस c, ये डेटा आपके पास बना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। fx आपके पास है e पावर x इंटू ई पावर c माइनस 1, ये डेटा है। क्या कोई रिजल्ट हमारे पास है? क्या कुछ और बातें हमें बताई गई हैं जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें? f के बारे में या फिर और कुछ और रिलेशन पता हो f के बारे में तो बात कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0 पर डेटा निकालें, इसका f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंशियबिलिटी की बात है, ये g पर डिपेंडेंट है, बाकी दोनों जगह f की ही बातें हो रही है। इस रिलेशन से अगर हम यहाँ पर जस्ट थिंक x को अगर y को दोनों को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है उसके बारे में बात सोचते हैं, क्या बात बन पाएगी, है ना? वहाँ से भी देख सकते हो आप। f ऑफ 0 क्या है? अगर मैं यहाँ से f ऑफ 0 निकालना चाहूँ तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो पर 0 से मल्टीप्लाई होके तो क्या बनेगा, 0 ही बनने वाला है। तो हमारे पास इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि f ऑफ 0 तो 0 है। तो जब पता है कि f ऑफ 0 0 है तो यहाँ से e पावर 0 है, e पावर c है, वी आर हैविंग e पावर c एज 1, सो हेंस वी आर गेटिंग fx एज e पावर x माइनस 1। ये फंक्शन आपके पास से निकल के आ गया, ये है फंक्शन। अब इस फंक्शन के बारे में जो पूछा जा रहा है, क्या ये हमेशा डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल। ये जो फंक्शन आपके पास आया है, इट इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, नो इश्यूज। डेरिवेटिव आप बना दीजिए, आपके पास है e पावर x आता है, आप f डैश 0 डेटा बनाएंगे, e पावर 0 है, वैल्यू 1 आएगी, f डैश 1 बनाइए, e बनेगा। तो देखिए f डैश 0 की वैल्यू 1 आती है, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। f डैश 1 e आएगा, f डैश 1 दे रखा है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। समझिए, तो पार्शियल मार्किंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, सारे सही हो, बात वहां पे बात फंसती है। g0 1 है, फिर g की डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमसे पूछी गई है। आइए रिजल्ट पर आते हैं। हमारे पास जब fx आ गया है तो रिजल्ट क्या है? fx है gx, fx इज इक्वल टू दिस इज द रिजल्ट। तो यहां पर मैं लिखने लगा e पावर x माइनस 1, यहां भी x आता है। तो अगर हम gx की डेफिनेशन बनाने लगे तो वो e पावर x माइनस 1 अपॉन x बनता है, ये gx आता है। अब gx ही बचा है, पर देखो आपने डिवाइड किया है तो फिर ये कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी कि g हमारे पास से 0 नहीं है, तभी हमारे पास डिवाइड करने की परमिशन है। और हमारे पास लिमिट लेकिन दे रखी है कि इसकी लिमिट 1 आती है। ओके, तो इसकी भी अगर आप लिमिट निकाल के देखोगे तो 1 ही आएगी। स्टैंडर्ड लिमिट है e पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो यानी फंक्शन हमारा ठीक आया है, 0 नहीं रख सकते। बी ऑप्शन में बोला है कि g0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब हमें ये पता है कि अगर हम x टेंस टू 0 करके देखते हैं gx को तो वो वैल्यू 1 है, और ये डेटा आपके पास गिवन है, और जो एक्सप्रेशन है वो भी इस बात को वेरीफाई करता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लेट g0 1 है, लेट g0 इज 1। अब आगे हमसे पूछा गया है कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताइए। जब हमारे पास ये दोनों बातें हो गई तो इसका मतलब ये पता चल गया कि gx तो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। तो अब हम कंटिन्यूटी से डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को कंक्लूड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या होगा, इसका LHD और RHD दोनों पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाय चांस अगर ये डिसकंटिन्यूअस आ जाता और g0 की वैल्यू 2 दे दी जाती तो ये डिसकंटिन्यूअस होता, डायरेक्ट बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं ग्राफ ब्रेक हो गया है। लेकिन अभी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, फ्री डिफरेंशिएबिलिटी की बात पूछी जा रही है, और इस फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ 0 पर ही हो सकती है। अगर 0 पर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो दुनिया की सभी पॉइंट्स पर ही डिफरेंशिएबल भी बन जाएगा। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप इज कि हम LHD और RHD की तरफ जाएं। ठीक है, LHD RHD की तरफ जाते हैं। तो पहले बनाया LHD, लिमिट h टेंस टू 0,
जी पर बात कर रहे हैं तो 0 माइनस एच माइनस जी ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये डेटा निकलेगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमें निकालना होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, 0 पर डिस्कशन है सारा, 0 पर बात बना देंगे। दिस इज द डेटा। जी एक्स हमारे पास है e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। याद रखिए इस डेटा को, वेरी यूजफुल डेटा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से अगर हम देखें अगले वाले में डेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, द वैल्यू ऑफ g0 इज 1 and this limit says as e power h minus 1 upon h minus 1 upon h. Limit h tends to 0 e power minus h minus 1 plus h. आपके पास यहां से h स्क्वायर आता है, e पावर h माइनस 1 माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर, ये डेटा है। सिंप्लीफाई कीजिए, स्टैंडर्ड लिमिट लगा दीजिए या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे सीरीज बनेगी। एच स्क्वायर कट जाएंगे सब, हमारे पास हाफ आंसर आता है। और इसको भी ओपन करते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सब कट जाएंगे, हाफ आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से हाफ हाफ आंसर आते हैं। तो क्या पता चला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आया कि एफ एक्स के साथ साथ अब बात हो रही है जी एक्स की। सो जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और ये 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है। सो वी कैन मार्क द बी ऑप्शन एज वेल। तो आंसर आएंगे इसके ए बी डी। तो ए बी डी करेक्ट करने वाले देश भर में सिर्फ 10,800 स्टूडेंट थे, लेकिन वहीं इसको पार्शियली सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स का काउंटिंग अगर आप देखें तो वो भी अच्छा खासा नंबर है। 29,000 स्टूडेंट ऐसे, जैसे आंसर इसका आया है ए बी डी, अभी हम मार्क कर रहे हैं ना, ए बी डी इसका आंसर आया है। तो इसमें से किसी एक सिंगल ऑप्शन को जिसने मार्क किया होगा उसको 29,000 भी है, जिसमें से ए बी डी में से कोई से 2 ऑप्शन मार्क किए होंगे वो 27,500 स्टूडेंट है। और जिसने लकीली एक बार अगर किसने -2 वाला ऑप्शन मार्क कर दिया है, तो जिसने -2 लिया है वो भी अच्छा खासा नंबर है 21,000, क्योंकि ए बी डी अगर मार्क करोगे तब तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, लेकिन एक गलत ऑप्शन सी मार्क कर दिया जिसने भी, वो भी अच्छा खासा नंबर आपके पास है। और जो बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट बात किया है ए बी एंड डी, दैट पर्सन्स आर 10,900, वो मिले हैं +4 नंबर्स। ठीक है, एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यही है आपको जो मान के चलिए पेपर 1 पेपर 2 में 4-5 सवाल 10 सवाल तो इसी के रहते हैं और बहुत प्रिसाइजली इसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप सोचे जेईई मेन में एससीक्यू करने के बाद आप एडवांस का एमसीक्यू कर देंगे, रेयर चांस है। एमसीक्यूज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ गुड रिसोर्स। यूज माय जो मेरी कैलकुलस की बुक्स है ना, उसका एमसीक्यू सेक्शन कीजिए, काफ़ी सवाल है उसके अंदर, इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स है। मैथमेटिक्स विल डेफिनेटली अपलिफ्ट, हमेशा की तरफ बनेंगे, सवाल बनेंगे, और बाकी मैं हुई आपको समझाने के लिए। सी लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर्स सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर is not equal to 0 and alpha plus gamma is 1. Suppose that the point 3, 2, -1 is the mirror image of the point 1, 0, -1 with respect to the plane alpha x plus beta y plus gamma z is equal to delta. Can answer the following option which is and are true. MCQ सेक्शन, प्लेन के ऊपर सवाल पूछा गया है। जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। उस टाइम पे जब ये सवाल आया था तब मान के चलिए कितने स्टूडेंट्स ने सही किया था, कितने गलत किया था, उसकी एक्चुअल एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। क्योंकि पार्शियल मार्किंग है, एक भी गलत ऑप्शन होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें जितने स्टूडेंट्स -2 लेकर गए हैं वो हैं 29,000 अक्रॉस इंडिया की हम बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तुक्के लगाने वाले भी होंगे। देखिए उसी के आसपास 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बना भी लिया है, +4। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क लेकर गए हैं, वो 14,000 स्टूडेंट्स हैं, और 2 मार्क वाले 11,000। मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ए डुएबल क्वेश्चन, आप मान सकते हैं। तो 24 यहाँ हो गया, 14 यहाँ है आपके पास से, 38,000 यहाँ आ गया, 40,000 के आसपास बच्चों ने इस सवाल को कर लिया। तो फिर सवाल
इजी कंसीडर किया जाएगा। हमने इसी पेपर में ऐसे भी सवाल देखे हैं जिसको सिर्फ 5,000 बच्चों ने सॉल्व किया है, 3,000 बच्चों ने सॉल्व किया है, तो दिस क्वेश्चन विल कंसीडर्ड एज रिलेटिवली एन ईजियर प्रॉब्लम। ठीक है, वहीं आप देखिए 71,000 ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। जी, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या समझाया जा रहा सीखते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा अगर रियल है, यहां देखिए आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये रियल नंबर्स हैं, और पहली इक्वेशन हमें ये दी जाती है। आप क्या मतलब समझते हैं इसका, ये बताइए। रियल नंबर्स का स्क्वायर अगर जीरो आ रहा है, रियल नंबर सम ऑफ रियल नंबर्स अगर जीरो हैं, तो रियल नंबर का स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, और नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का एडिशन अगर जीरो है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो सब जीरो है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा ये सब बराबर होकर जीरो आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अल्फा बीटा और गामा आर नॉट इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। ये सब एक साथ जीरो नहीं है, दे आर नॉट जीरो टुगेदर। इन सब डेटा को एक साथ जीरो मत कीजिएगा। एक डेटा दिया है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 है। एक प्लेन का एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो प्लेन हमने एक बनाया, प्लेन ये रहा, 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। सो लेट्स कॉल द फर्स्ट पॉइंट एज ए पी पॉइंट, जो है 3, 2, -1। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। इसका इसके अबाउट ये रहा प्लेन, यहाँ पर आप जाते हैं, मिरर इमेज आता है Q, एंड दैट पॉइंट इज 1, 0, -1। देखो एक प्लेन पॉइंट को एक प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज लेंगे तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो PQ के DRS अगर हम सबसे पहले लिखें, PQ के DRS 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हो, DRS निकालने आसान होते हैं, डिफरेंस ले लीजिए -1 भी आपके पास यहाँ लिखा जाएगा जी, ये -1 है, ये भी -1 है, +1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 और 0। ठीक है, ये नंबर्स आप इसके साथ लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1, 1 एंड 0। क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, और इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा ये बनना चाहिए। दिस कैन बी अल्फा बीटा गामा। तो मतलब इसको हम k से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दिस शुड बी द पॉसिबिलिटी। अब k क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा की बात हो रही है, हमारे पास दिया है कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 आती है। तो देखिए अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 आती है, अल्फा की वैल्यू k है, गामा 0 है, तो डिसाइड हो गया k का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अल्फा 1 आ गया है, और यहाँ से बीटा भी 1 आ गया है, गामा अपने पास 0 है ही सही, तीनों के डेटा निकल के आ गया, अल्फा बीटा गामा बन गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का सम निकल गया 2, और देख लीजिए बाकी सब जगह डेल्टा इन्वॉल्व है, डेल्टा निकालते हैं। ये दोनों अगर इमेज हैं, इसकी P का इमेज Q है, तो यहाँ एक मिड पॉइंट होगा इनका M, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। बहुत आसान सवाल है, ये फ्री के मार्क्स है। 3 + 1 आप करके देखेंगे तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, एवरेज निकालने वाले हैं। यहाँ से हम 2 + 0/2 है, और -1/2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये डेटा आपके पास है, पॉइंट M इज क्लियरली 2, 1, -1। अब ये किस पे लाई करता है, पॉइंट M लाइज ऑन द प्लेन, दिस लाइज ऑन प्लेन। तो प्लेन की जो इक्वेशन है हमारे पास है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा टाइम्स जेड इज इक्वल टू डेल्टा। तो आप देखेंगे तो बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू है डेल्टा। अल्फा की वैल्यू 1 है, ये 2 बनेगा, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा 0 है, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज कमिंग एज 3। डेल्टा की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला वाला है डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा की वैल्यू अपने पास है 3, गामा इज 0, वी आर हैविंग 3 एज द आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज ट्रू। फिर आते हैं सी ऑप्शन पर। सी लिखा गया है डेल्टा प्लस बीटा, डेल्टा इज 3, बीटा इज 1, वी आर गेटिंग 4,
ये वाली ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन पे चलते हैं, वहां है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 0 है, हमारे पास डेटा आता है 2 पर डेल्टा की वैल्यू तो 3 है। दे आर नॉट इक्वल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां से बनने वाला है ए बी सी। ए बी सी को हम यहां पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ए बी सी इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। वेक्टर 3D के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाए ढंग से उनको सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर एंड 3D, ठीक है, बनाते रहिए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let A and B be positive real numbers. Suppose PQ vector is equal to AI vector plus BJ vector and PS vector is equal to AI vector minus BJ vector are adjacent sides of a parallelogram PQRS. Let U vector and V vector be projection vectors of W vector is equal to IK plus JK along PQ vector and PS vector respectively. If modulus of the magnitude of U vector plus magnitude of V vector is equal to the magnitude of W vector. And if the area of parallelogram PQRS is 8, then which one of the following statement is not true? MCQ क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2020 के अंदर पूछा गया, पेपर 2 के अंदर वेक्टर्स का क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स का। पैरेललोग्राम की बात हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है, पर क्या सच में ही ये फेवरेट टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स का? एक्चुअली जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था, क्योंकि जिस कैटेगरी में ये पूछा गया है वो है एमसीक्यू, जहां पर एक भी अगर गलत ऑप्शन मार्क हो गया तो सीधा -2 की पेनल्टी है। तो सबसे पहले गलत करने वाले बच्चे देखते हैं। 52,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 लेकर गए, 61,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। वहीं पर सही सवाल करने वाले स्टूडेंट 23,000 देखा +4, और 1 मार्क वाले स्टूडेंट हैं जिनको मिला है +1 मार्क, वो है 13,000। बाकी सारे केसेस में आपको लिखा हुआ है। तो रिलेटिवली अगर हम देखें तो 23 और 13 देखा जाए तो 36,000 स्टूडेंट्स ने सवाल को किया है। तो रिलेटिवली ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी में ही जाएगा। इसी पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी थे जो सिर्फ 4,000 बच्चों से हुए हैं, 5,000 बच्चों से हुए हैं, ये तो 36,000 से हो गया है, चाहे जिसमें 23 के पूरे मार्क्स आए, 13,000 के हाफ कम मार्क्स आए, पार्शियल मार्क्स आए। चलिए शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट को प्रिसाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अपने पास लिखा गया है। ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है। पी क्यू वैक्टर है, पी एस वैक्टर है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस है। ये पैरेललोग्राम हमने बनाया। अगर एक छोटा सा कच्चा सा डायग्राम बनाएं, पी क्यू
आर एस, ये पी क्यू वैक्टर, ये पी एस वैक्टर। ठीक है, हमें दिया गया है, एक बात और थी इसके अंदर, हमें एरिया दे रखा था कि 8 है। सो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हम बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हमारे पास से आना चाहिए पी क्यू और जो पी एस वैक्टर है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्यू क्रॉस पी एस, दिस इज कमिंग एज 8। इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, आई जे के पी क्यू वैक्टर अपने पास है ए एंड बी एंड दिस इज 0, और दूसरा वाला वेक्टर है आपके पास है ए एंड माइनस बी एंड दिस इज 0। ये मैग्नीट्यूड हमें इसका निकालना है, डिटर्मिनेंट के बाद मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो आई कैप के साथ अगर आप देखें तो 0 है, बी के साथ देखेंगे वो भी 0 है, बात बनती है तो के साथ बनेगी माइनस ए बी टाइम्स के कैप, दिस इज रिटर्न एज 8। आपके पास से 2ab की वैल्यू 8 आता है, यानी यहां से ab का वैल्यू 4 आता है, ab इज कमिंग एज 4। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, जहां पर हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट भी, दोनों की वैल्यूज कैसी पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट आया है 4। अब आगे पढ़िए, u वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ w वेक्टर अलोंग pq, इसको समझाइए। सो प्रोजेक्शन अगर हम बात करें, सो u वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर से, तो u वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर है किसका, w वेक्टर का। तो w वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे किसके साथ, वो देख लिए PQ के अलोंग, तो PQ के साथ डॉट होगा, PQ के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड होगा, और PQ के अलोंग है तो PQ की डायरेक्शन ले ली जाएगी। ये इसका मतलब निकल के आता है, जो लिखा गया है उसको आप समझिए आराम से। A वेक्टर का B वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है, A डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B। तो W वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है PQ वेक्टर पे, तो W डॉट PQ डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ PQ। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अलोंग किसके है, PQ वेक्टर के, तो PQ वेक्टर की डायरेक्शन को पिक कर लेंगे, यूनिट वेक्टर हमने पिक कर लिया। सिमिलरली V वेक्टर भी बनाया गया है, वो कैसे है, वो भी W का प्रोजेक्शन है किस पर, PS पर। तो W डॉट PS वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PS वेक्टर, और डायरेक्शन भी किसकी है, PS वेक्टर की, तो PS कैप ले लेंगे। क्या हमारे पास इन सब के डेटा पता है, बिल्कुल पता है, PQ हमें पता है, PS पता है, W पता है, इनका आप डॉट निकालिए। ये है I प्लस जे, डॉट आपको करना है किसके साथ, PQ के साथ, तो PQ का वेक्टर आप ले लीजिए AI कैप प्लस BJ कैप, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज PQ कैप। आगे चलते हैं, ये बना I प्लस जे, डॉट होने वाला है इसका AI कैप माइनस BJ कैप के साथ, मैग्नीट्यूड आपके पास बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपके पास है PS कैप। डॉट प्रोडक्ट करिए यहां से, तो A प्लस B आपके पास से बनता है अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां से आएगा PQ कैप, और ये आपके पास बनता है डॉट के बाद A माइनस B। जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। क्या पूछा है आगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब देखिए नाउ, क्योंकि जो कंडीशंस गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करना है। ठीक, आइए देखिए, कैप है, डायरेक्शन है, पर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊंगा तो PQ वाला तो आपके पास है, ये तो A प्लस बी बन जाएगा, यहां आपके पास है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और PQ कैप का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा। आगे पहुंचते हैं, A माइनस बी बनता है, अंडर रूट आपके पास आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको समझाने के लिए मैं बार बार ये लाइन लिख रहा हूँ, वरना मैं तो फटाफट भी कर सकता हूँ, पर एम वो नहीं है कि मुझे आता है नहीं आता, एम ये है कि आपको आता, आपको सिखाना है। कहीं आप फंस गए हैं तभी आप सोल्यूशन देखने आए हैं। W को आप देखिए, W कहाँ है W, वो रहा I प्लस जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस जे। तो चलिए इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 बन जाएगा, यहाँ से आपके पास आता है मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस मॉड ऑफ A माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। I प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास से वो रूट 1 प्लस 1 है, जो आपके पास है रूट 2 बन जाता है।
देखो हमें पता है कि a प्लस बी, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, कितने हैं, a और b पॉजिटिव हैं, तो ये आपके पास से प्लस से ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड अभी भी रहेगा और ये आपके पास से 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेटा अपने पास से बना। आइए कंस्टेंट a प्लस बी ब्रैकेट में मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट है। और एक बात और पता है कि ab का वैल्यू कैसा है, 4 है, और एक बात और पता है कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। सॉल्व करना ही पड़ेगा, डेटा पूछे जा रहे हैं हमसे, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करने पहुंचे, a प्लस बी आपके पास है, मॉड ऑफ a माइनस बी है, सामने हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने हम चले गए, इसका स्क्वायर मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स a प्लस बी मॉड ऑफ a माइनस बी, इट इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड है, ऐसे ही बन जाएगा। आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर ही मॉड का स्क्वायर होता है, ये बात अगर आप जानते हैं तो इस स्क्वायर में मॉड का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पहुंच जाइए, ये डेटा हमने बनाया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, सब खत्म, सब कैंसिल, ये कैंसिल, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकल के आता है, ये 0 आना चाहिए। वी नो दैट a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो कंफर्म है फिर a प्लस बी तो पॉजिटिव हो गया है, सो दिस इज पॉजिटिव, ये तो 0 होगा नहीं। तो हमारे पास फिर एक रिजल्ट आया कि मॉड का डिफरेंस 0 है आपके पास से, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, आई एम हैविंग a इक्वल टू b। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से a b 4 गिवन था, दोनों बराबर हैं और पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेगा ओनली। a और b दोनों की वैल्यूज 2 2 निकल के आएंगी, तो दोनों का सम करोगे तो 4 बन जाएगा, डिफरेंस लोगे तो 0 बनेगा। सो a इज ट्रू, b इज रॉन्ग, सिंपल एक डेटा बनाया। पूछना चाहते हैं कि पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी आर वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। पी आर वेक्टर तो डायगोनल है, पैरेललोग्राम में पी आर वेक्टर क्या बनता है वो आप देख सकते हैं। अब हमारे पास ए और बी आ चुके हैं, तो मैं पी क्यू और पी एस भी लिख सकता हूं। तो आप देखिए पी एस वैक्टर ये बनेगा आपके पास से 2i कैप प्लस 2j कैप, पी एस वैक्टर 2i कैप माइनस 2j वैक्टर। डायगोनल की बात कर रहे हैं जब हम पी आर वैक्टर की, तो वो आपके पास है पी एस प्लस पी क्यू, दिस इज पी क्यू, फर्स्ट वन पी क्यू, यस दिस इज पी क्यू, पी क्यू प्लस पी एस वैक्टर, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आई एम हैविंग दिस एज 4i कैप, दोनों ऐड होंगे डेटा बनेगा। लेंथ की बात शायद पूछी गई है, लेंथ इसकी 4 बन जाएगी, so लेंथ ऑफ पी आर वैक्टर इज 4, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू वैक्टर, इज इट? ये देखिए ये पी क्यू वैक्टर है, ये आपके पास है W वैक्टर है, तो W वैक्टर और पी क्यू वैक्टर में क्या कहानी दिख रही है हमें? हमें तो ऐसा दिख रहा है कि जो पी क्यू वैक्टर है ये डबल है W वैक्टर का, पैरेलल है ये दोनों। पी क्यू वैक्टर 2 टाइम्स कर दे तो ये बन जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है, पी क्यू वैक्टर तो W वैक्टर के पैरेलल आने वाला है। तो क्या ऑप्शन दिया है कि W वैक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस नारा, इट इज पैरेलल टू पी क्यू वैक्टर, डी इज नॉट द आंसर। सो फाइनल आंसर हम इसको मार्क करेंगे AC। बहुत सारे स्टूडेंट्स से इसको रिलेटिवली देखा जाए, बाकी सवालों कंपेरिजन में सॉल्व किया है। आप भी इसको फेवरेट्स की कैटेगरी में रखिए चैप्टर को, वेक्टर 3D वाले चैप्टर्स को सीक्वेंशियल मैंने बनाया है एक एक बात आपको समझाने के लिए, जैसे प्रॉपर सॉल्यूशंस होते हैं ना वैसे ही बनाए हैं। पेपर में सॉल्व करना हो तो इतना जमा के नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो स्पीड भी मेंटेन करनी है ताकि हम कम टाइम में सवालों को सॉल्व कर पाए। For non-negative integers s and r, let s and r bracket is written as s factorial upon r factorial s minus r factorial if r is less than or equal to s, and 0 if r is greater than s. For positive integers m and n, let g m comma n is sigma f of m comma n comma p divided over n plus p by p. P stands from 0 to m plus n. Where for any non-negative integer p, f of m comma n comma p is equal to sigma I equal to 0 to p
MCI, M plus ICP, MP plus NCPI एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आपके पास है ट्रू होने चाहिए। फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम को बिलोंग करता है, जे एडवांस 2020 के अंदर पेपर 2 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ हमें ये इसके पता करना है कि MCQ जिस कैटेगरी के अंदर अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दें तो -2 की पेनल्टी होती है। दिस क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, पेपर 2 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें +4 मार्क्स लेकर आए हैं सिर्फ 1.37 स्टूडेंट्स ने, यानी सिर्फ 2063 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मार्क्स मिले थे। लेकिन यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी इनेबल थी, तो फिर वन ऑफ द टफेस्ट इसीलिए बोला है कि टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो बहुत 1% के आसपास सॉल्व हुआ है, लेकिन पार्शियली भी स्टूडेंट मार्क्स लेकर आए हैं तो वो 12,000 है, 8,000 है, तो आप देख सकते हैं करीब 23,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर आए होंगे। 2,000 स्टूडेंट ने +4 लिया है, बाकी पार्शियल मार्किंग भी इनेबल है। गलत वाले भी काफ़ी सारे 17,000 -4 -2 लेकर गए होंगे यहाँ से, और नोट अटेम्प्टेड वाले भी अच्छे खासे हैं। 1,10,700 के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। एक्चुअली जितनी बड़ी क्वेश्चन में साइज दिखती है ना, फिर वो सिग्मा वगैरह दिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बस ये डराने के लिए आप देख सकते हो कि कितने डर गए। 1,10,000 के आसपास तो डर ही चुके हैं, और गलत करने वाले भी आपके पास 17,000 है, तो 1,27,000 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से तौबा कर लिया। चलिए सवाल पे आते हैं, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, व्हाट शुड बी द अप्रोच। सर ये क्या कहानी समझाई गई है, ये बता दीजिए। ये कहानी ये समझाई गई है, कभी अगर SCR लिखा गया है तो हमें इसकी वैल्यू आपके पास से S फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल S माइनस R फैक्टोरियल लिखेंगे। कब लिखते हैं हम ऐसा, जब R की वैल्यू S से कम होती है। यही तो तरीका होता है S में से R थिंग्स सेलेक्ट करना, डिस्टिंक्ट थिंग्स को। और अगर कभी नीचे वाला नंबर ज़्यादा हो जाए तो बोल दिया है कि आप 0 ले लीजिएगा इसको, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और यही हम NCR के अंदर जो सीखते हैं वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। तो ये तो स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है उसकी बात हो रही है। अब आते हैं हम इसके ऊपर। GMN डिसाइड किया गया है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया उसके हिसाब से, जिसके अंदर FNP ये एक्सप्रेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। फिर डिवाइड करेंगे N + P CP से, तो फिर समेशन करने पर GMN आएगा, और GMN पर ही हमारे चारों ऑप्शन हैं। GMN, GM+N+1, 2M, 2N, ये सारी बातें G पर है। ये है M, तो पहले कौन सॉल्व होगा, पहले FMNP सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा, इससे डिवाइड होगा, तब G बनेगा, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या है वो हमने देखा। अब आइए अब हम सवाल पे आते हैं। तो इस डेटा को हमने पिक किया, यहाँ है M, N, P, ठीक है। सिग्मा में लिखा गया है, सिग्मा की वैल्यू है, I की वैल्यू 0 से लेके P तक पूछी जा रही है, 0 से लेके P तक है। यहाँ जो डेटा है उन सब को हम वैसे लिख लेते हैं। ये है MCI, अगला वाला है आपके पास से N + I CP और P + N P - I, ये डेटा आपके पास है। इन दोनों के अंदर P चल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं और फैक्टोरियल वाले फॉर्म में ले चलते हैं। MCI रखा, ये डेटा बनेगा आपके पास से N + I फैक्टोरियल। एक बार डेटा ठीक से मैच कर ले, कुछ और ना सॉल्व कर दे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और सॉल्व कर लिया फिर वापस से सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। फिर N + I - P फैक्टोरियल, ये डेटा आपके पास है N + P फैक्टोरियल है, P + N फैक्टोरियल, इट इज P - I फैक्टोरियल। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, N + I, ये डेटा आपने बनाया। कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। अब बाकी जो बचा है उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। MCI है ना, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है अपने पास, देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब थोड़ा नोटिस करिए क्या कहानी हो रही है। N + I - P है, क्योंकि NCR को समझिए, इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर आता है। R S - R की वैल्यू ऊपर आ जाती है। ऐसे इन दोनों का सम अगर हम करके देखते हैं तो क्या बनता है, I से I कैंसिल है, P से P कैंसिल है, N फैक्टोरियल बन रहा है। हमारे पास N फैक्टोरियल नहीं है, लेकर आते हैं। N फैक्टोरियल नहीं है ऊपर, तो फिर हम N फैक्टोरियल जनरेट किया, जनरेट कर देते हैं, और बाकी सब जो टर्म है उसको वापस रीराइट करेंगे।
ये टर्म्स हमने लिखी, इन दोनों का सम n फैक्टोरियल दिख रहा था, यहीं से हिंट मिला, p से p कैंसिल, i से i कैंसिल, NCR में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r होता है, n माइनस r और r ऐड होकर n बन जाता है। इन दोनों में p माइनस i और i माइनस p को सम करेंगे n आएगा, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तब आप इन दोनों को देखिए, ये इसमें भी इन दोनों का सम ऊपर बन रहा है, यहाँ भी इन दोनों का सम यहाँ पर बन रहा है, तो बिल्कुल हम रास्ते पर आ चुके हैं, सही रास्ते पर हैं। MCI ये आपके पास आएगा, डेटा बना दीजिएगा, दिस इज कमिंग एज P प्लस NCP, ये डेटा आप लिख सकते हैं, और ये है आपके पास है NCP माइनस I। थोड़ा ध्यान से देखें, सोचे समझे, क्या ठीक लिखा है? n फैक्टोरियल p माइनस i का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, p प्लस n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, करेक्ट। सिग्मा किसके ऊपर है वो देख लीजिए आप, सिग्मा i के ऊपर है, इसमें i आता है क्या? नहीं आता है, i नहीं आता है, इसको बाहर ले लो। P प्लस NCP आपके पास है, सिग्मा है आपके पास है, I का वैल्यू है 0 to P MCI, एक डेटा ये बचा है, एक डेटा ये बचा है, NCP माइनस I, ये डेटा अपने पास है, ठीक है। अब हम इस सिग्मा का डेटा अगर बना ले कहीं से तो बात बन जाएगी। सो लेट्स कंप्यूट दिस सिग्मा, कॉल इट एज एन S। इस सिग्मा की हम बात करते हैं और इस S को बना लेते हैं, यहाँ से क्या बनता है। सो इसको बनाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिखा S इज इक्वल टू सिग्मा, आपके पास I की वैल्यू है 0 to P, ठीक है, और वी आर हैविंग MCI एंड NCPI, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास S आया, इसको पहचानिए, इट इज रिटन एज MC0 NCP, MC1 NCP माइनस 1, MC2 NCP माइनस 2, ये डेटा आपके पास लिखा है, NC3 NCP माइनस 3, एंड दिस सीरीज गोज ऑन टिल आपके पास से MCP NC0। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, सब जगह देखिएगा, अपर इंडेक्स फिक्स्ड है, लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, 0 प्लस P इज P, 1 प्लस P माइनस P, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अपर इंडेक्स इज फिक्स्ड, अपर इंडेक्स इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, एंड सम ऑफ लोअर इंडिसेस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन रहा है लोअर इंडिसेस का। जब ऐसा होता है ना, तो दो एक्सप्रेशन देखो, एनसीआर के दो टर्म्स कैसे आए, जब दो एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स पावर m का, और दूसरी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स पावर n का। ये बनेगा MC0 MC1x MC2x स्क्वायर MC3x क्यूब, एंड दिस गोज ऑन MCPx पावर p, और लास्ट में भी चला जाएगा MCMx पावर n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखिए, ये बनेगा NC0, फिर बनता है NC1 टाइम्स x, आपके पास आगे डेटा बनता चला जाएगा NCP माइनस 3 एक्स पावर p माइनस 3, NCP माइनस 2 एक्स पावर p माइनस, जो टर्म्स मुझे वहां ऊपर दिख रही है मुझे वही टर्म्स लिखनी है, ताकि हम यहाँ पर कोई एक रिजल्ट कंक्लूड कर पाए। NCPx पावर p एंड दिस गोज ऑन टिल NCNx पावर n, ठीक है। जो टर्म्स हमें चाहिए उनको हाईलाइट कीजिए आप, ये स्टार, फर्स्ट वाली सभी टर्म्स को मैं स्टार मार्क कर देता हूं, देखिएगा कहाँ है, MC0 ये रहा स्टार, फिर MC1 ये रहा, फिर है MC2, फिर है MC3, अगला ढूंढिए MCP, ठीक है। दूसरे वाली टर्म है उनको आप आइडेंटिफाई करिए, वो है NCP एरो, NCP, दिस इज NCP, NCP माइनस 1, NCP माइनस 2, NCP माइनस 3, सब बना दिए। और एक लास्ट में एक और है हमारे पास है NC0। एक तरीके से मैं आपको थ्योरी पढ़ाने लग गया हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। सब दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा फोकस एक ही जगह पर है, क्योंकि अपर इंडेक्स कांस्टेंट है, सम ऑफ लोअर इंडिसेस भी कांस्टेंट आ रहा है, वो तो फिक्स्ड है अपर इंडेक्स, और सम जो है लोअर इंडेक्सेस का वो कांस्टेंट है। MC0 NCP एक साथ आने चाहिए,
NCP ये रहा, क्या कोफिशिएंट मिलकर बनाएंगे, MC 0 है, NCP है, दोनों मिलकर x पावर p बना रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं MC 1 मुझे चाहिए किसके साथ, NCP -1 के साथ। ये देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर p -1 है। जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर p ही बनेगा। पहले वाले के अंदर भी x पावर p बन रहा था, इसके अंदर भी x पावर p बन रहा है। आगे चलिए, MC2 आपके पास लिखा है और यह है NCP -2 आपके पास लिखा है। ये 2 पावर है, यहाँ p -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x पावर p बनेगा। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं, तो सभी x पावर p के कोफिशिएंट है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, ये लिखा मैंने MCP और ये लिखा मैंने NC0, मल्टीप्लाई कीजिए x पावर p। तो ये जो s लिखा गया है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power p in multiply of these two, 1 plus x power m, 1 plus x power n, जो बन जाएंगे 1 plus x power m plus n, ये डेटा बन जाएगा। अब इसमें x पावर p का कोफिशिएंट अगर आप बनाएंगे तो वो बनता है m plus n CP। इसकी जनरल टर्म आप देख सकते हैं, क्या लिखेगी, सिग्मा m plus n CR x पावर r। तो x पावर r यानी r इक्वल टू p आपको लेना होगा। ये कोफिशिएंट आ गया m प्लस एन CP, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये पूरा सिग्मा हमने यहां से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है भाई, m प्लस एन CP आपके पास से बना है, तो ये डेटा मेरे पास से बन गया। तो क्या रिजल्ट आया, आइए देख लेते हैं। m, n, p इज n प्लस p CP। अगला वाला डेटा आया है m प्लस 1 CP, m प्लस n CP। ठीक है, क्या चाहते हैं क्वेश्चन वाले, वो देखिए। G वाला डेटा हम बनाना चाहते हैं जी, बिल्कुल G m, n हम बनाएंगे। सिग्मा रहेगा, P की वैल्यू है 0 से लेके m प्लस n। हमें ये डेटा चाहिए f ऑफ m, n, p डिवाइडेड बाय n प्लस p CP, ये डेटा होना चाहिए। अब देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं m प्लस एन CP से अगर इसको डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं यहां पर इसको m प्लस एन CP से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये डेटा बचता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये देखें, p इक्वल टू 0 टू m प्लस एन, FMNP लिखा हुआ है और n प्लस p CP ये डेटा है, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास से m प्लस एन CP, ये डेटा है। और ये क्या डेटा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आप इसको देख पाएंगे। हम p की वैल्यू अगर 0 रखते हैं ना, तो ये बनता है m प्लस एन C0, m प्लस 1 C1, m प्लस 1 C2 डॉट डॉट डॉट, और ये पूरा नंबर अगर आप बनाने चाहेंगे m प्लस एन C m प्लस n, ये डेटा है। तो 0 से लेके ऊपर वाला नंबर टोटल बन गया है। इसका मतलब ये क्या है, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास बन जाएगा। तो GMN की वैल्यू बनेगी 2 टू द पावर m प्लस n। दिस इज द डेटा ऑफ GMN, दिस इज द डेटा ऑफ GMN। अब आप यहां से बाकी सारी बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास यहां से GM, n पता चल गया हमें। अब यहां से हम बाकी सारे ऑप्शंस को ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट हम यहां से निकाल पाएंगे कि हमारे पास आ गया है GM, n का डेटा, ये 2 पावर m प्लस n है। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन दोनों की चेंज कर लेता हूँ तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये n प्लस m और m प्लस n दोनों इक्वल है। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। ठीक है, आगे देखिए आप क्या पूछा गया है, 2mn वाली बात भी पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ पर 2m और 2n करता हूँ तो जहाँ पर m है वहाँ 2m बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा। ये 2 हमने लिखा, जिसको हम m प्लस n इंटू 2 कर सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस n इसका स्क्वायर, स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2mn का स्क्वायर बना तो ये बन गया। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जो ब्रैकेट्स में रहती हैं, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास है, डी। सी गलत है। एक और बात है, m प्लस n की बात हो रही है, ये भी बना लेते हैं।
तो ये क्या बनेगा, 2 पावर m की जगह तो m ही रहेगा, n की जगह पर n+1 आ जाएगा। वहीं अगर हम चेंज करें अगले वाले के हिसाब से m+1 टाइम्स n प्लस ये वाला डेटा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास से दोनों जगह सेम ही रिजल्ट आने वाला है। m+n+1 m+n+1 दे बोथ आर इक्वल, दोनों सेम आ गए आपके पास से, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है ट्रू है। ए बी डी हम इस सवाल को सही करेंगे। अब आप सोचिए देश भर में सिर्फ 1.37% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल को सही किया था। सारे ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ पार्शियल मार्किंग को हटाते हुए। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? यस आई एग्री कि थोड़ा बहुत ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर कई सारी मैनिपुलेशंस यहाँ पर चल रही हैं, और एक सिग्मा ये अकेला एक क्वेश्चन होता है, ये बहुत स्टैंडर्ड है। रूटीन क्लास में भी इसको 5-6 बार करवा देता हूँ, तो उनके पास फिर प्रैक्टिस रहती है। मेंस में भी ये प्रोफाइल कई बार पूछा जाता है। फिर एक बार जब यहाँ से हमारे पास GMN की वैल्यू आ गई, तो फिर उसके बाद इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना था, और हमने देखा कि हमारे पास आंसर्स आए हैं A, B एंड D। तो जिसने ABD मार्क किया है वो परसेंटेज पूरे देश भर में बहुत कम है। ओनली 2000 स्टूडेंट है, सिर्फ 2000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सही किया, 1.37 के आसपास। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे आते हैं जो टॉपर डिसाइड करने वाले होते हैं, और ऐसे ही अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेगा। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। जब आपको लगे कुछ ज़रूरत है, आप चाहे देश भर में कहीं भी पढ़ रहे हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। और चैनल पर अगर आप कुछ सीखे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no two of visits takes place on consecutive days. The number of all the possible ways in which such visits to the factory can be made by an engineer during 1:15 June 2021 is। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है, जहां मार्किंग +4 की है, और गलत होने पर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो पीएनसी चैप्टर जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर परेशान भी रहते हैं। देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम दिया था उनका ये कितना फेवरेट था। तो आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स अपने पास 5.93% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था, और वो नंबर बनता है 8942। अप्रोक्स 9000 स्टूडेंट्स पूरे देश भर में इस सवाल को सही कर पाए थे। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? और गलत करने वाले आप देखिए, रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट है 1,09,000, और नहीं करने वाले 32,000 है। इन बेचारों को तो अटेम्प्ट भी अगर कर देते तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कुछ ना कुछ तो लिख कर आना चाहिए था। फिर भी पीएनसी को देख के 32,000 ने रिस्क ही नहीं लिया। देयर वाज नो रिस्क एट ऑल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए डिस्कस करते हैं। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पहले 15 दिन में जो इंजीनियर है वो 4 दिन के लिए विजिट करता है, एग्जैक्टली 4 days। ठीक है, इट इज मैंडेटरी दैट नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, कोई भी 2 दिन लगातार वो विजिट नहीं करेगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय एन इंजीनियर ड्यूरिंग फर्स्ट 1:15 जून 2021। 1 जून से लेके 15 जून के बीच में 15 दिन होते हैं। तो जैसा अगर रूटीन है कि फर्स्ट 15 days में एक इंजीनियर कंजिक्यूटिव डेज पर नहीं आएगा, पर एग्जैक्टली 4 बार विजिट करेगा। ठीक है, तो आप सोचिएगा अगर वो 4 दिन आता है, ठीक है, तो कितने दिन नहीं आता है ये बताइए। 15 days टोटल हैं, उसमें से 4 दिन वो आता है, तो 11 दिन वो नहीं आता है। 11 दिन वो नहीं आता है, सो लेट्स से इट्स अ डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, और ऐसे चलते चलते हमारे पास है डे नंबर 10, डे नंबर 11। 11 दिन वो नहीं आता है, सो 11 days he does not visit, वो विजिट करेगा ही नहीं 11 दिन। ठीक है, तो 11 दिन रहे। अब जो 4 दिन आए हैं, तो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज वो नहीं आ सकता, तो वो 4 दिन कैसे रहे होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव अगर वो नहीं रहेंगे तो वो कहां से जनरेट होंगे? वो इनके गैप्स में से हम पिक कर लें। अगर 4 होते हैं तो गैप 5 बनता है,
D1 से लेके D11 तक अगर हम सारे गैप्स काउंट करेंगे तो ये 12 गैप्स बनेंगे। आप चाहो तो सारे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आपके पास D4 है, लेट्स राइट D5, इट इज़ D6, D7, थोड़ा सा जगह का इशू है, पूरा लिख लेता हूँ मैं। D7 के बाद D8, D9, D10 एंड D11, ठीक है। और ये यहाँ से इनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, तो ये वो 11 दिन हैं जब वो विजिट नहीं करता है। D7 का मतलब ये नहीं कि 7 डेज 7 तारीख की हम बात करें, नहीं नहीं, ये काउंटिंग वो नहीं है। D4 का मतलब ऐसे नहीं 4 जून की बात हो रही है। D1 का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं कि 1 जून है, ये वो डेज हैं जब उसने विजिट नहीं किया है। 15 में से 11 दिन विजिट करते हैं तो 11 डेज ऐसे हैं जिस पर उसने विजिट नहीं किया है। 4 दिन वो आया है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो हमारे पास 11 दिन के बीच में टोटल गैप्स अवेलेबल हमारे पास बनते हैं 12 गैप्स हैं आपके पास से। सो रिक्वायर्ड वेज जो हमें चाहिए वो इन्हीं 12 में से कोई से भी आप 4 दिन चूज कर लीजिए। आपके पास रिक्वायर्ड वेज ऐसे आएंगे, ये सपोज करो मैंने ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, यहाँ वाला चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ऐसे अगर मैंने 4 चूज कर लिए हैं तो कभी भी वो कॉन्जिक्यूटिव वाले नहीं बन पाएंगे, ठीक है। 12C4 इज योर आंसर। सो 12, 11, 10, 9 into 8 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया है। 12 है, 11 है, 10 है और 9 आता है आपके पास है, अपॉन में लिखा हुआ है 24। 2 बनेगा, यहाँ से कटेगा 5 बार, 45। 11 आपके पास है, 55 आपके पास है। सो 495 मेरा यहाँ से आंसर बनता है। इट्स वेरी हार्ड टू गेस दिस नंबर, जिसने एक्चुअल में सॉल्व किया होगा वही वो नंबर है जो हमें दिख रहा है कि 4.93% के आसपास, जो हमने नंबर देखे 9000 के आसपास नंबर है, उससे कम ही है। तो क्या इतना डिफिकल्ट था? गैप मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो समझाने के लिए इतने बनाया, बहुत रूटीन क्वेश्चन है। 11 बचे, 11 में गैप्स 12 आएंगे। 12C4 इज योर आंसर। देश भर में लेस देन 9000 स्टूडेंट इसको कर पाए थे। मैं आपको ये बोलूँगा, इस चैप्टर से डरिए मत, थोड़ा सा बिना डर को हटा के समझने की कोशिश अगर आप करेंगे, दिमाग आप लगाएंगे, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपकी दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती कराने के लिए मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए। ऐसे सवाल आपको अलजेब्रा वाली जो मेरी बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। In a hotel, 4 rooms are available. 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 person and at most 2 persons. Then the number of all possible ways in which this can be done. एक होटल रूम है आपके पास से, जहाँ पर 4 रूम्स है अपने पास, ठीक है। एंड 6 लोगों को अकोमोडेट करना है। कंडीशन ये बताई गई है 4 रूम्स के अंदर कि ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन एंड एट मोस्ट 2 पर्सन्स। हर रूम के अंदर कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, ठीक है भाई, समझ पाते हैं। तो हमारे पास है 6 पर्सन्स, ठीक है। रूम से 4, बिल्कुल ऐसे सोचिए कि 6 लोग होटल के रिसेप्शन पे पहुंचे, इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 रूम्स हैं और एक एक सब उसके अंदर जाएंगे। तो पहले हम ग्रुप्स बना लेते हैं इस बात का। सर ये तो दिया ही नहीं कि पर्सन डिस्टिंक्ट है, ये अंडरस्टूड है। और रूम्स भी अलग अलग हैं, तो उनका अगर देखा जाए तो जीपीएस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट भी अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो ये बात नहीं बताएंगे डिस्टिंक्ट रूम्स हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये अंडरस्टूड है। सभी लोग अलग अलग हैं और रूम्स भी अलग अलग हैं। अब अगर 4 रूम्स हैं और 6 लोग हैं और कम से कम एक रूम में एक जना तो रहेगा ही रहेगा, तो मान के चलिए एक से चारों रूम में भेज दिया। उसके बाद 2 लोग बचेंगे। अब वो 2 लोग किसी एक रूम में नहीं जा सकते, वरना ऑलरेडी 1 या 3 लोग हो जाएंगे, मना किया हुआ है। मैक्सिमम एक रूम में 2 लोग रहेंगे। तो ये जो 6 पर्सन्स हैं, इसका अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो देखो, पहले एक की टीम बना दी। अब हमें 2 लोग बचेंगे तो वो किसी एक में रहेंगे। तो ग्रुप ऐसे बनेगा कि 2 लोग एक जगह हैं, 2 लोग एक जगह, एक जगह एक जगह पर है। क्या ये बात समझ में आती है? हम बोलेंगे कि यार आपस में ना ग्रुपिंग कर लीजिए आप लोग, कौन से 2 लोग साथ में रुकेंगे, क्योंकि होटल के रूम 4 ही है, और कौन सिंगल रहेगा, तो इस हिसाब से उनके बीच में ग्रुप फॉर्मेशन किया गया।
बारी आती है रिक्वायर्ड वेज अपने पास से कितने बनेंगे। जेई एडवांस के अंदर जब ये सवाल पूछा गया था तो आप उसको भी देखिएगा, कितने परसेंट स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। 4.89, ओनली 4.89 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, जो रफली आपके पास से 7,377 स्टूडेंट ही थे, बस इतने से। तो ये अब तक का पेपर 2 का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, पर ये है नहीं, सिर्फ ग्रुप बनाना है। पीएनसी को देखकर स्टूडेंट थोड़े भागते हैं, डरते हैं, जरूरत नहीं है। ग्रुप बना लीजिए। आपके पास यहाँ से 6% आप 6 फैक्टोरियल आएगा। वी आर हैविंग 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ग्रुप्स में जब भी क्वांटिटी सेम आती है तो उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड होता है। तो 2 ग्रुप हमारे पास इक्वल क्वांटिटी के हैं तो एक 2 फैक्टोरियल उसका बनेगा, और 2 ग्रुप और इक्वल क्वांटिटी के हैं 1-1 वाले, इसकी वजह से भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड बनेगा। तो ये हुआ ग्रुप फॉर्मेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 लोग थे उन्होंने अपनी अपनी 2-2 और 1-1 की कितनी टीम्स बनेंगी ये डिसाइड करने का तरीका हमारे पास आ गया कि इतनी टीम बनाई जा सकती है 6 लोगों से, जिसमें 2 टीम 1-1 की है और 2 टीम 2-2 लोगों की है। इतनी टीम्स बनाई जा सकती है, इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन हो सकता है। दिस इज फॉर द ग्रुप फॉर्मेशन। अब देखिए ग्रुप बन चुका है, 4 रूम्स हैं। पहले वाले ग्रुप के पास चारों रूम में से किसी में भी चला जाए, 4 तरीके हैं। दूसरा वाले के पास फिर 3 रूम बचेंगे तो 3 तरीके। तीसरे वाले के पास 2 रूम बचेंगे, चौथे वाले के पास 1 होगा, यानी 4x3x2x1 ग्रुप में उनको अगर सेंड करना है, अलग अलग रूम्स में अगर हमें सेंड करना है तो ये हो गया आपके पास है रूम अलोकेशन। हम कैसे करेंगे उनका, उसका 4 फैक्टोरियल यहाँ पर और आएगा। सो दिस वी कैन राइट इट एज 720, 2 आपके पास है 4, यहाँ भी 4 आता है, ये है 24, 6 आपके पास से बनेगा। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये मुझे 4 से कैंसिल करना है, 180 आपके पास से आता है, 1080 आपके पास से फाइनल आंसर इसका निकल के आता है। सो फाइनली वी आर हैविंग द फाइनल आंसर एज 1080। ठीक है, तो क्या इतना डिफिकल्ट था कि देश भर में सिर्फ 7,300 स्टूडेंट्स, ये नेशनल जेई एग्जाम एडवांस का चल रहा है, और जब बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल है उनको काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया हुआ। लेकिन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जब भी सवाल आते हैं, बच्चों का अटेम्प्ट या नंबर, या ये कहें कि जिस कैटेगरी के अंदर ये पूछा गया न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, अगर ये SC की होता तो फिर भी शायद थोड़ा सा स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है। लेकिन एकदम से 1080 को गैस करना, ये तो ये मान के चलिए कि 95%, 99% स्टूडेंट ये वही हैं जिन्होंने बिना तुक्का लगाए एक्चुअल में नंबर लेकर आए होंगे 7,377। ठीक है, हमें भी मेहनत करनी है और इस चैप्टर को यहाँ तक पहुँचना है। सिखाने के लिए हम तैयार हैं, सीखते रहिए। Two fair dice, each with faces 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled together and sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeatedly till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If P is the probability that this perfect square is an odd number, then find the value of 14P. ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स से पूछा गया, आप देख सकते हैं 7.38% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, यानी 11,125। वहीं पर 70.1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया। 21 ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसको छोड़ दिया, और इनको मिला +4, इन दोनों को मिला आपके पास से 0 मार्क्स, क्योंकि देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्या सच में ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि पूरे देश भर में सिर्फ 11,000 स्टूडेंट्स इसको कर पाए थे? चलिए डिस्कस करते हैं। ये डेटा हर साल जेईई एडवांस वाले रिलीज करते हैं, ठीक है, तो हमेशा इसके बारे में कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए इजी हो, डिफिकल्ट हो, ये रिलेटिव होता है। लेकिन ये एक्चुअल डेटा है कि ओवरऑल सभी स्टूडेंट जिन्होंने जेईई एडवांस का पेपर लिखा उसमें से कितनों का सही हुआ टोटल स्टूडेंट्स में से, उस परसेंटेज से हम डिसाइड कर सकते हैं। परसेंटेज अगर कम है तो वो डिफिकल्ट है, परसेंटेज अगर ज़्यादा है सही करने वालों का मतलब आसान सवाल है। तो यहीं से हम एक्चुअल डेटा बनाते हैं कि पेपर का एक्चुअल एनालिसिस क्या है। Coming to the question, 2 fair dice, each are faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 डाइज हैं
उनके नंबर्स वही जो स्टैंडर्ड होते हैं 1 से लेके 6 तक है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व। क्या निकाला जाता है? उनका समेशन निकाला जाता है। द सम इज ऑब्जर्व and this process is repeated till the sum is a prime number। आइए, अगर सम प्राइम नंबर आएगा तो आप मुझे बताइए, सम इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कब बन सकता है? एक डाई पर 1 आया, दूसरी डाई पर भी 1 आया, मिनिमम प्राइम नंबर हमारे पास से 2 बन सकता है जब सम 2 बन जाए, और मैक्सिमम दोनों पर 6 और 6 है तो 12 हो सकता है, पर 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर अगला प्राइम नंबर, लास्ट सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमारा 11 हो सकता है। तो बीच वाले सारी पॉसिबिलिटीज की भी बात करते हैं। 2 अलाउड है, 3 अलाउड है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 नहीं होता, 5 होता है प्राइम नंबर, 6 नहीं होता है, 7 होता है प्राइम नंबर, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता। तो ये आए पॉसिबिलिटीज जिससे कि ये प्राइम नंबर बन सकता है। आगे क्या पूछा है? सम इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की भी बात करते हैं। दोनों का सम अगर हम देखें नंबर्स का तो वो 2 से लेके 12 के बीच में है। सम किसके बीच में रहता है ये भी हम बता सकते हैं कि भाई जो सम है, सम दोनों नंबर्स का वो रहेगा आपका 2 से लेके 12 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि मिनिमम दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ सकता है, मैक्सिमम 6 और 6 आ सकता है 12। तो 2 से लेके 12 के बीच में बहुत इंक्लूसिव परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 सम नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 कुड बी ए 1 पॉसिबिलिटी। 4 के बाद 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 अगला परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, अलाउड नहीं है, 12 के आगे नहीं जा सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास सिर्फ 2 हैं। आगे बढ़ते हैं। सो बोला गया सपोज द सम आउट टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट्स टर्न आउट टू बी ए प्राइम नंबर। अच्छा, तो वो इस बात की हुआ ये है कि सम पहले परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है, इसके पहले कि वो एक प्राइम नंबर निकल के आए। ठीक है, P is the probability that this perfect square is an odd number, find the value of this। ठीक है, ये बात समझा दी गई है कि सपोज ये कर लीजिए कि प्राइम नंबर सम नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर सम आता है, ये बता दिया गया। ये सपोज करना है, मैं दिया हुआ, दिस वी नीड टू अज्यूम, कि भाई जो सम है वो प्राइम नंबर आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सम 4 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आप डाइस के पास क्या क्या आ सकता है? देखिए 1 and 3 आ सकता है, 2 and 2 आ सकता है, एंड 3 and 1 आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं अगर मैं बोलूं कि सम अगर 9 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देखिएगा, 3 and 6 आ सकता है, 4 and 5 आ सकता है, 5 and 4 आ सकता है, एंड 6 and 3 भी आपके पास से आ सकता है। 3 6 4 5 5 4 6 3 आपके पास से डेटा है। ये 4 नंबर्स बन गए, ये पॉसिबिलिटीज है। बोला यही है कि परफेक्ट स्क्वायर आया हो। अब ये बताइएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर एक ऑड नंबर हो तो आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर ऑड कौन सा है? 9 कैसा नंबर है? 9 इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। और ये कैसा है? ये एक इवन नंबर। तो ये बता दिया गया है कि प्राइम नंबर तो सम नहीं आया है, आया तो यही है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बताइए कि वो एक ऑड नंबर आया हो तो हमारे फेवर में कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4। और टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्योंकि ये हो चुका है, ये होने वाला परफेक्ट स्क्वायर ही आया है, बता दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर्स बन गए? एक बार चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल केसेस तो आ चुके हैं 7। हमारे पास ये जो है दिस इज द ऑड नंबर, ये प्रेफरेंस में रहेगा, फेवरेबल में 1 2 3 4 4/7 आपके पास से बनेगा। आई एम राइटिंग 14 टाइम्स P is 2 times 4, द डेटा इज कमिंग एज 8। डेटा हमारे पास से 8 निकल के आता है। तो क्या ये इतना डिफिकल्ट था? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, पीएनसी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेक्टर 3D, उन सब में हमें क्या लिखा है, जितना जल्दी हम उसके साथ सीख जाए क्या पूछा गया है। ये नहीं कि हम क्या समझ रहे हैं, जो लिखा हो वही समझना ही लर्निंग है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कई बार हमने कुछ सवाल मन में किए हुए हैं, हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं, वो नहीं होता है। जो सवाल पूछा गया है क्या उसका मीनिंग निकलता है, उसके एक्चुअल मीनिंग पर अगर समझेंगे, एग्जैक्ट सवाल पकड़ पाएंगे कि हाँ ये पूछा है, कि नाम पापा का नहीं पापा जी का पूछा है।
तो पापा जी ससुर साहब का नाम पूछा तो पापा का नाम नहीं बताना है, तो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो जितने भी ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एक्सपर्ट बन जाइए, और वो बनेंगे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप अलजेब्रा वाली जो मेरी बुक है उसको बनाइए, काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इंटरमिक्स भी होंगे। अभी ये क्वेश्चन इंटरमिक्स नहीं है, दूसरे चैप्टर से इंटरमिक्स भी बनते हैं, पर क्या हमने जो देखा इस डेटा, कितने सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको सही किया था? 11,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही बनाया था। तो क्या आप मेहनत करके इन 11,000 बच्चों में नहीं आ सकते? अभी तो आपके एग्जाम में भी टाइम है, जी जान से मेहनत कीजिए। सिखाने के लिए मैं हुई सही, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, ढंग की जगह पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को बनाकर चलिए, अच्छा सिलेक्शन होगा। बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let the function f from 0 to 1 defined to R is as f of x equal to 4 power x upon 4 power x plus 2. Then the value of f of 1 by 40 plus f of 2 by 40 plus f of 3 by 40 dot 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 f of 39 by 40 minus f of 1 by 2 is. This data is being asked. ये क्वेश्चन पूछा है जेईई एडवांस 2020 के अंदर, पेपर 2 का ये सवाल है, ठीक है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, जहां पर अगर हम देखें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उस बारे में बात कर लें। यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और सही करने पर +4 के मार्क्स हैं। सर करेक्ट आंसर देश भर में उस टाइम के, ये एक्चुअल डेटा है जो उस टाइम के स्टूडेंट्स का रहा था। 14% स्टूडेंट्स इसके अंदर सही आंसर लेकर आए थे, यानी 21,302 स्टूडेंट्स इसके अंदर +4 लेकर आए थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब भी 34,000 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। मजे की बात यह है वो 95 का इसका आंसर गलत आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बनाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या देखिए आप 1 से लेके 1/40, 2/40, 3/40, 39/40 और f ऑफ हाफ लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है। 1/40 और 39/40 का इनपुट अगर हम सम करके देखें तो वो 1 नजर आता है। 1 + 39 इज 40/40, दैट इज 1। 2/40, 38/40 आपके पास है, 2 और 38 बनता है 40/40, दैट इज अगेन 1। तो इनपुट अगर सम 1 बन रहा है तो फिर एक काम करते हैं, यहां अगर हमारे पास 4 पावर x अपॉन 4 पावर x प्लस 2 हमने लिखा है, यहां से अगर हम इसको 1 माइनस x से रिप्लेस करें, क्योंकि अंदर वाले डेटा का सम 1 आता है, तो क्या इसका रिजल्ट बनना चाहिए, ये दिमाग में बात चल रहा है। 4/4 पावर x,
4/4 पावर x प्लस 2। ये डेटा 4 आता है, यहाँ 4 पावर x आता है। 4/4 पावर x प्लस 2 ये डेटा आपके पास से बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 बनता है। 4 पावर x से 4 पावर x भी कैंसिल है। ये डेटा आपके पास से बना। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस x को, ये डेटा और ये डेटा अगर हमने ऐड किया तो आप देखेंगे कि दोनों का सम अपने पास से 1 आता है। तो एक रिजल्ट यहां से कंक्लूड हो रहा है कि f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस x का सम 1 आता है। यानी अगर इंदर वालों का सम देखा जाए, x प्लस 1/x का सम 1 है तो फंक्शन की वैल्यूज का सम भी 1 क्रिएट होता है। तो जो गिवन डेटा है जो हमसे पूछा जा रहा है उसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। ये बनेगा 1/40, यहाँ बनता है हमारे पास से 2/40 एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, और ये सीरीज चलती रहेगी। कब तक चलती है चलिए बात करते हैं। चलते चलते हम यहाँ पहुँचते हैं f ऑफ 19/40 प्लस f ऑफ 20/40 प्लस आपके पास से और डेटा चलिए आप यहाँ पे कितना बनेगा, 20 आ गया है यहाँ पे, ये बनेगा आपके पास से 21/40 और चलते चलते लास्ट पे आ जाइए f ऑफ 39/40 प्लस f ऑफ 38/40। तो क्या किया, इसको रिवर्स में लिख लिया। बस यहाँ से जो सम लिखा हुआ है इसको पलट के यहाँ से यहाँ तक लिख लिया है और एक सम और लिखा हुआ है जो है f ऑफ 1/2। ठीक है, अब आप सम देखिए क्या डेटा बन रहा है। 1/40 39/40 का सम 1 आता है, अंदर वालों का सम x प्लस 1/x का सम 1 आता है, तो फंक्शन की वैल्यूज का सम भी 1 आएगा। सो दिस कंप्लीट डेटा इज 1। तो कॉम्बिनेशंस बन गया आपके पास, ये डेटा आपके पास सम 1 बन जाएगा। 2/40 38/40 40/40 ये वाला डेटा भी आपके पास से प्लस 1 बनता है। 39/40 और 21/40 इनका सम भी आपके पास से 40/40 बनता है, इट इज 1। और ये दोनों डेटा अगर आप देखेंगे तो ये दोनों f ऑफ हाफ और f ऑफ हाफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20/40 इज हाफ, दोनों कैंसिल। कितनी टर्म्स बनी काउंट कर लेते हैं, 1 2 से लेके 19 तक टर्म्स है, बाकी सब तो एडजस्ट हो गई हैं। सो 1 1 1 दिस इज कमिंग एज 19 टाइम्स, सो फाइनल आंसर इज 19। अपने पास से फाइनल आंसर इसका 19 निकल के आएगा। ठीक है, तो सिंपल एडिशन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं कि फंक्शन डेटा दे रखा है और इन डेटा के हिसाब से इसको बनाए। तो f ऑफ x अगर हमें नोन है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स के बारे में सोचा, यहीं पे सवाल उठता है पता कैसे चला आपको कि x को 1 माइनस एक्स के साथ सोचना है। तो यहाँ पे इसी को देख के लगता है कि 1/40 और 39/40 में क्या कॉम्बिनेशन है। ये 1 से लेके 39 तक टर्म्स लिखी हुई है, तो दो दो के पेयर्स बनाएंगे ना तो एक टर्म बच रहा होगा और वो बच रहा होगा 39 टर्म्स है ना, तो 19 इधर 19 इधर, कितनी हुई 38, एक बचा बीच में, तो 20/40 होगा, हाफ है, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो फर्स्ट और लास्ट के कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए, तो रिलेशन क्या है 1/40 39/40 40/40 यानी 1 आ रहा है। तो इसलिए वहां से थॉट आया कि हमें रिप्लेस करना चाहिए x को 1 माइनस एक्स के साथ, और जब करके देखा हमने तो ये सम 1 क्रिएट हो रहा था क्योंकि और कुछ दिया नहीं था। डायरेक्ट वैल्यू रख के बनाना इज अ बैड ऑप्शन, बनेगा नहीं। तो बस यही आपकी लर्निंग, अगर आपने अब तक ऐसे सवाल नहीं किए हैं तो देख लीजिए, एडवांस वालों को तो ये बात बहुत पसंद है और इसके ऊपर सवाल भी पूछा हुआ है। द फाइनल आंसर वी आर मार्किंग 19 इज द करेक्ट आंसर। और देश भर में ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सोच पाए थे, तुम नहीं सोच पाए ये अलग कहानी, लेकिन आप देखिए 21,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर लास्ट तक सॉल्व करके दिखा दिया था। तो हम भी इनके अंदर इंक्लूड होंगे और आज के बाद से इस तरह की मैनिपुलेशन अगर दे रखी है तो उसको सोचने की प्रैक्टिस करेंगे। सर ऐसे सवाल प्रैक्टिस कहाँ से करें, अरे नेकी और पूछ पूछ अपनी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर करो। द मोस्ट अपडेटेड बुक इन कैलकुलस वही है पूरी जे इंडस्ट्री के अंदर, और ढंग से पढ़िए। Let f defined from R to R be a differentiable function such that its derivative f dash x is continuous and f of pi is -6. Capital F from 0 to pi is defined from R
is defined as capital Fx, which is as from 0 to x definite integration small f t dt, and if 0 to pi small f dash x plus capital F dash x cos x dx is equal to 2, and find the value of f of 0, small f0. ये डेटा हमसे पूछा गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही सवाल दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो सेक्शन में जिसमें पूछा गया है जे एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर, वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर +4 है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जहाँ पर के गेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका एक क्वेश्चन है। उस टाइम के स्टूडेंट्स में 17% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर लिया था, जो नंबर बनता है 25,000 स्टूडेंट्स ने सवाल सही कर दिया था, 25,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वहीं पर 89,000 ने गलत किया था, 35 ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। वहां पर अगर हम देखें, कैपिटल Fx का जो डेटा है वो है हमारे पास 0 से स्मॉल f ft dt। लेबनीज रूल लगाएंगे यहां पर और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कैपिटल F डैश x आपके पास से आता है, स्मॉल fx आपके पास से डेटा बनेगा। कंडीशन नंबर 1, जिस इंटीग्रेशन की हमसे बात हो रही है उस बारे में बात करते हैं। 0 से पाई है, f डैश x आता है, cos x dx आपके पास लिखा है, फिर 0 से पाई आता है, कैपिटल Fx cos x dx भी आपके पास से बनता है, डेटा बनता है 2। तो f डैश x cos x dx 0 से पाई कैपिटल Fx cos x dx, ये डेटा बना आपके पास। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये स्मॉल fx है, ये f डैश x है, ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट्स क्या है उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए, क्या क्या बातें दे रखी हैं। इस वाले फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, और सेकंड वाले फंक्शन पे हम आए। कैपिटल F है, इसका डेरिवेटिव आप अगर देखेंगे, कैपिटल F का तो स्मॉल f आता है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये कैपिटल F रहेगा, साइन x का हम बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं, cos x का इंटीग्रेशन रहेगा साइन x, डेटा आपके पास है। आप कैपिटल F का डेरिवेटिव निकालेंगे, कैपिटल Fx, यहाँ पर आपके पास से साइन x dx बनता है, एंड इट इज रिटर्न एज 2। सिंप्लीफाई होने पहुंचे, 0 से पाई आता है, f डैश x से, cos x से, dx से। ये f ऑफ पाई है और साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, कैपिटल F ऑफ 0 है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 आती है। यहां पर नोटिस कीजिए क्या पूछा है, कैपिटल F डैश x, कैपिटल F डैश की वैल्यू स्मॉल fx आती है। थोड़ा ध्यान रखना है कि कब स्मॉल लिखा है और कब कैपिटल लिखा है। ये यहाँ पे स्मॉल f लिखा है, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया है। यहाँ पर आप बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश कीजिए। स्मॉल fx आपके पास है, साइन x है, यहाँ देखिए डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो या तो एक काम कर दीजिए, यहाँ से आप इस बात को बना दीजिए और इसके बारे में सोचते, या फिर इसको अगर सेम रखा है तो यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको चाहते तो सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन बना सकते थे इसी वाले स्टेज के अंदर, तो ये फिर ये सॉल्व होकर आगे बढ़ जाते। और यहाँ तक अगर लिख लिया है तो फिर हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये सेम सेम दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इसको सेकंड फंक्शन और इस वाले को फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व कर लें। आप सॉल्व करके देख लीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है। अब लिख दिया है तो सॉल्व कर देते हैं, वरना यहाँ पर जाकर भी बात बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब मैंने बोल दिया है तो फिर कर लेते हैं। ये हुआ सेकंड, ये बना फर्स्ट। बनाइए बाय पार्ट्स, कैसे बनेगा। सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x आता है, फर्स्ट वाला फंक्शन अपने पास सेम रहता है, ये बना 0 से पाई, फिर 0 से पाई है, यहाँ आपके पास fx रहेगा, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है cos x का डेरिवेटिव आप बनाइए, आपके पास से क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन x dx, ये डेटा आपके पास बनेगा। यहाँ आप डेटा रखने जाएंगे, इस डेटा को भी बना देते हैं, क्या बात बनेगा। यह है f ऑफ पाई और cos पाई की वैल्यू -1 आती है, यह है f ऑफ 0 और cos 0 का वैल्यू 1 आता है, माइनस माइनस आपके पास से प्लस बनेगा, 0 से पाई cos x है, sin x है और dx। अब आप देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है। तो मैं कह रहा था अगर आप इधर नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लीजिए, तो फिर वो वाली टर्म कैंसिल हो जाती। बात बराबर ही है कि वहीं अप्लाई कर दिया
और यहाँ पे बात बना दी। अब देखिए क्या बात बनेगा, ये दोनों टर्म्स हमारे पास से कैंसिल हो गई। अब क्या रिजल्ट बनता है वो देखिएगा। क्या कुछ रिजल्ट हमें पता है? जी बिल्कुल, एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 आती है। एफ ऑफ पाई का वैल्यू हमें पता है -6 है, ये ऑलरेडी -1 है, ये एफ ऑफ 0 है, ये दोनों डेटा 0 आ चुके हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सामने आपके 2 लिखा गया है। ठीक है, तो ये 6 है और ये यहाँ पर है 2। मेरे पास है स्मॉल एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 निकल के आती है, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, तो क्या ये डुएबल क्वेश्चन था? बिल्कुल। 25,000 बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया फाइनल एग्जाम के अंदर, और घर पे आगे तो कितने लोगों से हो गया होगा। तो इन सवालों को सीखिए। लेबनीज से हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ गया था, और इसमें सेकंड फर्स्ट इसको अज्यूम किया, यहाँ फर्स्ट सेकंड अज्यूम किया, 2 बाय पार्ट्स लगाया, और ये टर्म्स आपस में कैंसिल होकर सामने डेटा बन गया स्मॉल एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4। डुएबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं आपके कोचिंग में, तो फिर आप कुछ अलग ही जेई की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत डुएबल क्वेश्चन है। देश भर में 17% स्टूडेंट्स ने इसको फाइनल एग्जाम के अंदर कर दिया था, तो घर पे तो मान के चलिए 40% स्टूडेंट्स कर देंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। सीखते रहिए। अपनी जो कैलकुलस वाले बुक है उसमें इसके बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं लेबनीज रूल के ऊपर, और थ्योरी लेक्चर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग। Let the function f0 to pi defined to r is defined by f of theta as sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta power 4. Suppose the function small f has a local minimum at theta precisely when theta belongs to lambda 1 pi dot lambda r pi लिखा हुआ है, where the zeros greater than lambda 1 lambda r less than 1, and we are looking for the summation of these values. JEE Advanced 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी एक्सप्रेशन की लोकल मिनिमम मैक्सिमम के वैल्यूज के बारे में बात की जा रही, लोकल मिनिमा की बात की गई है। JEE एडवांस का एक क्वेश्चन, अगर उस टाइम पे हम बात करें कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था, आइए वो डेटा देखते हैं। क्योंकि किसी क्वेश्चन का ईजी और डिफिकल्ट मेरे हिसाब से अलग होगा और स्टूडेंट के हिसाब से वो नज़रिया अलग रहेगा। तो हम देखेंगे 7.16% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कैटेगरी न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। यहाँ पर सही करने पर 4 मार्क्स थे, गलत करने पर 0 मार्क्स थे। तो 10,000 स्टूडेंट्स इसको सही कर आए थे। कितने स्टूडेंट्स? 10,000। वहीं पर 34,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। वहीं पर 1 लाख बच्चों को 5,000 का 1,05,000 स्टूडेंट्स ने इसको गलत सॉल्व किया था। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इन दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स मिले थे और इस वाले में +4 मिला था मार्क्स। ठीक है, शायद यही पैटर्न था, एक बार देख लूँ। यस, +4 एंड 0। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। चलिए बनाते हैं। एफ ऑफ थीटा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वहीं पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास डेटा बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर भी पावर का 4 है, तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। पहले हम यहां पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 है ना, तो स्क्वायर पहले कर दिया अंदर ताकि हम डेटा को पहचानें। एफ ऑफ थीटा आपके पास लिखा है, ये 1 प्लस आता है आपके पास है साइन 2 थीटा है। यहाँ से भी ये 1 बनता है और ये भी आपके पास है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। पावर 4 को कैसे ब्रेक कर दिया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये डेटा आपके पास बना। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से डेटा आता है 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। एफ ऑफ थीटा आपके पास बना हुआ है, तो यहाँ देखिएगा 2 बन जाएगा। जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का डेटा है, ठीक, जिसको हमें बोला है कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा साइन 2 थीटा माइनस हाफ हमने लिखा, इसका आया स्क्वायर, फिर 2ab ये डेटा बना, फिर यहाँ पर है 1/4, तो डेटा बनेगा 2 माइनस 1/4 डेटा आपके पास से बना। एफ ऑफ थीटा आपके पास लिखा गया है साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। 8 माइनस 1 वी आर हैविंग दिस है 7/4।
ये डेटा आपके पास लिख गया है, ठीक है। एफ थीटा की वैल्यू आती है साइन 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर आपके पास से लिखा गया है। अगर हम इसके मिनिमम की बात कर रहे हैं जो कि यहां पर लिखा गया है एफ ऑफ थीटा मिनिमम, कितना वैल्यू आएगा? मिनिमम वैल्यू 7/4 आएगा। लेकिन कब? जब हमारे पास से ये जो होल स्क्वायर है ना, अगर होल स्क्वायर 0 हो सकता है तो किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, पर वो होना जरूरी है। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू हाफ अलाउड है, हो सकता है। अगर साइन थीटा -2 होता तो फिर साइन थीटा 2 नहीं हो पाता, तो वो वाली केस वैल्यू, उसकी वैल्यू फिर होल स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आती, पर साइन 2 थीटा तो हाफ हो सकता है। तो यहां से तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7/4 आपके पास से बन जाएंगी। कब बनेंगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ आती है। तो हमारे लिए अब यहां पर थीटा को देखना बड़ा जरूरी है। ये रहा हमारे पास थीटा जो लिखा गया है वो है 0 से पाई। तो आप बताइए फिर 2 थीटा कितना हो गया? 2 थीटा हो गया अपने पास 0 से 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आप तो फिर जानते हैं पॉजिटिव अगर दिया है तो ये तो 2 ही क्वाड्रेंट में आएगा। एक तो π/6 हो सकता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6। सो थीटा की वैल्यू एक तो आपके पास से π/12 आ सकती है और एक यहां से आपके पास से 5π/12। ये दो वैल्यूज हमारे पास से डेटा बन सकते हैं। इसको हमें λ1 पाई λ2 पाई के हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक डेटा λ1 पाई है, दूसरा डेटा λ2 पाई बनेगा। रीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है, 0 से बड़ा L1 λ1 फिर λ2 ऐसा डेटा है। तो हमारे पास से λ1 का वैल्यू 1/12 है, λ2 का वैल्यू 5/12 है और हमें इनको सम करके निकालना है। λ1 प्लस λ2 1/12 5/12, the data is 6/12 and we are getting this as 0.5। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, 0.5 हमारे इसके पास आंसर आ रहा है, तो 0.5 इज द आंसर फॉर दिस। कई बार स्टूडेंट लोकल मिनिमा वगैरह देखकर डिफरेंशिएशन के पीछे इसके पीछे भाग जाएंगे, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिगो दिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक से हमारा बात इसके अंदर बन रहा है। जो क्वाड्रेटिक के अंदर का डेटा है होल स्क्वायर वाला डेटा, वो परमिसिबल है, अलाउड है। दो डेटास आ सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 2 थीटा की वैल्यूज जब डिवाइड करके देखते हैं तो दोनों ही डेटा थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। किसके बीच में आ गए? π/12 जो कि 15 डिग्री होता है और ये वाला 75 डिग्री अपने पास, यहाँ से ये भी आ गया। दोनों का सम निकाला 0.5, वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। डुएबल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए और जितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है, मैं यही चाहूंगा कि बिना तुक्का लगाए आप लोग भी इन 10,000 बच्चों में आ जाओ। 10,000 बच्चों में आगे तो आप तो IIT बन चुके हैं। 10,000 के अंदर रैंक लेकर आना इज अ गुड ऑप्शन। प्रैक्टिस इज द ओनली की, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको घुमा दिया और हमारे मार्क्स आ जाए। मेहनत है, करेंगे, और आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ जरूर मेहनत करूंगा। पढ़ते रहिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है।
जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।